27 आपकी सैन्य इंटर्नशिप कठिन प्रशिक्षण है, मैं यहाँ जीवन का अनुभव करने आया हूँ। सिस्टम के पुरस्कारों को देखकर जियांग येचेन का मुंह तुरंत शांत हो गया। वह अपना सामान घसीटते हुए छात्रावास 4 में पहुंचा और तुरंत ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। पहली मंजिल पर तो दरवाजा भी नहीं था। छात्रावास भवनों में आमतौर पर छात्रावास प्रबंधक होते हैं, लेकिन छात्रावास संख्या 4 में नहीं था। प्रवेश द्वार पर जियांग येचेन ने अपने स्वयं द्वारा पुनर्निर्मित डिवाइन रैंक के आधार पर कल्पना करते हुए डिजाइन ब्लूप्रिंट और स्मार्ट फर्नीचर का उपयोग किया। पल भर में छात्रावास भवन का खुरदरा फर्श हल्की सी चमक के साथ चिकनी उच्च गुणवत्ता वाली टाइलों में बदल गया और उखड़ी हुई दीवारें पलट झपकती नई जैसी हो गई। हवा में फैली अजीब सी गंध भी धीरे-धीरे हल्की फूलों की खुशबू में बदल गई। 10 मिनट से अधिक समय बीतने के बाद जियांग येचेन कुछ कदम पीछे हटे और पाया कि इमारत का बाहरी हिस्सा नहीं बदला था, लेकिन आंतरिक भाग उस विला के समान था जिसे उन्होंने अरबों रुपए खर्च करके नवीनीकृत कराया था। सिस्टम शानदार। उसने अंगूठा ऊपर करके इशारा किया और दूर देखने लगा। 10 मिनट से ज्यादा समय बीत चुका था और डॉन चार में एक भी व्यक्ति नहीं आया था। ऐसा प्रतीत होता था कि यह पूरी इमारत उसी की है। जियांग येचेन मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुए और पहली मंजिल पर स्थित फ्रंट डेस्क पर मौजूद रोबोट ने उन्हें स्कैन किया। पहचान की पुष्टि सफल रही। स्वामी जी, आपके निवास में आपका स्वागत है। रोबोट ने मनुष्य की तरह झुककर उन्हें प्रणाम किया। उसने हल्के से सिर हिलाया और पूछा, अगर दूसरे लोग मेरे घर में घुसपैठ कर ले तो क्या होगा? छात्रावास संख्या 4 में होने वाला यह बड़ा बदलाव निश्चित रूप से सबका ध्यान आकर्षित करेगा और कुछ लोग जरूर ईर्ष्या करेंगे। वह नहीं चाहता था कि कोई भी बाहर न आए। रक्षा मोड तुरंत सक्रिय हो जाएगा। मुझे दिखाओ। रोबोट ने सिर हिलाते हुए कहा, रक्षा मोड सक्रिय हो रहा है। बीप। एक तीखी अलार्म बजी और हॉल के दोनों ओर के छिपे हुए दरवाजे खुल गए। लाल बत्तियों से चमकती आंखों वाले दो भारी बत्तर बंद युद्ध यंत्र पलट झपकते ही हॉल में प्रवेश कर गए। गुरुजी, निवास की सुरक्षा व्यवस्था दिव्य स्तर के हमलों का सामना कर सकती है। मेरा नाम शियाओ है और मैं गुरुजी की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगी। वाह, दिव्य स्तर के हमलों का सामना कर सकता है। जियांग येचेन ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर सू लिन्यू, तांग लॉन्ग और चू शिनचेन की पहचान संबंधी जानकारी दर्ज की, जिससे उन्हें प्रवेश की अनुमति मिल गई और वह लिफ्ट से ऊपर चले गए। अन्य छात्रावासों में नए रंगरूटों की आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को प्रशिक्षित करने के लिए आमतौर पर लिफ्ट नहीं लगाई जाती थी। अपने पिछले जीवन में वे प्रशिक्षक आधी रात को सभा के लिए सीटी बजाना पसंद करते थे। जो लोग समय पर नहीं पहुंच पाते थे, उन्हें दंडित किया जाता था और सीढ़ियों पर लोगों की भीड़ का दृश्य असहनीय होता था। लेकिन अब वह सीधी लिफ्ट से जा सकता था, जबकि अन्य नए रंगरूट अभी भी सीढ़ियों से धीरे-धीरे ऊपर चढ़ रहे थे। जियांग येचेन ये सोचकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। लिफ्ट छठी मंजिल पर रुकी और उसकी आंखों के सामने एक शानदार दृश्य प्रकट हुआ। कस्टम क्रिस्टल झूमरों से प्रतिबिंबित होकर फर्श एक गन चमक से जगमगा रहा था और दीवार पर टंगी कस्टम इनामी सजावटी पेंटिंग बेहद कलात्मक लग रही थी। यह कोई छात्रावास नहीं था, ये तो व्यावहारिक रूप से एक राष्ट्रपति का स्वीट था। जियांग येचेन ने अपना सामान शियाओ की ओर फेंका, मास्टर बेडरूम में चले गए और बेहद आराम महसूस करते हुए मुलायम बड़े बिस्तर पर लेट गए। इसे सिर्फ आरामदायक शब्द से ही वर्णित किया जा सकता है। मास्टर, क्या आपके पास कोई और निर्देश है? शियाओ की रोबोटिक आवाज सुनाई दी। जियांग येचेन ने एक पल सोचा, पूर्वी सीमा पर मौसम गर्म था, इसलिए बारिश होना अच्छा रहेगा। स्नान की तैयारी करो। जी स्वामी, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। इंतजार करते हुए जियांग येचेन ने अपना फोन खोला। फर्स्ट मिलिट्री रीजन इंटर्नशिप ग्रुप के 99 से अधिक संदेशों ने उनकी बोरियत को और बढ़ा दिया। तस्वीर की सीमावर्ती छात्रावास काफी अच्छा है, स्मार्ट एयर कंडीशनिंग है और 2 लोगों के लिए बना छात्रावास का कमरा बिल्कुल सही है। यह अकादमी के 4 लोगों वाले छात्रावासों से भी बड़ा है और यहाँ का वातावरण अच्छा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। समूह में दिखाई जा रही छात्रावासों की विभिन्न तस्वीरों को देखकर लगता है कि उन सभी में मानक बंद बेड और नीचे डेस्क है। जियांग येचेन ने अपने राष्ट्रपति स्वीट को देखा और उनके होंठों के कोने अनजाने में फड़कने लगे। डिंग डोंग, हम। इसी क्षण उसका फोन वाइब्रेट हुआ। जियांग फैंग, जियांग येचेन, यार मैंने सुना है कि तुम्हें डॉन चार में कमरा मिला है। सबको दिखाओ कि तुम्हारा डॉन कैसा दिखता है। जियांग येचेन की आंखें थोड़ी सी खुल गईं। वह जानता था कि यही आदमी उसकी पीठ पीछे साजिश रच रहा है। जैसे ही जियांग फैंग ने बोलना शुरू किया, चर्चा में अन्य सहपाठियों ने भी उसका अनुसरण किया। छात्रावास संख्या 4, मैंने प्रशिक्षक को कहते सुना है कि इसे गिराकर दोबारा बनाया जाएगा। यंग मास्टर जियांग छात्रावास संख्या 4 में कैसे जा सकते हैं? हाँ, ये बिल्कुल रहने लायक नहीं है। युवा मालिक जियांग बहुत दुखी हैं। उन्हें जर्जर इमारत में काम पर लगा दिया गया है। हां हां। युवा स्वामी जियांग, क्या आप एक तस्वीर खींचकर मुझे दिखा सकते हैं? क्या ये वाकई उतना ही बड़ा चढ़ाकर बताया गया है जितना लोग कहते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियांग येचेन ने उपहास करते हुए कहा, मेरे प्यारे भाई, मुझ पर इस तरह की घटिया चाल चलकर तुम सचमुच और भी मूर्ख होते जा रहे हो। उसने मना नहीं किया और अपने कमरे की एक तस्वीर खींचकर समूह को भेज दी। यह उतना अच्छा नहीं है, मेरे लिए बस किसी तरह स्वीकार्य है। जैसे ही फोटो भेजी गई, ग्रुप चैट तुरंत ठप हो गई, किसी ने भी मैसेज नहीं भेजा। अरे बाप रे, ये क्रिस्टल का झूमर, यंग मास्टर जियांग, क्या आप वाकई जानते हैं कि ये डॉन चार है? गरीबी ने मेरी कल्पनाशीलता को सीमित कर दिया है। पहले तो मुझे लगा था कि मेरा छात्रावास काफी अच्छा है, लेकिन यंग मास्टर जियांग का प्रेसिडेंशियल स्वीट तो बिल्कुल ही भयानक है। हे भगवान, मैं अब ऐसे नहीं रह सकती। अरे यार, किसने कहा था कि छात्रावास 4 एक जर्जर इमारत है? ये तो सचमुच स्वर्ग है। जियांग फैंग, असंभव, यार तुम पक्का नकली फोटो इस्तेमाल कर रहे हो। कितना घमंडी हो। जियांग येचेन ग्रुप चैट के संदेशों को देखकर जोर से हंस पड़ी। मालिक, स्नान तैयार है। शियाओ की आवाज आई। जियांग येचेन ने लापरवाही से अपना फोन एक तरफ फेंक दिया। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि लोग उन पर विश्वास करते हैं या नहीं? जब तक वह सहज महसूस कर रहे थे, बस यही मायने रखता था। वह बाथरूम में चला गया, या यूं कहें कि स्नानघर में, जिसमें सफाई करने की सुविधा भी थी। सेवा बिल्कुल त्रुटिहीन थी। दूसरी ओर छात्रावास संख्या 1 में रहने वाला जियांग येचेन द्वारा समूह को भेजी गई तस्वीर को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में विश्वास भरा हुआ था। उन्होंने आज ट्रेन नहीं ली थी। वे सीधे हुआडोंग के प्रथम सैनिक क्षेत्र में उड़ान भरकर गए थे ताकि नए रंगरूटों के शिविर के मुख्य प्रशिक्षक यंग मास्टर झो उसे निजी तौर पर मिल सके। उन्होंने जियांग येचेन को सबक सिखाने के लिए उसे रहने लायक न होने वाले छात्रावास 4 में भेजने की साजिश रची थी। उसका मूल इरादा जियांग येचेन से छात्रावास 4 के गंदे और अव्यवस्थित वातावरण की तस्वीरें पोस्ट करवाना था, जिससे सभी लोग उस पर हंस सकें। लेकिन ये तस्वीर राष्ट्रपति की स्वीट के समान क्यों थी? जियांग फैंग ने धीरे से अपनी मुट्ठी खींची, तस्वीर को देखा, फिर अपने छात्रावास के बंद बेड और डेस्क की ओर देखा। दोनों में कोई तुलना ही नहीं थी। नहीं, वह अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा होगा, इसलिए उसने दूसरी तस्वीर का इस्तेमाल किया। हे यार। हालांकि जियांग फैंग को इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। वह अपने छात्रावास से बाहर निकला और छात्रावास संख्या 4 की ओर चल पड़ा। लेकिन यह विचार सिर्फ उसी के मन में नहीं आया था। छात्रावास 4 का प्रवेश द्वार पहले से ही लोगों से घिरा हुआ था। वाह, ये सचमुच सच है। छात्रावास 4 बाहर से एक जर्जर इमारत जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से यह अविश्वसनीय रूप से आलीशान है। एक आलीशान होटल जैसी लॉबी, और आप कह रहे हैं कि यह एक छात्रावास भवन है। हे भगवान, मैं भी यहाँ रहना चाहता हूँ। इसके बारे में सपने में भी मत सोचो। युवा मालिक जियांग अमीर हैं। तुम जैसे कंगाल क्यों इस मजे में शामिल होने की कोशिश कर रहे हो? अमीर होना ही सब कुछ नहीं है। यह एक सैनिक क्षेत्र है। मैं इसकी शिकायत प्रशिक्षक से करूंगा। ये स्पष्ट रूप से विशेष सुविधा है। ठीक है, आगे बढ़ो। जब यंग मास्टर जियांग तुम्हें सबक सिखाएंगे, तब तुम चुप हो जाओगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सबकी निगाहें ईर्ष्या से भरी थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। वे प्रथम परिवार के युवा स्वामी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। जियांग फैंग भीड़ में घुस गया और पहली मंजिल पर बने आलीशान लॉबी को देखते ही पल भर में वही जम गया। नहीं, ये कैसे संभव है? मैं इसे आज सुबह देखने आया था और यह बिल्कुल ऐसा नहीं था। अध्याय 128। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम चाहते हो कि हम 8वें क्षेत्र के मार्शल सम्राट और बेहतरीन पोशाक वाले जियांग येचेन से निपटें? आरामदायक। जियांग येचेन ने शॉवर से बाहर निकलते हुए और सफेद बाथरोब पहनते हुए कहा। वह बिस्तर पर लेट गया और लगातार वाइब्रेट हो रहे अपने फोन को उठाया। ग्रुप चैट में तरह-तरह के जिक्र हो रहे थे। ज्यादातर लोग मुफ्त में रहने और साथ रहने की इच्छा जता रहे थे। जियांग येचेन ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और स्टारफायर टीम की छोटी चैट चेक की। तांगलोंग, येचेंगे, हम साथ में आए थे, लेकिन छात्रावासों में अंतर बहुत ज्यादा है। छवि। चू शिनचेन, सैनिक क्षेत्र में इंटर्नशिप का मतलब कठोर परिस्थितियों में अपने दृढ़ संकल्प को निखारना है। रहने की जगह को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तांगलोंग, हिरोचू, तुम्हें जीवन का आनंद लेना आता ही नहीं है। सू लिन्यू, वाह, येचेंगे का छात्रावास कितना सुंदर है। क्या मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? ले चेन, बॉस, ये ठीक नहीं है। पूर्वी चीन सैनिक क्षेत्र के छात्रावास ऐसे नहीं होने चाहिए। तांगलोंग, अंकल ले आ गए हैं। आप कैसे हैं? ले चेन, मैं ठीक हूँ। मैं पूर्वी चीन के तीसरे सैनिक क्षेत्र में पुनर्वास प्रशिक्षण ले रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियांग येचेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उन्होंने संक्षेप में समझाया और फिर सू लिन्यू और बाकी दोनों से कैफेटेरिया में रात के खाने पर मिलने का इंतजाम किया। उसने कैजुअल कपड़े पहने और डॉन चार से लिफ्ट लेकर बाहर निकल गया।
लेकिन दरवाजे पर खड़े लोगों के एक समूह ने उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उनके चेहरों पर शर्मिंदगी झलक रही थी। उन्होंने बार-बार सिर हिलाया, मानो उन्हें कुछ काम हो, और फिर तितर-बितर हो गए। केवल जियांग फैंग ही खड़े रह गए, जिन्होंने विशेष रूप से सिलवाए गए सूट पहन रखे थे। अरे यार, आखिर चल क्या रहा है? मुझे जवाब दो। जियांग येचेन ने हाथ उठाकर उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, मानो दूरी का कोई लिहाज न कर रहा हो। क्या मुझे अभी तुम्हें जवाब देने की जरूरत है, छोटे बदमाश? उसने जियांग फैंग को नजरअंदाज किया, उसके पास से गुजरा और कैफेटेरिया की ओर चल दिया। जियांग फैंग का सिर 45 डिग्री घूम गया और उसका चेहरा धीरे-धीरे काला पड़ने लगा। अरे, यहीं रुक जाओ। लेकिन कदमों की आहट नहीं रुकी। जियांग फैंग असहाय होकर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी भी अपने वश से बाहर नहीं निकलने दूंगा। जियांग फैंग मुड़ा और प्रशासनिक क्षेत्र की ओर चलकर मुख्य प्रशिक्षक के दरवाजे पर दस्तक दी। झोयू का नए रंगरूटों के लिए कार्यालय। प्रवेश करना। झोयू ने ऊपर नहीं देखा और अपनी मेज पर रखे दस्तावेजों को पढ़ना जारी रखा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुमने जियांग येचेन के लिए इतना अच्छा छात्रावास क्यों बनवाया? जियांग फैंग ने झोयू के डेस्क पर जियांग येचेन की एक तस्वीर फेंकी। बाद वाले ने ऊपर देखा, उसकी निगाहें कुछ हद तक अनफ्रेंडली थी। जियांग फैंग, हमारी स्थिति स्पष्ट करो, ये जियांग परिवार नहीं है, ये सैनिक क्षेत्र है। मुझे क्या कहकर पुकारो? उसने गंभीर चेहरे से कहा। जियांग फैंग ने अपनी मुट्ठियां भींची, काफी देर तक हिचकिचाया, फिर बोला, मुख्य प्रशिक्षक। झोयू ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी नजर फोन में लगी तस्वीर पर पड़ी। दरअसल उसे पहले से ही पता था, लेकिन उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। छात्रावास संख्या 4 तो जर्जर हालत में होनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, काम हो गया। झोयू ने आंख भरी। जियांग फैंग, चिंता मत करो, उच्च अधिकारियों ने दिव्य युद्ध विभाग को मोर्चा संभालने के लिए भेज दिया है। मैं दिव्य युद्ध विभाग से संपर्क करके कल से प्रशिक्षण शुरू होने पर जियांग येचेन पर विशेष ध्यान देने के लिए कहूंगा। दिव्य युद्ध विभाग? जियांग फैंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैंने इनके बारे में क्यों नहीं सुना? मैंने भी इनके बारे में नहीं सुना। ये विभाग तो जैसे अचानक ही अस्तित्व में आ गया हो। लेकिन झोयू ने वह दस्तावेज जिसे वह अभी पढ़ रहा था जियांग फैंग की ओर बढ़ा दिया। उनकी ताकत अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। जियांग फैंग ने नीचे देखा। ये 4 लोगों की जानकारी की सूची थी। उनके क्षेत्र को देखकर उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। 3 सातवें क्षेत्र मार्शल किंग और एक पीक 6 ट्रियन। पूर्वी चीन युद्ध इकाई के प्रतिभाशाली लोग भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते थे। डिवाइन वॉर डिपार्टमेंट नाम सुनने में असाधारण लगता था। ठीक है, जियांग फैंग ने सिर हिलाया। झोयू खड़ी हुई और जियांग फैंग के कंधे पर थपथपाते हुए बोली, शांत हो जाओ। हम सब एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा मत करो। देर हो रही है, वापस जाओ और आराम करो। जियांग फैंग की आंखें सिकुड़ गईं। अंतिम लक्ष्य जियांग येचेन की मृत्यु एक याव राक्षस के हाथों हो। जब वह मुड़ा और कार्यालय से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर कुछ जटिल भाव थे। झोयू की मुस्कान पल भर में गायब हो गई, उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। अगर किसी को बलि का बकरा बनाने की बात न होती तो क्या मैं आपके प्रति इतना विनम्र होता? वह अच्छी तरह जानता था कि जियांग येचेन की याव नामक राक्षस के हाथों मृत्यु हो जाने के बाद जियांग परिवार इस बात को कभी नहीं भूलेगा। उस समय जियांग फैंग, इस भीड़ को अपनी भूमिका निभानी होगी। झोयू ने नाक सिकुड़ी और अपनी मेज पर रखा फोन उठाया। क्या ये दिव्य युद्ध विभाग है? मुख्य प्रशिक्षक झोयू, क्या हुआ? क्या कुछ ठीक से व्यवस्थित नहीं किया गया है? फोन से एक बेहद मोहक आवाज आई, जिससे झोयू का दिल धड़कने लगा और उसका दिमाग थोड़ा असंतुलित महसूस करने लगा। उसने अपना संयम बनाए रखते हुए तुरंत अपना सिर हिलाया। वो स्पष्ट रूप से 7वें क्षेत्र का सदस्य था। स्वयं मार्शल किंग होने के बावजूद जब भी वह लोली जैसे आवाज वाले इस मूल व्यक्ति का सामना करता था तो उसे ऐसा लगता था जैसे वह उससे प्यार करने लगा हो। उसे तो ये भी शक होने लगा था कि कहीं वह समलैंगिक तो नहीं है। मंत्री मेघ, मेरा एक निवेदन है और मुझे आशा है कि आप मेरी मदद कर सकेंगी। हे ठीक है, मुख्य प्रशिक्षक झोयू, आप बोलिए और यह विनम्र व्यक्ति सुनेगा। उस बेहद मोहक आवाज को सुनकर, लेकिन उस चिकने दाढ़ी वाले बुरे आदमी के चेहरे के बारे में सोचकर झोयू को मती महसूस हुई। कल नए रंगरूटों की चुनौती के दौरान कृपया जियांग येचेन को सबक सिखाएं। बेहतर होगा कि उसे जमकर पीटें। वह बहुत घमंडी है। भविष्य में उसे प्रशिक्षण में आज्ञाकारी बनाने के लिए कृपया इसमें मेरी मदद करें। फोन की दूसरी तरफ से कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। वह किस रूप में है? 2 महीने पहले हुई मार्शल परीक्षा में उन्हें 5वें स्तर का ग्रैंड मास्टर दिखाया गया था। ठीक है, मैं यह विनम्र व्यक्ति आपकी मदद स्वीकार करता हूं। मैं मुख्य प्रशिक्षक झोयू की छाती पर अपनी छोटी मुट्ठियों से वार करने में अवश्य उनकी सहायता करूंगा। झोयू के होंठ फड़क उठे। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, धन्यवाद मंत्री मेघ। अध्याय 129, शुद्ध प्रेम योद्धा की अप्रत्याशित कोमलता। सैन्य क्षेत्र की कैंटीन। खाने की खुशबू हवा में फैली हुई थी। स्टेनलेस स्टील के सभी काउंटर ठंडेपन से चमक रहे थे और कोई बर्बादी नहीं। अपनी प्लेट साफ करें, जैसे लाल नारे टेबल के कोनों पर टेप से चिपकाए गए थे। जियांग येचेन, सु लिन्यू, तांग लॉन्ग और चू शिनचेन एक साथ बैठे थे। अपनी स्टेनलेस स्टील की ट्रे में रखे भोजन को देख रहे थे। उनके चेहरों पर झिझक के भाव थे। चू शिनचेन ने सबसे पहले अपनी चॉपस्टिक उठाई, हरी ब्रोकोली का एक टुकड़ा उठाया और उसे चबाने के लिए अपने मुंह में डाल लिया। हीरोचू, क्या ये खाने योग्य है? तांग लॉन्ग ने पूछा। चू शिनचेन ने उसे अवाक निगाहों से देखा। अब तुम सैनिक हो, खाना मिलना ही काफी है। महाप्रलय से पहले हमारे पूर्वजों के बारे में सोचो, उनका भोजन इससे कहीं ज्यादा खराब था। इससे तांग लॉन्ग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार वह एक धनी परिवार से था, बचपन से ही विलासितापूर्ण जीवन जीता आया था और वास्तव में उसे इसकी आदत नहीं थी। छोड़ो ये सब, भूखे रहने से तो पेट भरा होना बेहतर है। उसने खाना भी शुरू कर दिया। जियांग येचेन मुस्कुराया और उसकी नजर ट्रे में रखे लगभग शाकाहारी व्यंजनों पर पड़ी। भूख लगना तो दूर, झूठ था। शीर्ष निजी शेफ के व्यंजनों का स्वाद चखने के बाद उनके लिए शाकाहारी व्यंजनों से दूर जाना वाकई मुश्किल था। सौभाग्य से अपने पिछले जीवन में जब वह शब्द होने वाला था तब भोजन से भी बदतर था और पूरे दिन मांस न मिलना आम बात थी, इसलिए वह इसे स्वीकार कर सकता था। जियांग येचेन अभी अपनी चॉपस्टिक उठाने ही वाले थे कि सु लिन्यू ने एक नाजुक सा लंच बॉक्स उनकी ओर बढ़ा दिया। येचेन डे, ये मैंने बनाया है, इसे चखकर देखो। सु लिन्यू ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा टिका लिया। उसकी आंखों में उम्मीद भरी हुई थी। जियांग येचेन हैरान दिख रहा था। क्या तुम अपने छात्रावास में खाना बना सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। सु लिन्यू ने सिर हिलाया। मैं कैंटीन में जल्दी पहुंच गई थी क्योंकि मुझे पता था कि येचेन को कैंटीन का खाना शायद पसंद न हो। मैंने कैंटीन वाली आंटी से बहुत मिन्नतें की, तब जाकर उन्होंने मुझे सामग्री चुनने और खाना बनाने की इजाजत दी। जियांग येचेन उसकी बातों से स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें थोड़ी कांप उठी और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। येचेन डे, इसे चखकर देखो। सामग्री सीमित थी, इसलिए शायद पहले जैसा स्वादिष्ट न हो। सु लिन्यू का चेहरा प्यारी सी मुस्कान से दमक रहा था। जियांग येचेन ने हल्के से सिर हिलाया। लंच बॉक्स खोला और मांस की खुशबू सब्जियों की ताजी सुगंध के साथ मिलकर ऊपर की ओर फैल गई। तांग लॉन्ग, जो पहले से ही उनके सामने जबरदस्ती खाना खा रहा था, अब उसकी भूख और भी कम हो गई थी और उसके चेहरे पर घोर निराशा के भाव दिखाई दे रहे थे। मैं भी एक दिन कैप्टन जैसी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, सिसकते हुए मैं भी यही चाहता हूं। चू शिनचेन ने ब्रोकोली का एक टुकड़ा तांग लॉन्ग के मुंह में ठूंस दिया। दिमाग में खोए रहना बंद करो और अपना खाना खाओ। तांग लॉन्ग ने ईर्ष्या के आंसू बहाए। जियांग येचेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरमास का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। एक ही निवाले में रस के फूटने की अनुभूति ने उसकी भूख को काफी बढ़ा दिया। सु लिन्यू को अपने पेट की अच्छी समझ थी। क्या यह अच्छा है? येचेन डे, सु लिन्यू ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाकर पूछा। जियांग येचेन ने सिर हिलाया और सु लिन्यू की मुस्कान और भी खिल उठी। तो अब से मैं इसे येचेन डे के लिए हर रोज बनाऊंगा। कैप्टन, हम अभी भी यही हैं। सार्वजनिक रूप से स्नेह प्रदर्शन का शिकार हो चुके तांग लॉन्ग की जीने की इच्छा कम होती जा रही थी। चू शिनचेन ने 2 बार गला साफ किया और बात बदलते हुए कहा, ओह वैसे मैंने और तांग लॉन्ग ने आज दोपहर पता किया कि कल से सैनिक क्षेत्र इंटर्नशिप आधिकारिक तौर पर नए रंगरूटों की भर्ती के साथ शुरू हो रही है। यह क्या है? सु लिन्यू ने हैरानी से पूछा। सीधे शब्दों में कहें तो तांग लॉन्ग ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखते हुए कहा, ये तब होता है जब अनुभवी सैनिक नए रंगरूटों की पिटाई करते हैं ताकि उन्हें मौजूद खुद को प्रतिभाशाली समझने के घमंड को दूर किया जा सके। और सैनिक क्षेत्र में रुके हुए पिछले बैच के नए रंगरूटों के अनुसार इस बार आमंत्रित प्रशिक्षक पूर्वी चीन युद्ध विभाग से नहीं बल्कि एक बहुत ही रहस्यमय युद्ध विभाग से हैं। ये सुनकर जियांग येचेन ने खाना बंद कर दिया। अगर यह पूर्वी चीन युद्ध विभाग नहीं है तो फिर क्या? अपने पिछले जीवन में नए रंगरूटों से जुड़ी चुनौतियों का सामना पूर्वी चीन युद्ध विभाग द्वारा किया जाता था। क्या इस चुनौती को जीतने से कोई फायदा है? बिल्कुल है।
तांग लॉन्ग के शब्द उत्साह से भर उठे। अगर तुम चुनौती में सफल हो जाते हो तो तुम्हें अगले 2 महीने की उस भयानक सैन्य प्रशिक्षण में भाग नहीं लेना पड़ेगा। कैप्टन, आपको पता होना चाहिए कि पूर्वी चीन की सीमा कितनी खतरनाक है। नए रंगरूटों के पिछले बैच ने मुझे बताया था कि सीमा पर कई घंटों तक सावधान मुद्रा में खड़े रहने से आपकी त्वचा छिल जाएगी। तांग लॉन्ग द्वारा कठिन प्रशिक्षण के वर्णन ने सुलिन्यू को चिंतित कर दिया। वह सोचने लगी कि अगर ये चेंगे इसे संभाल नहीं पाए तो क्या होगा। हालांकि जियांग येचेंग काफी शांत दिख रहा था। असल में सैन्य क्षेत्र में 2 महीने का सामूहिक प्रशिक्षण तांग लॉन्ग के वर्णन से भी कहीं अधिक कठिन था। अपने पिछले जीवन में वह इसे पूरी तरह से झेल चुका था। शारीरिक प्रशिक्षण जिसमें रेगिस्तान में हजारों मील पैदल चलना, इच्छा शक्ति का परीक्षण करने के लिए 70-80 डिग्री सेल्सियस के सतह के तापमान में सावधान मुद्रा में खड़े रहना शामिल था। यही सबसे कठिन हिस्सा था। हालांकि अंतिम सामरिक समन्वय प्रशिक्षण काफी रोचक था, लेकिन इसकी तीव्रता वास्तव में बहुत अधिक थी। खाने और सोने के अलावा दिन के 24 घंटे नकली अभ्यासों में व्यतीत किए गए। 2 महीने बाद वह न केवल सामरिक त्वचा वाला बच्चा बन गया, बल्कि उसका पूरा शरीर खरोंचों, चोटों और घावों से भी भरा हुआ था। ये बहुत कठिन था, हद से ज्यादा कठिन। जियांग येचेंग दोबारा उस दौर से नहीं गुजरना चाहता था। अगर वह प्रशिक्षकों द्वारा कल आमंत्रित व्यक्ति को हरा देता तो उसे प्रशिक्षण से छूट मिल जाती और वह सैन्य क्षेत्र में आरामदेह और तनावमुक्त जीवन का आनंद ले सकता था। अरे क्या यह इतना मुश्किल है? सु लिन्यू ने भौहें चढ़ाते हुए दृढ़ता से कहा। तो हमें कल युद्ध विभाग के लोगों को हराना ही होगा। तांग लॉन्ग और चू शिनचेन ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। कैप्टन, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। सेना में नए रंगरूटों के लिए ये चुनौती 70 वर्षों से चली आ रही है और आज तक नए रंगरूटों का कोई भी बैच इसमें सफल नहीं हुआ है। तांग लॉन्ग ने कड़वे चेहरे से कहा। चू शिनचेन ने भी सिर हिलाया। युद्ध विभाग में प्रवेश करने वाले सभी लोग हुआशिया के शीर्ष स्तर के प्रतिभाशाली हैं और उनका स्तर भी हमसे कहीं अधिक है। ये बहुत मुश्किल है। हम कड़ी मेहनत करेंगे। येचेंग अब छठे क्षेत्र का खिलाड़ी है। ग्रेट ग्रैंड मास्टर, उनकी जीतने की पूरी संभावना है। सु लिन्यू ने आत्मविश्वास से कहा। जियांग येचेंग ने सु लिन्यू के छोटे से चेहरे को चुटकी से दबाया और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। लेकिन तांग लॉन्ग और चू शिनचेन ने सिर हिलाया और आह भरी। युद्ध विभाग में सर्वोच्च स्तर 7वां स्तर है, मार्शल किंग, और वे नए रंगरूटों को जीतने से रोकने के लिए तरह-तरह के तरीके सोचेंगे। इतने बड़े अंतर और युद्ध संबंधी नैतिक नियमों की अनदेखी के साथ वे कैसे जीत सकते थे? चारों ने थोड़ी देर खाना खाया और बातें की, फिर छात्रावास की जांच का समय आ गया। जियांग येचेंग सु लिन्यू को महिला छात्रावास भवन के प्रवेश द्वार तक ले गया। येचेंग, मैं कल आपके लिए नाश्ता बनाने के लिए छात्रावास संख्या 4 में जाऊंगी। मेरे लिए दरवाजा खुला छोड़ना याद रखना। सु लिन्यू ने हाथ हिलाया और छात्रावास की इमारत में चली गई। जियांग येचेंग ने प्यारी सी मुस्कान दी। एक शुद्ध प्रेम वाले योद्धा मंगेतर को देखकर उन्हें वाकई बहुत अच्छा लगा। वो प्रसन्न मन से आलीशान छात्रावास संख्या 4 की ओर वापस चला गया। मास्टर, आज रात 8:32 बजे खुद को सैन्य क्षेत्र के प्रशासक बताने वाले 9 व्यक्ति अंदर घुस आए। जियांग येचेंग ने रोबोट शियाओ की ओर देखा और नतीजा, रक्षा तंत्र ने उन्हें बाहर निकाल दिया। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वे सचमुच मुसीबत मोल ले रहे थे। बहुत अच्छा। जियांग येचेंग ने शियाओ की प्रशंसा की। लिफ्ट से वापस अपने कमरे में गया, हाथ मुंह धोया और मुलायम आरामदायक बिस्तर पर लेट गया। अन्य नए रंगरूटों के कठोर तत्वों वाले बिस्तरों के बारे में सोचते हुए वह खुशी-खुशी सपनों की दुनिया में खो गया। अगले दिन भोर होते ही एक जानी पहचानी खुशबू उसकी नाक में समा गई। येचेंग, उठने का समय हो गया है। सु लिन्यू की मधुर आवाज उसके कानों में गूंजी। हम। जियांग येचेंग ने नींद में अपनी आंखें खोली। सु लिन्यू के मुस्कुराते समय पड़ने वाले सुंदर डिंपल और उसकी आंखों का अर्धचंद्राकार आकार उसकी पुतलियों में प्रतिबिंबित हो रहा था। उसने अपने होंठ उसके कान के पास लाकर फुसफुसाते हुए कहा, येचेंग, नाश्ता तैयार है। उठो और जल्दी खा लो, हमें जल्दी इकट्ठा होना है। जियांग येचेंग उठकर बैठ गया और समय देखा। सुबह 5:30 बज रहे थे। सैन्य क्षेत्र की सुबह के अभ्यास के लिए सभा का समय सुबह 6 बजे था। वास्तव में उठने का समय हो गया था। उसने बिस्तर के पास बैठी सु लिन्यू की ओर देखा और उसके होंठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। जबकि अन्य लोग कठिन प्रशिक्षण के लिए सैन्य क्षेत्र में आते थे, उनका जीवन कुछ इस तरह का था। इसके अलावा सु छान और उसकी मां द्वारा शादी की तारीख तय किए जाने के बाद सु लिन्यू धीरे-धीरे एक पूरी पत्नी होने का एहसास करने लगी। जियांग येचेंग उठे और हाथ मुंह धोने लगे, जबकि सु लिन्यू ने उनके बगल में स्थित राष्ट्रपति कक्ष की प्रशंसा की। नाश्ते के दौरान जियांग येचेंग ने कहा, तो आपको भी यही रहना चाहिए। वैसे भी यहाँ बहुत सारे कमरे हैं। सु लिन्यू की आंखें चमक उठी, लेकिन फिर उसने निराशा से सिर हिलाया। लेकिन वे हर रात छात्रावासों की जांच करते हैं। अगर कोई लापता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जियांग येचेंग ने इस बारे में सोचा, ये वाकई एक समस्या थी। वह अपनी स्थानिक क्षमता का उपयोग करके सु लिन्यू को यहाँ ला सकता था, लेकिन महिला छात्रावास की जांच केवल निश्चित समय पर ही नहीं होती थी। किसी को भी चुपके से बाहर निकलने से रोकने के लिए आधी रात में भी अचानक जांच की जाती थी। सैन्य क्षेत्र की अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को व्यक्ति की फाइल में दर्ज किया जाएगा, जो कि एक बहुत गंभीर दंड होगा यदि कोई उस पहलू की परवाह करता है। ठीक है, जब मौका मिलेगा मैं तुम्हें यहाँ ले आऊंगा। कोई बात नहीं, येचेंग, जब तक मैं तुम्हें खुशहाल जीवन जीते हुए देख रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। सु लिन्यू ने तले हुए अंडे का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने कटोरे में रख दिया। जियांग येचेंग को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। ये तो सच्चा प्यार ही होना चाहिए। जब तक उसका प्रिय व्यक्ति स्वस्थ रहता, वह बेहद खुश रहती। बीप। अचानक एक तीखी सीटी बजी और एक तेज आवाज गूंजी। सभी नए रंगरूटों ध्यान दें, कृपया साफ-सुथरे कपड़े पहनकर 3 मिनट के भीतर प्रशिक्षण मैदान में एकत्रित हों। देर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को सैन्य क्षेत्र के 10 चक्कर लगाने की सजा दी जाएगी। अध्याय 130, नए सैनिकों की चुनौती, ईश्वर का युद्ध विभाग प्रकट होता है। मुख्य प्रशिक्षक का आदेश सुनकर जियांग येचेंग ने बिना किसी हड़बड़ी के अपनी छलावरण वाली टी-शर्ट और पतलून पहनी, फिर अपनी टोपी को ठीक किया और अपनी परछाई देखी। सु लिन्यू ने कपड़े पहन लिए थे और जल्दी से अपना लंच बॉक्स पैक कर लिया। फिर मुस्कुराते हुए जियांग येचेंग को खींचते हुए बोली, येचेंग, चलो चलते हैं। जियांग येचेंग ने हल्के से सिर हिलाया और उंगलियां चटकाईं और दोनों पल भर में प्रशिक्षण मैदान के किनारे पर टेलीपोर्ट हो गए। ये कहना जरूरी है कि स्थानिक यात्रा वास्तव में एक व्यवहारिक कौशल है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि अन्य नए रंगरूट अपने कपड़े पहनते हुए दौड़ रहे थे। कुछ ने तो अपनी सैन्य वर्दी भी नहीं पहनी थी और चप्पलों में ही प्रशिक्षण मैदान की ओर दौड़ रहे थे। अरे बाप रे, उन्होंने हमें सुबह 6 बजे की सभा के बारे में पहले से क्यों नहीं बताया? हम 3 मिनट में कैसे पहुंचेंगे? अरे अरे, मुझे धक्का मत दो, मुझे पहले जाने दो। सब खत्म हो गया, मैं कपड़े पहनना भूल गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं सैन्य क्षेत्र के 10 चक्कर नहीं लगाना चाहता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नए रंगरूट रोने लगे और भागने की कोशिश करने लगे। बिल्कुल भी अनुशासन नहीं था। जियांग येचेंग और सु लिन्यू ने एक शरारती मुस्कान का आदान-प्रदान किया और धीरे-धीरे प्रशिक्षण मैदान के केंद्र की ओर चल पड़े। मंच पर मुख्य प्रशिक्षक 2 पट्टियों और एक तारे के प्रतीक चिन्ह वाली सैन्य वर्दी पहने हुए झो यू ने सु लिन्यू और जियांग येचेंग को एक साथ आते देखा। उनके घनिष्ठ व्यवहार ने उसकी आंखों में उदासी की एक झलक पैदा कर दी। कुछ ही सेकंड बाद चू शिनचेन भी वहां पहुंच गया। उसके पीछे कई अन्य नए रंगरूट भी थे। तांग लॉन्ग कहां है? जियांग येचेंग ने पूछा। इसका जिक्र भी मत करो, चू शिनचेन ने झुंझलाते हुए कहा। वह गहरी नींद में सो रहा था, उसे जगाने में 2 मिनट लगे। शायद उसे दौड़ लगाने की सजा मिलेगी। जियांग येचेंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, अपनी शक्तिशाली मानसिक धारणा को सक्रिय किया और तुरंत ही इस व्यस्त हालत में तांग लॉन्ग का पता लगा लिया। जैसे ही अंतरिक्ष में उसका क्षेत्र खुला, महज एक विचार से तांग लॉन्ग उनके सामने प्रकट हो गया। अरे वाह, क्या ये कोई लाइव जादू का करतब है? इस दृश्य को देखने वाले नए रंगरूट आश्चर्यचकित रह गए। तांग लॉन्ग ने खुशी के आंसू बहाते हुए जियांग येचेंग को गले लगाया और कहा, येचेंग, तुम मेरे रक्षक हो, कमाल हो। कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, जियांग येचेंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। 3 मिनट बाद अधिकांश नए रंगरूट प्रशिक्षण मैदान पर पहुंच चुके थे। मंच पर झो यू ने अपने बगल में बैठे प्रशिक्षक की ओर देखा। प्रशिक्षक ने हल्के से सिर हिलाया, एक सैन्य शैली में आगे बढ़े और पैरों को फैलाकर बैठने की मुद्रा अपना ली। जो लोग देर से आ रहे हैं, वे बाईं ओर खड़े हो जाएं। आप भाग्यशाली हैं क्योंकि आपने भर्ती चैलेंज में भाग लेने की योग्यता खो चुके हैं। ये सुनकर सैकड़ों नए रंगरूटों ने तुरंत राहत की सांस ली। उन सभी को नए रंगरूटों की चुनौतियों की कुछ समझ थी और वे निश्चित रूप से दुर्व्यवहार का शिकार नहीं होना चाहते थे। हालांकि प्रशिक्षक हुआन मुस्कुराए और बोले, लेकिन दंडात्मक दौड़ तो स्वाभाविक रूप से अपरिहार्य है। सावधान, दाईं ओर मुड़ो, जल्दी चलो। तुरंत ही विलाप की एक गूंज सुनाई दी, क्योंकि मंच के नीचे मौजूद प्रशिक्षकों के नेतृत्व में उन्होंने सैन्य क्षेत्र के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। ये देखकर तांग लॉन्ग ने तुरंत अपनी छाती थपथपाई और कहा, अच्छा हुआ, येचेंग यहाँ है। सैन्य क्षेत्र इतना बड़ा है, मैं चक्कर लगाने के बाद ही थक जाता। जल्दी जश्न मत मनाओ। मंच पर मुख्य प्रशिक्षक झो यू की निगाहें नीचे खड़े नए रंगरूटों पर पड़ी और उन्होंने सख्ती से कहा, सभी को नमस्कार, मैं मुख्य प्रशिक्षक हूं। झो यू को इस सैन्य क्षेत्र इंटर्नशिप के लिए बधाई। पूर्वी चीन के प्रथम सैन्य क्षेत्र में आपका स्वागत है। मुझे पता है कि आप सभी सेंट्रल चाइना मार्शल आर्ट्स अकादमी के सबसे उत्कृष्ट मार्शल आर्टिस्ट हैं।
5 महान परिवारों और विभिन्न प्रथम श्रेणी के परिवारों से भी युवा मास्टर और युवा मिस हैं और आपकी मार्शल आर्ट प्रतिभा हाल के वर्षों में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब से यह आपका ग्रीन हाउस नहीं है और सैनिक क्षेत्र आपकी स्थिति के कारण आपको कोई तरजीही व्यवहार नहीं देगा। झो यू का व्यवहार कठोर था और उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव झलक रहा था। मेरी नजर में तुम सब नौसिखिए हो, किसी काम के नहीं। अगर तुम्हारी प्रजाति को जंगल में फेंक दिया जाए तो तुम या राक्षसों के लिए अतिरिक्त भोजन के रूप में ही काम आओगे। इन शब्दों को सुनकर नीचे तैनात नए रंगरूटों ने भौहें चढ़ा ली। ये शब्द कुछ ज्यादा ही कठोर थे। लेकिन जियांग येचेन शांत रहे। ये तो बस एक सामान्य मजाक था और ऐसा लगता था कि वे हर साल इसे कभी नहीं थकते थे। ऐसा कहना बहुत कठोर होगा, हम इतने बुरे नहीं हैं। अरे यह नए रंगरूटों की चुनौती है। मुख्य प्रशिक्षक जानबूझकर हमें उकसाने की कोशिश कर रहा है। हम पुराने सैनिकों का हम नए रंगरूटों को धमकाना किस तरह का हुनर है। मैं तो इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नीचे मौजूद सभी नए रंगरूटों ने अवज्ञा के भाव प्रदर्शित किए। क्या आप सभी बहुत ही असंतुष्ट लग रहे हैं? झो यू के चेहरे पर घमंडी भाव था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मार्शल आर्ट की जीनियस हो? गलत, सरासर गलत, तुम कुछ भी नहीं हो। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सच्चे प्रतिभाशाली लोग क्या होते हैं। जब आप उनका सामना करें तो उन्हें चुनौती देने का साहस बिल्कुल भी न खोएं। झो यू ने धीरे से एक वॉकी-टॉकी निकाला और कहा, नए रंगरूटों की चुनौती शुरू होती है, आप प्रवेश कर सकते हैं। सभी लोग चौंक गए और इधर-उधर देखने लगे। शुभ बादल नीचे उतरते हैं, इंद्रधनुषी पुल दिखाई देता है। आकाश से एक आवाज आई और सबने ऊपर की ओर देखा। क्या यह एक शानदार प्रवेश होने वाला है? जियांग येचेन की मानसिक चेतना ने तेजी से गति पकड़ी और उसने तुरंत बादलों में छिपे 4 लोगों को खोज निकाला। शक्ति का नियम। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। अपने पिछले जीवन के विपरीत इस बार वह पूर्वी चीन युद्ध विभाग नहीं बल्कि दिव्य युद्ध विभाग में गया था जहां नीम का देवता गया था। केवल दैवीय युद्ध विभाग के लोगों के पास ही कानून का ज्ञान होता है। ये सचमुच अजीब है। तार्किक रूप से दिव्य युद्ध विभाग एक बहुत ही रहस्यमय विभाग होना चाहिए और नए रंगरूटों की चुनौती में उनकी भागीदारी बेहद कठिन है। क्या उनकी कुछ और मकसद है? जियांग येचेन विचार कर रहा था। आकाश से आवाज आने के बाद काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई। नए रंगरूटों ने नीले आकाश की ओर हैरानी भरे भावों से देखा। मोयान, तुम क्या कर रहे हो? इतने महत्वपूर्ण समय पर क्यों गड़बड़ कर रहे हो? जल्दी करो और जाप जारी रखो। ओह ओह, अभी अभी। शुभ बादल छाते हैं, इंद्रधनुषी पुल दिखाई देता है। शुभ बादल छाते हैं, इंद्रधनुषी पुल दिखाई देता है। हे भगवान, 50% संभावना अभी तक साकार क्यों नहीं हुई है? प्रशिक्षण मैदान के ऊपर से 6 काले धब्बों वाला एक कौवा उड़ रहा था। नए रंगरूट लगातार हो रहे नारों को सुनकर हंसे बिना नहीं रह सके। मुख्य प्रशिक्षक, क्या आपने उन्हें हास्य कलाकार बनने के लिए आमंत्रित किया था? ऐसा लग रहा है जैसे दिखावा करने की नाकाम कोशिश हो। हाँ, मैं हंसते-हंसते लोटपोट हो रहा हूँ। ये कौन सी लड़ाकू इकाई है? पूर्वी चीन वाली? कितनी शर्मनाक बात है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मंच पर पहुंचे ही झो यू और अन्य प्रशिक्षकों के चेहरे तुरंत काले पड़ गए। उसने झटपट वॉकी-टॉकी पर कहा, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी नीचे आओ। मुख्य प्रशिक्षक झो, कृपया मेरे छोटे मोयान का इंतजार करें। उसे मंत्र जपने दें, ये जल्दी तैयार हो जाएगा। झो यू और प्रतिशत तारांकन। अगले ही क्षण वह लौकिक आवाज फिर से सुनाई दी। शुभ बादल नीचे उतरते हैं, इंद्रधनुषी पुल प्रकट होता है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, नीला आकाश तुरंत रंग बदलने लगा और सफेद बादल रंगीन शुभ बादलों में बदल गए। आकाश से एक इंद्रधनुषी पुल नीचे उतरा, मानो जगत में आ गिरा और उसकी रंगीन रोशनी ने नए रंगरूटों को अपनी आंखें खोलने में असमर्थ कर दिया। हैं? सब लोग दंग रह गए। तो आप यहाँ मजाक करने नहीं आए थे? ये सच था। जियांग येचेन ने आकाश से नीचे उतरते इंद्रधनुष को निहारा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। शब्द स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को बदल देते हैं। छी, ये कुछ हद तक जो कहा जाता है वही कानून बन जाता है। जैसा कैसे है? ये दिव्य युद्ध विभाग काफी दिलचस्प है। इसी क्षण इंद्रधनुषी पुल पर 4 आकृतियां धीरे-धीरे प्रकट हुई। अध्याय 131। ये दाढ़ी वाले चाचा इतने सुंदर क्यों दिखते हैं? अरे बाप रे, ये तो सचमुच 7 रंगों वाला शुभ बादल है। आकाश में सूर्य की रोशनी बादलों को भेदती हुई निकली और पर्वत की चोटी से 7 रंगों का एक चाप उठा, मानो किसी दिव्य देवता द्वारा छोड़ा गया रेशमी रिबन हो जो क्षितिज तक फैला हुआ था। नीचे 7 रंगों के प्रकाश पैनलों से सजे बादलों के समूह इंद्रधनुषी पुल से बिखरे तारों की तरह लग रहे थे, जो हवा के साथ धीरे-धीरे खुल रहे थे और कभी-कभी कुछ पक्षियों द्वारा देखे जा सकते थे। लेकिन सबकी निगाहें 7 रंगों के चाप के नीचे मौजूद 4 आकृतियों पर टिकी हुई थी। जैसे-जैसे वे चारों इंद्रधनुषी पुल से नीचे उतरते गए, उनकी आकृतियां और अधिक स्पष्ट होती गईं। उन सभी ने सुनहरे पीले रंग की असौर जैकेट पहन रखी थी, जिनके सीने पर एक चमकीला 4 अक्षरों वाला लोगो था, दिव्य युद्ध विभाग। भीड़ में जियांग येचेन की आंखों में अचंभित होने का भाव नहीं था। जैसे ही उनकी नजर धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ी, उनके होंठ अचानक फटने लगे। उसने देखा कि चारों के सबसे आगे चल रहे चाचा का सिर और शरीर गोल था, ठुड्डी पर घनी दाढ़ी थी और वे चलते समय अपने कूल्हों को हिलाते थे, जो बेहद आकर्षक था। ऐसा लग रहा था मानो इस चाचा की हर हरकत प्रलोभन से भरी हुई थी। उनकी प्रबल आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के कारण अन्य 3 भी कुछ हद तक असामान्य थे। अंत में खड़ा व्यक्ति, जिसने गैस मास्क और हजमेट सूट पहन रखा था, पूरी तरह से ढका हुआ था, मानो कुछ छिपा रहा हो। उसके बगल वाला तो और भी हास्यास्पद था। वो कोई अमर गुरु नहीं था, बल्कि एक कृत्रिम रोबोट था जो एक आत्मा को धारण किए हुए था। इन सब में सामान्य दिखने वाला एकमात्र व्यक्ति वही युवक था जिसके हाथ में मॉनसून होता है, लिखा हुआ एक तय करने वाला पंखा था, जिसका इस्तेमाल वो लगातार अपना मुंह ढकने के लिए कर रहा था। हालांकि लिंक की परवाह किए बिना सभी की निगाहें दाढ़ी वाले चाचा पर टिकी हुई थी। वो बेहद आकर्षक और मोहक थे। दिव्य युद्ध विभाग के चारों सदस्य धीरे-धीरे इंद्रधनुषी पुल से नीचे उतरे। पंखा पकड़े युवक ने हाथ हिलाया और शुभ बादल पल भर में गायब हो गए। दाढ़ी वाले चाचा ने नीचे खड़े नए रंगरूटों की ओर मुंह किया, हाथ उठाकर लहराते हुए कहा, सभी को नमस्कार, मैं मेई जुएन, दिव्य युद्ध विभाग की प्रमुख। कृपया मुझ पर ज्यादा मोहित न हो। प्रशिक्षण मैदान में एक लोही जैसी आवाज गूंजी और नीचे मौजूद नए रंगरूटों का चेहरा लाल हो गया, मानो उन्होंने उत्तेजक पदार्थ का सेवन किया हो। हे भगवान, मुझे क्या हो गया है? मुझे एक गंदे से चाचा से प्यार कैसे हो गया? मैं भी, और मैं समलैंगिक नहीं हूँ। मैं ऐसा कैसे महसूस कर सकता हूँ? तुम लोग बड़े घिनौने हो। तुम्हें लोही जैसी आवाज वाले दाढ़ी वाले अंकल पसंद हैं। तुम्हारी पसंद तो बहुत ही घटिया है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। प्रथम सैनिक क्षेत्र से आए 3000 नए प्रशिक्षुओं में से जियांग येचेन को छोड़कर बाकी सभी मेई जुए के अभिवादन को सुनकर शर्म से लाल हो गए। कुछ लोगों के चेहरे पर अजीब भाव थे, कुछ ने हठपूर्वक से इनकार किया। येचेन दे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चाचा मुझे लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ तक कि शुद्ध प्रेम की योद्धा सु लिन्यू भी मेई जुए के नियम का विरोध नहीं कर सकी। जियांग येचेन मुस्कुराया, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, कुछ नहीं, ये तो बस उसकी क्षमता है। उसने सु लिन्यू के चारों ओर एक स्थानिक अवरोध खड़ा कर दिया था और तभी उसके चेहरे की लाली धीरे-धीरे फीकी पड़ने लगी। दिलचस्प बात यह थी कि चिकने चुपड़े चाचा ने सचमुच मेई जुए नाम अपना लिया था, ये वाकई थोड़ा अजीब था। धिक्कार है, तुम घृणित व्यक्ति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आग भड़काने की? तुमने मेरा ध्यान सफलतापूर्वक आकर्षित कर लिया है। कुछ ही दूरी पर जियांग फैन दाढ़ी वाले चाचा को ध्यान से देख रहा था, शर्म से उसके गाल लाल हो गए थे। चू शिनचैन ठीक था, बस उसका चेहरा थोड़ा लाल था, लेकिन उसका संयम काफी अच्छा था। लेकिन तांगलोंग की आंखों में दिल का भाव था, ऐसा लग रहा था मानो उसे सच्चा प्यार मिल गया हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियांग येचेन ने मन ही मन सिर हिलाया। इस दिव्य युद्ध विभाग के लोग थोड़े विचित्र थे। मंच पर मौजूद प्रशिक्षकों के चेहरे भी शर्म से लाल हो गए थे, उनकी निगाहें कभी-कभी मेई जुए की ओर जाती थी और सभी अपनी-अपनी यौन अभिवृद्धि पर सवाल उठाने लगे थे। नमस्कार, मैं दिव्य युद्ध विभाग से लिंग लिंग हूँ। आत्मा को धारण किए हुए कृत्रिम लड़की ने लड़खड़ाते हुए अभिवादन किया। गैस मास्क पहने हुए व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, दिव्य युद्ध विभाग लियांग शान। जब पंखे वाले युवक की बारी आई तो उसकी आंखों में एक कठिन भाव दिखाई दिया। अंत में उसने पंखे को पलट दिया, जिससे उस पर मोयान लिखा हुआ दिखाई दिया। ये देखकर दाढ़ी वाले चाचा मेई जुए ने अपना पैर पटका और कहा, बोलो, ये तुम्हारा आत्मपरिचय है। मोयान की आंखें एक पल के लिए संघर्ष करती रहीं, फिर उसने तह वाले पंखे को दूर हटा दिया। मोयान। भनभनाहट। उस स्थान से एक अदृश्य दमनकारी शक्ति का संचार हुआ और पूरा प्रशिक्षण मैदान पल भर में शांत हो गया। सभी नए रंगरूट अचानक एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे, मानो उन पर मौन धारण करने का जादू कर दिया गया हो। मंच पर मौजूद प्रशिक्षक भी अपवाद नहीं थे, वे सभी एक शब्द भी नहीं बोल सके, उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी। लेकिन जियांग येचेन प्रभावित रहे, उन्होंने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। दिलचस्प, क्या शब्द हकीकत बन रहे हैं? लगभग 30 सेकंड की चुप्पी के बाद मोयान को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, पुनः शुरू करो। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। तो पुनर्स्थापित करो, जल्दी करो, पुनर्स्थापित करो। मोयान का चेहरा चिंता से भरा हुआ था और वो तुरंत एक दोहराने वाले की तरह हो गया, लगातार इन दो शब्दों को दोहराता रहा। सभी नए रंगरूट। ये संकी व्यक्ति कहां से आया? अंततः जब वह 20वें पुनर्स्थापित तक पहुंचा तो सभी के मुंह खुल गए और मौन कौशल समाप्त हो गया।
दाढ़ी वाले चाचा मेजुए के होंठ फड़फड़ाए। उन्होंने मोयान के तह वाले पंखे से अपना मुंह ढकते हुए कहा, शाओ यान चुप रहना ही बेहतर है। तुम नाजुक समय में बेकार हो, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में किसी से भी ज्यादा कारगर हो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मोयान ने अपनी आंखें घुमाई और फोल्डिंग पंखे को उस तरफ पलट दिया जिस तरफ मौनी सुना है लिखा था। दिव्य युद्ध विभाग। हुआशिया में तो सिर्फ 5 ही युद्ध विभाग हैं क्या? मैंने इस दिव्य युद्ध विभाग के बारे में कभी नहीं सुना। मैंने भी इसके बारे में नहीं सुना था, लेकिन अभी मोयान नाम के उस व्यक्ति ने एक ही शब्द से हम और प्रशिक्षकों को चुप करा दिया। वह बहुत ताकतवर लगता है। नहीं, तो फिर इस नए रंगरूटों की भर्ती की चुनौती का क्या मतलब है? पूर्वी चीन युद्ध विभाग पहले से ही बहुत मजबूत है और इन प्रशिक्षकों ने उससे भी अधिक मजबूत लोगों को आमंत्रित किया है। हे, सीधे शब्दों में कहें तो इसका मकसद सिर्फ हमें कुचलना है और क्या हो सकता है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दिव्य युद्ध विभाग की शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करने के बाद सभी नए रंगरूप निराश दिखे और आगामी नई रंगरूप चुनौती के प्रति उन्हें कोई आत्मविश्वास नहीं बचा था। उन्होंने ये भी सुना था कि नए रंगरूपों के लिए निर्धारित चुनौती 70 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही है और कोई भी नया रंगरूप कभी सफल नहीं हुआ है। लेकिन पूरी तरह से अभिभूत होने की यह भावना असहनीय थी। मुख्य प्रशिक्षक मंच पर खड़े जो ने नए रंगरूपों पर नजर डाली, उनके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। देखा, यही अंतर है तुम्हारे और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के बीच। अगर तुमने सैनिक क्षेत्र इंटर्नशिप में भाग नहीं लिया होता तो तुम उन्हें देखने की योग्यता भी नहीं रखते। क्या इससे आपको दुख होता है? क्या आप निराश हैं? क्या आप में उन्हें चुनौती देने का साहस है? मैं आपको बता सकता हूं कि यदि आप चुनौती में सफल होते हैं तो आपको अगले 2 महीनों के लिए प्रशिक्षण से छूट मिलेगी। झो यू की निगाहें सब पर घूमी, लेकिन कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसने ताना मारते हुए कहा, तुम्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं है। तुम सचमुच सबसे घटिया नए रंगरूप हो जिन्हें मैंने आज तक देखा है। किसने कहा कि हम ऐसा नहीं करते? तलवार के मेरे मुंह सिद्धांत के कारण मैं पीछे नहीं हट सकता। इसी क्षण आगे की पंक्ति में बैठे चू शिनचेन ने चुनौती भरे लहजे में आगे कदम बढ़ाया, जो स्पष्ट रूप से झो यू के अपमानजनक शब्दों से उत्तेजित था। जियांग येचेन ने अपना सिर हल्के से हिलाया, अभी भी युवा और लापरवाह। ये जानते हुए भी आगे बढ़ना कि जीतना असंभव है, यही वह मूर्खता है जिसे उतावलापन कहा जाता है। किसी के नेतृत्व संभालने पर कई नए रंगरूप की चुनौती में भाग लेने के लिए आगे आए। तुम किस बात से डर रहे हो? नए रंगरूपों की चुनौती के लिए उनके क्षेत्र को नए रंगरूपों के औसत स्तर तक दबा दिया जाएगा। हम बस मानव लहर रणनीति का उपयोग करेंगे और उन्हें हरा देंगे। धिक्कार है, इस मुख्य प्रशिक्षक की ज़बान कितनी गंदी है। मेरा मन कर रहा है कि उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दूं। आगे बढ़ो, हम 3000 हैं और दिव्य युद्ध विभाग से केवल 4 लोग हैं। भले ही हम जीत न सके, हम उन्हें करारा सबक सिखाएंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। येचेन दे, क्या हमें भाग लेना चाहिए? सु लिन्यू ने जियांग येचेन की ओर देखा, उसकी आंखों में कोई भय नहीं था। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे ही वह कुछ बोलने ही वाला था, अचानक सिस्टम की आवाज सुनाई दी। डिंग, कामचोरी का विकल्प सक्रिय हो रहा है। अध्याय 132, ईश्वर के युद्ध विभाग के मंत्री को मुक्का मारना। विकल्प 1, प्रशिक्षक के उपहास का सामना करते हुए आप जानबूझकर जनता के गुस्से को भड़काते हैं, जिससे एक नौसिखिया चुनौती उत्पन्न होती है। आप विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करना और इसे अनदेखा करना चुनते हैं। पुरस्कार, चालाक भाई का खिताब। दूसरा विकल्प, नौसिखिए वाली चुनौती क्या है? बस चले जाओ और वापस छात्रावास में जाकर सो जाओ। इनाम, लुटिया सेलेक्ट पैक। तीसरा विकल्प, आप जानते हैं कि शुरुआती चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा करने पर प्रशिक्षण से तुरंत छूट मिल जाती है। आराम करने और जीवन का भरपूर आनंद लेने के लिए आप इसे सक्रिय रूप से पूरा करने का विकल्प चुनते हैं। इनाम, हाइटिया सेलेक्ट पैक। जियांग येचेन ने अपने सामने मौजूद तीनों विकल्पों को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। यह उनके विचारों से पूरी तरह मेल खाता था। उन्होंने पहले ही नौसिखिया चुनौती पूरी करने और प्रशिक्षण को छोड़ने की योजना बना ली थी। अपने पिछले जीवन में उसने नरक जैसी यातनाएं झेली, लेकिन इस जीवन में वो उस बकवास को दोबारा सहन नहीं करेगा। उसने सु लिन्यू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाग लो, मैं क्यों ना भाग लूं? सु लिन्यू ने तुरंत अपनी छोटी मुट्ठी उठाई और कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि येचेन के हार न जाए। जियांग येचेन मुस्कुराया। इसी बीच जियांग फैंग को जब पता चला कि जियांग येचेन भी इसमें भाग लेंगे, तो उनके होठों पर धीरे से मुस्कान आ गई। यार, सबक सीखने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें बुरी तरह घायल और लहूलुहान देखने के लिए बेताब हूं। उसने धीरे से ऊपर देखा, उसकी निगाहें झो यू से मिली, जिसने हल्के से सिर हिलाया और उसके होठों पर भी एक मुस्कान थी। झो यू की निगाहें सु लिन्यू और जियांग येचेन की अंतरंग हरकतों पर ठंडी निगाहों से घूमी और उसकी हथेलियां थोड़ी कस गईं। जिस महिला की मैं चुपके से प्रशंसा करता हूं, उसे चुराने की हिम्मत करोगे? बाद में तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने धीरे से अपनी निगाहें हटाई और गंभीरता से कहा, बहुत बढ़िया, तुम्हें अभी भी साहस है, शक्तिशाली शत्रुओं से नहीं डरते। सैनिक बनने का ये तुम्हारा पहला पाठ है। नौसिखिए की चुनौती के नियम सरल हैं। दिव्य युद्ध विभाग उनके क्षेत्र को 5वें क्षेत्र के ग्रैंड मास्टर तक दबा देगा और आप। उन्होंने अपना हाथ उठाते हुए मंच के नीचे खड़े रंगरूपों की ओर इशारा किया और कहा, आप में से 3000 से अधिक लोग एक साथ ऊपर जा सकते हैं। जब तक आप चुनौती में सफल होते हैं, आपको प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, रंगरूपों की आंखें चमक उठी। सैन्य क्षेत्र में पहुंचने पर उन सभी ने रंगरूपों के पिछले बैच से सुना था कि 2 महीने का सामूहिक प्रशिक्षण नरक स्तर के शैतानी प्रशिक्षण के समान था। जब ये प्रशिक्षक सख्त रवैया अपनाते थे, तो वे लगभग मानवीय हो जाते थे। प्रशिक्षण न करना स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा होगा। जब 4 लोग अपने क्षेत्र को ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंच चुके हों और उनके वर्तमान बैच में भी 4 फील्ड ग्रैंड मास्टर हों, तो डरने की क्या बात थी? तुरंत ही रंगरूपों ने मंच पर मौजूद दिव्य युद्ध विभाग को चुनौती भरी निगाहों से देखा। दिव्य युद्ध विभाग की लिंग लिंग ने मेजुए के कान के पास झुककर कहा, विभाग प्रमुख, इतने सारे लोगों के साथ लड़ना आसान नहीं होगा, है ना? दाढ़ी वाले व्यक्ति ने हल्की सी मुस्कान दी, एक मोहक आकर्षण जिसने दिलों को छू लिया। घबराओ मत, लिंग लिंग, हमारे राज्य को दबाने का मतलब यह नहीं है कि हम कानून का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरा मिशन याद रखो। लिंग लिंग ने हल्के से सिर हिलाया। दाढ़ी वाले व्यक्ति की निगाह धीरे-धीरे मंच के नीचे मौजूद जियांग येचेन पर पड़ी, उसकी आंखों में मुस्कान थी। इससे जियांग येचेन के आसपास मौजूद लड़के शर्म से लाल हो गए। धत तेरी की। जियांग येचेन ने स्वाभाविक रूप से इस पर ध्यान दिया। ये घिनौनी चीज मुझे क्यों घूर रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार दिव्य युद्ध विभाग का निशाना मैं ही हूं? जो भी हो, बस उनसे निपटें। ठीक है, अब नौसिखियों की चुनौती शुरू होती है। मुझे उम्मीद है कि आप बुरी तरह नहीं हारेंगे। जाने से पहले झो यू ने एक उत्तेजक टिप्पणी की और प्रशिक्षकों के एक समूह को अपने साथ प्रशिक्षण मैदान के किनारे पर बैठाकर तमाशा देखने को कहा। युवा मास्टर चुका अनुसरण करो, चलो हम साथ चलते हैं और उन्हें पीते हैं। अचानक भीड़ में से किसी ने जोर से चिल्लाया और उमड़ती हुई भीड़ सीधे मुख्य मंच की ओर दौड़ पड़ी। चू शिनचेन सबसे आगे बढ़कर हमला किया, उसकी आंखों में बैंगनी काली चमक थी। जैसे ही उसने अपनी तलवार को आगे बढ़ाया, 4 तलवार ऊर्जा हवा में फैल गईं। मेजुए ने मोयान को कोहनी मारी और कहा, शाओ यान, जल्दी से उन्हें जमा दो। मोयान अवाक रह गई, धीरे से अपना तय करने वाला पंखा नीचे रखा और गंभीरता से बोली, जम जाओ। भीड़ अभी भी पास आ रही थी। उसने अपनी भौहें झपकाईं और रिपीटर फिर से ऑनलाइन हो गया, फ्रीज फ्रीज फ्रीज। उसने इसे 30 से अधिक बार दोहराया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। मेजुए और बाकी दोनों अवाक रह गए। जैसा कि उम्मीद थी, नाजुक समय में वह हमेशा अविश्वसनीय साबित हुआ। लियांग शान, मेरे साथ सहयोग करो, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं, इन छोटे-मोटे दुश्मनों को निपटाते हैं और फिर हम अपने मिशन के लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। जी हां, विभाग अध्यक्ष, गैस मास्क पहने लियांग शान ने सिर हिलाया। मेजुए ने आगे की ओर छलांग लगाई, लेकिन स्थिर रूप से उतरने के बजाय उसका पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर गई। उसने कमजोरी से अपना सिर उठाया, अपनी मोटी कमर को पकड़ रखा था और वह बेहद दयनीय लग रही थी। क्या तुम सचमुच मुझे चोट पहुंचाने को तैयार हो? लोई जैसी आवाज सभी रंगरूपों के कानों में गूंज उठी और तुरंत ही सबके कदम रुक गए। वे लकड़ी की लट्ठों की तरह जड़वत खड़े हो गए और जमीन पर लेटे दाढ़ी वाले आदमी को ध्यान से देखने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी बूढ़े गंदे आदमी को नहीं, बल्कि एक आकर्षक घातक स्त्री को देख रहे हों। यहाँ तक कि चू शिनचेन भी क्षण भर के लिए उस आकर्षण से मोहित हो गया और चारों तलवारों की ऊर्जा अपने मार्ग से भटक गई और दीवार में धंस गई। उसने झट से अपना सिर हिलाया, मानो वह अपना हमला जारी रखने ही वाला था। दिव्य युद्ध विभाग के लियांग शान के रेस्पिरेटर से एक धुंधली सफेद गैस निकली, जिसने कुछ ही क्षणों में प्रशिक्षण मैदान को घेर लिया। चू शिनचेन की राक्षसी दृष्टि के नीचे सफेद धुंध लकवाग्रस्त विषाक्त पदार्थों से बनी थी, जो किसी व्यक्ति को पूरी तरह से लकवाग्रस्त और गतिहीन करने में सक्षम थी। जैसे ही सफेद धुंध छटी, वह दूर हट गया और उसने अपना मुंह और नाक ढक लिया। हालांकि त्वचा के संपर्क में आने से भी लकवा हो सकता है। चू शिनचेन जम गया, उसका पूरा शरीर हिलने में असमर्थ था, वह अपनी जगह पर अकड़ कर खड़ा रहा। प्रशिक्षण मैदान में मौजूद सभी 3000 से अधिक रंगरूप एक ही स्थिति में थे। जमीन पर लेटी हुई मेजुए भी धीरे-धीरे उठी और अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए बोली, लिंग लिंग, उन्हें अच्छी नींद लेने दो। ठीक है, विभाग प्रमुख। नकली रोबोट लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक शक्तिशाली आत्मा ने अंतरिक्ष में अचानक एक स्तब्धता छा गई। दिव्य युद्ध विभाग के चारों ओर मौजूद रंगरूप एक के बाद एक गिरते चले गए। उनके कुछ करने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था।
प्रशिक्षण मैदान के बाहर मौजूद सभी प्रशिक्षकों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। मुख्य प्रशिक्षक, क्या आपने इस दिव्य युद्ध विभाग को आमंत्रित किया है? ये पूर्वी चीन युद्ध विभाग से कई गुना अधिक शक्तिशाली है, प्रशिक्षक हुआन ने हैरानी से कहा। झो यूवी अचंभित दिख रही थी। दिव्य युद्ध विभाग की उनके बारे में पहली धारणा अविश्वसनीय थी, लेकिन अब वह धारणा पूरी तरह से दूर हो गई थी। उसने शुरू में सोचा था कि जियांग येचेन, सु लिन्यू, तांग लॉन्ग और चू शिनचेन भर्ती किए गए 4-5वें क्षेत्र के ग्रैंडमास्टर्स के साथ यह एक कांटे की टक्कर वाला युद्ध होना चाहिए। लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह पूरी तरह से प्यार में बदल जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उच्च अधिकारियों ने कहा कि दिव्य युद्ध विभाग का पद हुआशिया के सेनापति के बाद दूसरे स्थान पर था, वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। ऐसा लगता है कि नौसिखियों की यह चुनौती बहुत जल्द खत्म होने वाली है। नहीं, देखो, अभी भी 4 रंगरूट हैं जो गिरे नहीं हैं, प्रशिक्षक हुआन ने अचानक कहा। हम चाय पी रहे झो यू ने थोड़ा ऊपर देखा। सफेद धुंध धीरे-धीरे छंट गई और सैनिक जमीन पर बिखरे पड़े थे, लेकिन जियांग येचेन और अन्य 3 पंचम स्तर के ग्रैंडमास्टर नहीं गिरे थे। उसने धीरे से अपना चाय का कप नीचे रखा और अवलोकन करते हुए भौहें सिकुड़ी। बूढ़े चू, नेतृत्व करते समय आपको अपनी ताकत का भी ध्यान रखना होगा, अन्यथा आप आसानी से जाल में फंस जाएंगे। प्रशिक्षण मैदान पर जियांग येचेन ने चू शिनचेन के कंधे पर थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसने उसके कंधे पर थपथपाया, चू शिनचेन पर पड़ा लकवाग्रस्त प्रभाव खत्म हो गया। उसने कुछ शर्मिंदा होकर कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने मजबूत होंगे। मैंने उन्हें कम आंका। वास्तव में अपने प्रतिद्वंदी को कभी भी कम मत आंकिए। जियांग येचेन ने उसे उपदेश दिया, फिर दिव्य युद्ध विभाग की ओर मुड़कर कहा, नौसिखियों का एक समूह जो केवल निम्न स्तर के खेल खेलना जानता है, आओ और मुझसे मुकाबला करो। चू शिनचेन, क्या अपने प्रतिद्वंदी को कभी कम मत आंकना का यही मतलब है? दिव्य युद्ध विभाग के चारों सदस्य आश्चर्यचकित दिखे, लेकिन यह उम्मीदों के अनुरूप भी था। कमांडर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जियांग येचेन संभवतः एक गॉड कॉन्ट्रैक्टर था, इसलिए उसके लिए उनके कानून का विरोध कर पाना सामान्य बात थी। दाढ़ी वाले व्यक्ति मेजुए ने एक मनमोहक मुस्कान के साथ इस उकसावे का सामना किया। नौसिखिए, आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने दैवीय युद्ध विभाग को ऐसा कहने की हिम्मत की है। वे ठीक 4 हैं, हम में से प्रत्येक एक ले लेगा, वह मेरा होगा। दाढ़ी वाले आदमी ने जियांग येचेन की ओर इशारा किया, जिसकी लोली जैसी आवाज बेहद कर्कश थी। धिक्कार है धोखेबाज। जियांग येचेन ने उसकी ओर देखा, उसकी शक्ल और आवाज बिल्कुल विपरीत थी और उसे तुरंत घृणा की लहर महसूस हुई। उसने तुरंत ही स्थानिक टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया और मेजुए के सामने प्रकट हो गया, उसकी आंखों में भयंकर चमक थी। स्थानिक नियम। मेजुए चौंक गई, उसने भी उसी तरह अपनी मोहक अदाओं का इस्तेमाल किया, अपनी पीठ को थोड़ा ऊपर उठाकर एक मोहक मुद्रा में। भाई, क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत कर पाओगे? आकर्षण मात्र एक मानसिक ऊर्जा का प्रभाव था और जियांग येचेन जैसे असीम मानसिक ऊर्जा वाले राक्षस पर इसका कोई प्रभाव नहीं था। जियांग येचेन ने अपनी मुट्ठी थोड़ी कसी। अगर कोई खूबसूरत औरत होती तो समझ में आता, लेकिन तुम्हारे जैसे बुरे और घिनौने आदमी के साथ ये हद से ज्यादा है। अरे धोखेबाज, मैं तुझे मारूंगा। जियांग येचेन ने जरा भी राह नहीं दिखाया और मेजुए के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। उस भयानक बल से सफेद ऊर्जा की लहरें उठी और वह पीछे की ओर उड़ गई। बूम! वह मुख्य प्लेटफॉर्म की दीवार से बुरी तरह टकराई, उसका शरीर उसमें बुरी तरह धंस गया। मोयान, लिंग और यांशान ने हैरानी से अपना सिर घुमाया, उनकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। अरे नहीं, विभाग प्रमुख को इस तरह हवा में उछाल दिया गया। अध्याय 133 आकर्षण, इच्छा और भोग का नियम मुसीबत की ओर ले जाता है। प्रशिक्षण मैदान के किनारे पर मौजूद प्रशिक्षक उस समय दंग रह गए जब उन्होंने जियांग येचेन को दिव्य युद्ध विभाग के प्रमुख को मुक्का मारकर हवा में उड़ाते हुए देखा। हम एक ही मौके में देर हो गया। प्रशिक्षक हुआन का चेहरा थोड़ा सिकुड़ा और वह धीरे-धीरे झो यू की ओर मुड़ा। मुख्य प्रशिक्षक, कोई दुर्घटना तो नहीं होगी, है ना? आपने शेखी मारी थी कि अगर नए रंगरूप जीत जाते हैं तो उन्हें प्रशिक्षण से छूट मिल जाएगी। झो यू धीरे-धीरे अपने आश्चर्य से उबर गया और कुछ देर बाद बोला, शायद दिव्य युद्ध विभाग ने उन्हें वह हथियार रखने दिया होगा। कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। क्या सच में? प्रशिक्षकों ने संदेह भरी नजरों से देखा। झो यू खुद भी वास्तव में अनिश्चित था। उसने अभी यह भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा था कि जियांग येचेन का अंतरिक्ष का नियम कैसे काम करता है। इसके अलावा वह मुक्का इतनी ताकत से कभी नहीं मारा जा सकता था जितनी ताकत से फिफ्थ रियल ग्रैंडमास्टर मार सकता है। हिस, उस लड़के जियांग फैन ने मुझे गलत जानकारी तो नहीं दी, है ना? क्या जियांग येचेन का प्रदर्शन पंचम स्तर के ग्रैंडमास्टर जैसा है? झो यू का दिल तुरंत बेचैन हो गया। अगर जियांग येचेन सचमुच जीत गया और नए रंगरूटों को प्रशिक्षण से छूट मिल गई, तो उसे निश्चित रूप से अपने वरिष्ठों से कड़ी फटकार मिलेगी। दिव्य युद्ध विभाग, अपनी पूरी ताकत लगा दो। प्रशिक्षण मैदान पर स्थिर दृश्य उस समय बदल गया जब मेजुए दीवार से उतरने के लिए संघर्ष कर रही थी। उस मुक्के ने उसके चेहरे को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। उसकी नाक अंदर धंस गई थी और उसकी त्वचा तेजी से सिकुड़ने लगी थी। ये सब खत्म हो गया है। मुखिया अपना अंतिम रूप प्रकट करने वाली है। नकली रोबोट लड़की लिंग ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और भय का भाव दिखाया। मोयान ने तुरंत मुड़कर अपनी आंखें बंद कर ली और लगातार बुदबुदाते हुए कहा, मुझ पर किसी भी जादू का असर नहीं होता, मुझ पर किसी भी जादू का असर नहीं होता। गैस मास्क पहने हुए यांग शान का व्यवहार और यह तिरंजित था। वह तुरंत एक कोने में जाकर दीवार की ओर मुंह करके अपने कार्यों पर विचार करने लगा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सु लिन्यू, तांग लॉन्ग और चू शिनचेन पूरी तरह से अचंभित थे। उनकी निगाहें अनायास ही मेजुए पर टिक गईं। जियांग येचेन, तुम्हें महिलाओं पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। मेजुए ने धीरे से अपना मुरझाया हुआ हाथ उठाया और अपने बाएं कंधे की त्वचा को पकड़कर जोर से खींचा। दाढ़ी वाले चाचा का रूप गायब हो गया। उसकी जगह लंबे मदहोश कर देने वाले लाल बाल, ज़ेड जैसी त्वचा और मुंह चेहरा आ गया। सु लिन्यू और बाकी दोनों मेजुए की आंखों को देखकर तुरंत स्तब्ध रह गए, जो हिलती-डुलती हुई मानो 1000 साल पुराने आड़ू के फूलों के रस में डूबी हुई हो और कोनों पर लाल निशान ऐसे लग रहे थे जैसे सिंदूर से खून रिस रहा हो। उनकी स्वाभाविक मोहक सुडौल आकृतियां रूह कंपा देती थी। यह एक साधारण सी गंदे चाचा से एक मनमोहक देवी में परिवर्तन था। जैसे ही मेजुए ने अपना असली चेहरा दिखाया, सु लिन्यू और बाकी दोनों भी भले ही वे भौगोलिक रूप से अलग-थलग थे, शर्म से लाल हो गए। लेकिन जियांग येचेन हमेशा की तरह ही रहा, मेजुए के नियम से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। तो तुम जानबूझकर खुद को बदसूरत और घिनौना बना रही थी, इसका क्या मतलब है? उसने पूछा। मेजुए की आंखों में घृणा झलक रही थी और उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या ये सब तुम्हारी बदबूदार मर्दों की वजह से नहीं है? तुम में से एक भी अच्छा नहीं है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियांग येचेन निर्दोष रूप से इस विवाद में फंस गया और उसने अवाक होकर कहा, आप कुछ ज्यादा ही सामान्यीकरण कर रहे हैं। बस करो ये सब बकवास, अब खेल खेलने का समय नहीं है। आकर्षण का नियम, इच्छाओं का अवरोह। मेजुए ने अपने हाथ फैलाए और एक गुलाबी धूप पूरे प्रशिक्षण मैदान में फैल गई, जिससे एक यथार्थवादी भ्रम पैदा हो गया। इस प्रबल धार्मिक उतार-चढ़ाव के तहत जियांग येचेन ने अपनी 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं को उत्तेजित और सक्रिय होते हुए महसूस किया। सौभाग्यवश दिव्य इंद्रियों के उपयोगकर्ता की असीम मानसिक ऊर्जा के कारण आकर्षण का नियम उसके विरुद्ध बेकार साबित हुआ। ये कितना अनोखा कानून है। जियांग येचेन ने गुलाबी धूप पर हाथ फेरा। अभी किए गए अपने अवलोकनों से वह मूलतः दिव्य युद्ध विभाग की क्षमताओं का अनुमान लगा सकता था। मोयान का संबंध वाणी से, लिंग का, आत्मा से और यांग शान का विश्व से होना चाहिए। उसने अपने आसपास का जायजा लिया। स्थानिक अलगाव के बावजूद सु लिन्यू और अन्य 2 आकर्षण के नियम से बच नहीं पाए और वासना में डूबते जा रहे थे। इसका मुख्य कारण ये था कि उनकी मानसिक ऊर्जा आकर्षण तकनीक के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा मेजुए का नियम नींद के देवता के नियम की तरह जब लागू किया जाता था तो मित्र और शत्रु दोनों को प्रभावित करता था। मोयान और अन्य 2 लोग भी प्रभावित हुए, लेकिन उनके अपने कानूनों ने उनकी रक्षा की, जिससे वे इसका अधिकांश हिस्सा झेलने में सक्षम रहे। तुम कैसे सुरक्षित हो? मेजुए ने पाया कि जियांग येचेन अभी भी इधर-उधर देख रही थी। इच्छा के आगे झुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी और उसकी कोमल भौहें सिकुड़ गईं। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इसका मतलब तो यही है कि आपको अभी और अभ्यास की जरूरत है। मेजुए की आंखें चौड़ी हो गईं। मैं 7वें क्षेत्र की चोटी पर हूं और तुम जो 5वें क्षेत्र की हो, कहती हो कि मुझे अभी और अभ्यास की जरूरत है। तुम्हें किसने बताया कि मैं केवल 5वें क्षेत्र में हूं? हम। मेजुए की आंखें सिकुड़ गईं। इसी क्षण जियांग येचेन ने एक कदम बढ़ाया और अंतरिक्ष की शक्ति ने ब्रह्म को चकनाचूर कर दिया। एक शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा सीधे उसके चेतना सागर में प्रवेश कर गई। आपकी मानसिक ऊर्जा बहुत कमजोर है। आपके पास आकर्षण का ये शक्तिशाली नियम है, लेकिन आप इसका पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको इसका स्वाद चखाता हूं। जियांग येचेन ने मेजुए को नियंत्रित करने के लिए दिव्य चेतना उपयोगकर्ता की मानसिक विलोपन शक्ति को सक्रिय किया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपनी पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन उसकी मानसिक ऊर्जा जियांग येचेन के सामने समुद्र से मिलने वाली एक छोटी सी धारा की तरह थी। वह बस विरोध नहीं कर सकी। धीरे-धीरे उसकी आंखें खोखली हो गईं, मानो वह धागों से बंधी कठपुतली हो। हम। लेकिन जैसे ही उसने मेजुए के चेतना सागर में प्रवेश किया, उसकी यादें उसके सामने दर्पण की छवि की तरह प्रकट हो गईं।
अपनी पहली नजर से जियांग येचेन तुरंत समझ गया कि मेई पुरुषों को इतना नापसंद क्यों करती थी और वह जानबूझकर खुद को बदसूरत और घिनौना क्यों बनाती थी। बचपन से ही आकर्षण के नियम को धारण करने के बावजूद उस पर नियंत्रण करने में समर्थ एक छोटी लड़की के लिए कितने बुरे इरादों वाले लोगों को आकर्षित करेगा। मेई का बचपन पीछा किए जाने और ताक झांक के साए में बीता। जब भी कोई पुरुष उसे देख लेता तो वह उसके साथ गैरकानूनी हरकतें करने की इच्छा रखता। उस असीम आकर्षण ने उसके बचपन में केवल अंधकार ही भर दिया। ऐसा क्यों लगता है कि डिवाइन वॉर डिपार्टमेंट के सभी लोग खामियों से ग्रस्त हैं। जियांग येचेन ने मेई की यादों को देखा, एक पल के लिए झिझका और धीरे-धीरे अपनी मानसिक ऊर्जा वापस ले ली। मेई भी जाग उठी। उसने जल्दी से अपने शरीर की जांच की और दांत पीसते हुए कहा, तुमने मेरे साथ क्या किया? इतना घमंडी मत बनो, मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। मेई की आंखों में अभी शत्रुता झलक रही थी, या शायद वह सभी पुरुषों के प्रति शत्रुता रखती थी। जियांग येचेन अवाक रह गया। उसने धीरे से अपनी उंगलियां चटकाई, जिससे शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा निकली और मेई का भ्रम पूरी तरह से दूर हो गया। सु लिन्यू और बाकी दोनों की आंखें धीरे-धीरे साफ होने लगी। प्रशिक्षण मैदान के किनारे पर जैसे ही भ्रम दूर हुआ, गले मिलते और चुंबन करते हुए झोयू और प्रशिक्षक हुआन ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली। लिन्यू, मुझे तुम सच में पसंद हो। लेकिन जैसे ही झोयू ने अपनी आंखें खोली, उसका दिमाग तुरंत काम करना बंद कर दिया। प्रशिक्षक हुआन का चेहरा पूरी तरह से टूट चुका था। उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया और फूट-फूट कर रोते हुए कहा, मुख्य प्रशिक्षक, आपने मेरी बेगुनाही छीन ली। झोयू ने प्रशिक्षक हुआन को जबरदस्ती धक्का देकर दूर कर दिया। तू कमीना है। अध्याय 134 ईश्वरीय युद्ध विभाग युद्ध संबंधी नैतिकता के बारे में बात नहीं करता, इसलिए मैं भी इसके बारे में बात नहीं करूंगा। मुख्य प्रशिक्षक महोदय, यह एक सार्वजनिक स्थान है, ये ठीक नहीं लग रहा है। उसके पीछे खड़े प्रशिक्षकों ने हंसते हुए उसे याद दिलाया। झोयू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अपने से काफी बड़े प्रशिक्षक हुआन को देखकर उसे घबराहट होने लगी। काफी देर बाद उन्होंने अपना संयम वापस पा लिया और अपने सामान्य गरिमापूर्ण व्यवहार को फिर से अपना लिया। प्रशिक्षकों को भी आगे कुछ कहना असहज लगा और उन्होंने अपना ध्यान प्रशिक्षण मैदान पर केंद्रित कर लिया। वे अभी भ्रम में खोए हुए थे और उन्हें ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। जब उन्होंने मादक लाल बालों वाली मेई को देखा, तो उसकी हर हरकत में एक स्वाभाविक आकर्षण झलक रहा था, जिससे उनके चेहरे लाल हो गए और उनके मन में तरह-तरह के विचार आने लगे। लेकिन सैनिकों के रूप में उनकी नैतिक प्राथमिकता ने इन भावनाओं को दबा दिया। तो यह है दिव्य युद्ध विभाग की मंत्री का असली रूप। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो बदसूरत बनकर नए रंगरूपों के एक समूह को मोहित कर सकती है। उसकी प्रतिभा मानसिक ऊर्जा पर आधारित होनी चाहिए, जिससे वह हमें भ्रम में फंसा सके, लेकिन ये भ्रम अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। बिल्कुल सही, यहाँ तक कि सातवें क्षेत्र के शिखर पर मौजूद मुख्य प्रशिक्षक भी बच नहीं सके। दिव्य युद्ध विभाग की शक्ति अकल्पनीय है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्रशिक्षक प्रशंसा से विस्मित हुए बिना नहीं रह सके, लेकिन झोयू की निगाहें बेहद गंभीर थीं। क्योंकि मेई के शक्तिशाली भ्रम के बावजूद जियांग येचेन शांत रहा और सु लिन्यू और अन्य दो धीरे-धीरे होश में आ गए। सातवें क्षेत्र के शिखर पर होने के बावजूद वह इस भ्रम का सामना नहीं कर सका, फिर भी जियांग येचेन पूरी तरह से अप्रभावित प्रतीत हुआ। ये पांचवें स्तर की ताकत से बिल्कुल अलग था, लेकिन हाल ही में स्नातक हुए छात्र का स्तर कितना ऊंचा हो सकता है? इसका एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण ये था कि जियांग येचेन के पास एक जादुई कलाकृति थी जो भ्रम को दूर कर सकती थी। झोयू ने अपनी आंखें सिकुड़ी और धीरे-धीरे उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इस समय मेई ने देखा कि उसके आकर्षण के नियम द्वारा स्थापित मायावी क्षेत्र को जियांग येचेन ने आसानी से तोड़ दिया और उसके सुंदर चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। अभी उनके बीच हुई बातचीत के दौरान हालांकि वो जियांग येचेन की शक्ति की गहराई को महसूस नहीं कर सकी, लेकिन उसकी भयानक मानसिक ऊर्जा आत्मा का संवर्धन करने वाली लिंगलिंग की तुलना में भी अधिक मजबूत थी। उसके कानून को उसने पूरी तरह से दबा दिया। आत्मसमर्पण कर दो, मैंने पहले ही बहुत दया दिखाई है। जियांग येचेन ने धीरे से अपना हाथ नीचे किया और उदासीनता से बोला। मोयान और अन्य दो लोग जो अभी भ्रम से जागे थे, ये देखकर स्तब्ध रह गए। सु लिन्यू, तांग लॉन्ग और चूजिन चेन ने भी आश्चर्य दिखाया। येचेन, आपने दिव्य युद्ध विभाग के मंत्री को हरा दिया। आप सचमुच अद्भुत हैं। सु लिन्यू आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों थी और उन्होंने उनकी जमकर प्रशंसा की। तांग लॉन्ग ने भी अंगूठा ऊपर करके कहा, येचेन, तुम्हारा पहला कदम वाकई आश्चर्यजनक था। चू शिनचेन मुस्कुराए और उसने हल्के से सिर हिलाया। मंत्री जी, क्या आप सचमुच हार गए? कृत्रिम लड़की लिंगलिंग अपने छोटे से चेहरे को हाथों से ढकते हुए पूरी तरह से आश्चर्यचकित होकर मेई के पास दौड़कर गई। मंत्री सर्वोच्च स्तर की थी और दिव्य युद्ध विभाग में सबसे शक्तिशाली थी। यदि वह अपनी मायावी शक्ति का पूर्ण उपयोग करती, तो यहाँ तक कि ईश्वर बनकर भी उसका सामना नहीं कर पाते। वह भला हाल ही में मार्शल आर्ट की पढ़ाई पूरी कर चुकी किसी कलाकार से कैसे हार सकती थी? मेई का चेहरा सख्त हो गया। कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने सिर हिलाकर कहा, उसकी मानसिक ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। मेरे मायाजाल का उस पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही ये शब्द बोले गए, मोयान, लिंगलिंग और याशान अनायास ही पीछे की ओर झुक गए। उनकी आंखों में अविश्वास भर गया। मंत्री जी, उसकी मानसिक शक्ति इतनी प्रबल क्यों है? उसने आपको कैसे हराया? लिंगलिंग ने आश्चर्य से पूछा। मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तो क्या आपको उसकी ताकत का एहसास हुआ? हारने पर आपको कैसा लगा? कुछ नहीं। आहा, तो फिर मंत्री जी, आपकी पहली हार के बारे में आपके क्या विचार हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मेई ने धीरे से अपना हाथ उठाया और लिंगलिंग के सिर पर एक घंटियां मारी, जिससे धातु की एक झंझनाहट की आवाज आई। आह! लिंगलिंग ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और मासूमियत का भाव दिखाते हुए कहा, मंत्री जी, मैं बस ये जानना चाहती थी कि क्या हुआ? लिंगलिंग के लगातार सवालों से मेई अवाक रह गई और उसने विषय बदलते हुए कहा, चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। अपनी ताकत को अब और दबाओ मत। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हमारा मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने धीरे से अपनी पतली बांह उठाई और सातवें शिखर क्षेत्र की दमनकारी आभा पूरे स्थान में फैल गई। मोयान और बाकी दोनों चौंककर जियांग येचेन को देखने लगे। इस बार पूर्वी चीन के प्रथम सैनिक क्षेत्र में आने का उनका मकसद ये परखना था कि क्या जियांग येचेन एक ईश्वरीय ठेकेदार था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उनकी शक्ति को पांचवें स्तर तक दबा दिए जाने के कारण वे जियांग येचेन को अपने नियम का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। प्रतिद्वंदी से मिलना दुर्लभ है। चलो, मैं तुम्हें अपने जहर का स्वाद चखाता हूं। गैस मास्क पहने लियांग शान ने धीरे-धीरे अपना सुरक्षात्मक कवच खोला। काली ऊर्जा उत्सर्जित करती हुई एक भुजा प्रकट हुई। लियांग शान ने धीरे से अपनी हथेली जमीन पर रखी और कहा, विषम क्षेत्र खुल जाओ। उसकी हथेली से काली जहरीली धुंध निकली। प्रशिक्षण मैदान में उगी हरी घास धुंध के संपर्क में आते ही तुरंत मुरझा गई। मोयान ने धीरे से अपना तय करने वाला पंखा नीचे किया और उससे मध्य स्तर के सातवें क्षेत्र की आभा निकली। उसने अपने होंठ हल्के से खोले और कहा, जल क्षेत्र युद्ध क्षेत्र। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, पानी की एक बूंद की पानी में गिरने जैसी टपकने की आवाज गूंज उठी। प्रशिक्षण मैदान की सतह चमत्कारिक रूप से पानी में परिवर्तित हो गई और लियांग शान का जहर पानी में तेजी से फैल गया। अरे नहीं, मुख्य प्रशिक्षक, जल्दी से दिव्य युद्ध विभाग को रोकने के लिए कहिए। इसने नए रंगरूपों की चुनौती के नियमों का उल्लंघन कर दिया है। प्रशिक्षक हुआन ने चिंता से कहा। अन्य प्रशिक्षक भी चिंतित हो गए और हस्तक्षेप करने की तैयारी करने लगे। अगर नए रंगरूपों को कुछ हो जाता है, तो उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी। रुकना। लेकिन झोयू ने उन्हें रोकते हुए कहा, अगर आप चाहते हैं, तो नए रंगरूपों की चुनौती सफल मानी जाएगी। अगर उन्हें सीधे प्रशिक्षण से छूट मिल जाती है, तो हम अपने वरिष्ठों को इसका क्या स्पष्टीकरण देंगे? इस बार डिवाइन वॉर डिपार्टमेंट को भी कमांडर की ओर से एक बेहद गुप्त मिशन मिला है। उन्हें जारी रखने दीजिए, वे अपनी सीमाएं जानते हैं। जो प्रशिक्षक तुरंत आगे बढ़ने वाले थे, वे रुक गए। उन्होंने मुख्य प्रशिक्षक की ओर देखा, फिर प्रशिक्षण मैदान की ओर और उनके चेहरों पर चिंता के भाव दिखाई दिए। दिव्य युद्ध विभाग अब दिखावा नहीं कर रहा था। सातवें क्षेत्र बनाम पांचवें क्षेत्र की लड़ाई में अगर जियांग येचेन और अन्य लोग सावधान नहीं रहते तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। वे सभी शीर्ष कुलीन परिवारों के प्रत्यक्ष वंशज थे। अगर सच में कुछ हुआ, तो उनमें से कोई भी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता था। हालांकि झोयू के चेहरे पर दृढ़ संकल्प का भाव था और उसने पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वह जियांग येचेन की असली ताकत भी देखना चाहता था ताकि आगे की योजनाओं के लिए तैयारी कर सके। हे भगवान, अब तो तुम नाटक भी नहीं कर रहे हो, है ना? प्रशिक्षण मैदान पर तांग लॉन्ग ने गुस्से से भरे हुए दिव्य युद्ध विभाग की ओर इशारा किया। जियांग येचेन ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, कोई बात नहीं, फिर हम भी दिखावा नहीं करेंगे। मेई की यादों की जांच करने के बाद उसे पहले से ही उनके मिशन के बारे में पता चल गया था। क्या आप ये परखना चाहते हैं कि मैं ईश्वर का ठेकेदार हूं या नहीं और मुझे मजदूर बनाने के लिए दिव्य युद्ध विभाग में घसीट कर ले जाना चाहते हैं? बस यही आपकी ख्वाहिश है। लेकिन हम उन्हें हरा नहीं सकते, ये चेंगे। तांग लॉन्ग ने कड़वे चेहरे से कहा। चू शिनचेन ने भी हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, ताकत का अंतर बहुत ज्यादा है, लेकिन हम पहले ही जीत चुके हैं। नियमों का उल्लंघन उन्होंने पहले किया, लेकिन प्रशिक्षक कुछ नहीं कर रहे। वे अभी भी ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई तमाशा चल रहा हो। ये सचमुच बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। सु लिन्यू ने देखते हुए प्रशिक्षकों की ओर इशारा किया। उसके गाल थोड़े फूले हुए थे।
जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अपने सिस्टम स्पेस से 3 9वें दर्जे की जादुई कलाकृतियां और हजारों की संख्या में छठे और सातवें स्तर के ताबीज निकाले। उनमें मार्शल आर्टिस्ट के शिष्टाचार का कोई रिवाज नहीं है, तो हमें क्यों होना चाहिए? ये देखकर सुलिन्यू और बाकी दोनों की आंखें तुरंत चमक उठी। इन्हीं लो, चलो लड़ते हैं। जियांग येचेन ने 9वें दर्जे की जादुई कलाकृतियां और ताबीज तीनों को वितरित करते हुए कहा, उन्हें स्टारफायर टीम की ताकत देखने दो। तांग लॉन ने सुनहरी ढाल को सहलाया और तुरंत अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। येचेन के पास हमेशा कोई न कोई रास्ता होता है। चू शिनचेन ने बिना देर किए डस्ट क्रॉसिंग स्वॉर्ड को पकड़ा और उसी क्षण एक अजय स्वॉर्ड की तरह हवा में उड़ गया। सुलिन्यू का क्रोध भी शांत हो गया। सिंदूरी पक्षी पंख वाले पंखे को पकड़े हुए उसने उसे धीरे से दिव्य युद्ध विभाग की ओर लहराया और उसे लाल रंग की ज्वाला निकली। यांग शान का जहर प्रचंड ज्वाला के नीचे वास्तव में जलकर शुद्ध हो गया था। तांग लॉन ने अपनी ढाल को पानी की सतह पर जोर से पटका। सुनहरी रोशनी चमकी और जमीन से एक सुनहरी ढाल का प्रेत प्रकट हुआ। अनेक तलवारें उठ खड़ी हुई। चू शिनचेन ने अपना हाथ उठाया और तलवार की ऊर्जा तलवारों में परिवर्तित हो गई, जिससे 10,000 पारदर्शी लंबी तलवारें बन गईं। इसके बाद हजारों की संख्या में छठे स्तर के टेलीपोर्टेशन ताबीज और विस्फोटक ताबीज असंख्य तलवारों से जुड़ गए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इस दृश्य ने सीधे तौर पर दिव्य युद्ध विभाग के दिमाग में कई प्रश्न चिन्ह पैदा कर दिए। रुको, 9वें दर्जे की जादुई कलाकृतियां कहां से आईं? छठे स्तर के टेलीपोर्टेशन ताबीज, प्रत्येक ताबीज की कीमत 10 लाख है और विस्फोटक ताबीज, प्रत्येक ताबीज की कीमत 5 लाख है। आपको किसने बताया कि इनका इस्तेमाल इस तरह करना है? हद से ज्यादा खर्चीला। अध्याय 135 अंतरिक्ष पर नियंत्रण और देवताओं के युद्ध विभाग को कुचलना। हे भगवान, क्या ये कोई लड़ाई है या सिर्फ पैसे की बर्बादी? सामान्य बात है, जियांग येचेन स्टारफायर टीम के बॉस हैं। आपने टीम लीड नहीं देखी, वह भी उतनी ही भव्य है। आह, जियांग परिवार के पास वाकई बहुत पैसा है। 9वें दर्जे की जादुई कलाकृतियां भी यूं ही बेपरवाही से इस्तेमाल करते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियांग येचेन की पैसे लुटाने वाली लड़ाई शैली को देखकर प्रशिक्षक हरे बिना नहीं रह सके। हालांकि झो यू ने आशा भरी अभिव्यक्ति दिखाई, जैसा कि उसने सोचा था। जियांग येचेन के पास एक उन्नत स्तर था। एक जादुई कलाकृति उसकी रक्षा कर रही थी। यही कारण था कि वह मेई जुए के भ्रम में नहीं फंसा था। हालांकि जियांग येचेन के पास एक उन्नत क्षमता है। जादुई कलाकृति के कारण याओ जानवरों का उपयोग करके उसे मारने की योजना थोड़ी और मुश्किल हो गई। झो यू प्रशिक्षण मैदान को निहार रहा था। उसके मन में धीरे-धीरे एक योजना बन रही थी। जियो यानयान, बचाव करो। जल क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में मेई जुए ने आकाश में घनी लंबी तलवारों पर एक नजर डाली और आदेश दिया। मोयान ने सिर हिलाकर कहा, फिर भी। वूश वूश वूश। तलवारों की बौछार सीटी बजाती हुई नीचे गिर रही थी। मोयान का दिल घबरा गया और वह तेजी से बोला, शांत रहो, शांत रहो। तुम बिल्कुल शांत रहो। लेकिन टेलीपोर्टेशन ताबीजों से लैस तलवारों की बौछार ने उन्हें बचने का कोई मौका नहीं दिया। विस्फोटक ताबीजों के सक्रिय होते ही जोरदार धमाके गूंज उठे। सैकड़ों विस्फोटों के बाद चू शिनचेन की बची हुई लंबी तलवारें अचानक हवा में रुक गईं और 1 इंच भी आगे बढ़ने में असमर्थ हो गईं। यहां तक कि चू शिनचेन भी हवा में स्थिर हो गई थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित हो। जल क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र की सतह पर कोई लहर नहीं उठ रही थी और सुलिन्यू और तांगलॉन की हरकतें अकड़ गईं। वे अपने होंठ भी हिलाने में असमर्थ थे। ये देखकर जियांग येचेन को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि यह विधि कितनी शक्तिशाली थी। वह मूल रूप से सुलिन्यू और अन्य लोगों को दिव्य युद्ध विभाग के साथ अभ्यास करने देना चाहता था, लेकिन मोयान के एक शब्द फिर भी ने सीधे तौर पर उनकी जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता को छीन लिया। उसने धीरे से अपनी आंखें ऊपर उठाईं और आसपास का अंतरिक्ष लहरों से भर गया। उसके सामने विस्फोटक ताबीजों से निकला धुआं छट गया। मेई जुए और बाकी तीनों के बाल खड़े हो गए। उनके चेहरे विस्फोट से निकली काली राख से ढके हुए थे। मोयान, ये 9वें दर्जे की जादुई कलाकृति का हमला था। तुम वाकई नाजुक मौके पर सब कुछ बिगाड़ने में माहिर हो। कृत्रिम लड़की लिंग लिंग ने अपने क्षतिग्रस्त चेहरे को छूते हुए शिकायत की। मोयान ने क्षमा याचना भरे लहजे में देखा और उसे सांत्वना देने के लिए बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि बोलने से शब्दों का नियम सक्रिय हो जाएगा। वो केवल अपना तय करने वाला पंखा घुमा सकता था, जिस पर लिखा था लिंग लिंग। मैं भी नहीं चाहता था। ये ट्रिगर संभावना सचमुच यातनापूर्ण है। मेई जुए और लियांग शान ने अवाक होकर सिर हिलाया। जियांग येचेन, क्या तुम अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करने वाले हो? वे अकेले दम पर हमें नहीं हरा सकते। मेई जुए ने एक चालाक चाचा के रूप में अपना जीवन बेच दिया था और वह एक शांत और गंभीर नेता की तरह दिख रही थी। क्या ऐसा है? जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उनकी आकृति पर सन्नाटे का कोई असर नहीं पड़ा और वे तुरंत चारों के पीछे प्रकट हो गए। वो कहां है? लिंग लिंग ने अपना हाथ माथे पर रखा और चारों ओर देखने लगी। लिंग लिंग, सावधान रहना। जैसे ही लिंग लिंग मुड़ने वाली थी, रेत की बोरी के आकार की एक मुट्ठी सीधी उसके चेहरे पर लगी, फिर वह तेजी से आकाश में ऊपर उठ गई और एक तारा बन गई। मेई जुए ने भौहें चढ़ाईं। उसका शरीर आधा मुड़ा हुआ था और उसने जियांग येचेन पर बगल में लात मारी। आह, पास ही खड़ी मोयान चीख पड़ी और खुद को रोक नहीं पाई। कैप्टन, आपने मुझे लात क्यों मारी? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मेई जुए स्तब्ध रह गई और संदेह भरी निगाहों से अपने दाहिने पैर को देखने लगी। ये ठीक नहीं होना चाहिए। उसने अभी जियांग येचेन को लात मारी थी। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाती, उसकी कमर से एक जबरदस्त बल आया। मेई जुए गोली की तरह मंच की दीवार से जा टकराई। यह उसी घटना का दोहराव था। ये देखकर लियांग शान ने तुरंत जहरीली धुंध छोड़ी ताकि जियांग येचेन को पास आने से रोका जा सके। लेकिन जहरीली धुंध ने उसके इरादे के मुताबिक आसपास के इलाके को नहीं ढका, बल्कि यह आगे के जल क्षेत्र में दिखाई दी। अंतरिक्ष विस्थापन, वह स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष को नियंत्रित कर रहा है। लियांग शान के बोलने से पहले ही जियांग येचेन ने उसके पेट पर एक जोरदार लात मार दी। एक धमाके के साथ लियांग शान भी मंच की दीवार से जा टकराया। अरे अरे अरे, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? इस समय लिंग लिंग, जो आकाश में बहुत ऊपर चढ़ चुकी थी, जमीन की ओर स्वतंत्र रूप से गिरने लगी। अराजकता शरीर की शक्तिशाली शारीरिक शक्ति के तहत जियांग येचेन ने लिंग लिंग को एक साइड किक और एक मुक्का मारा, जिससे वह मंच की दीवार से जा टकराई। नियम तोड़ने वाले आप ही थे, इसलिए आप मुझे दोष नहीं दे सकते। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, फिर जमीन पर पड़ी मोयान की ओर देखा। बाद वाले ने अपना गाल ढकते हुए अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम मेरे चेहरे पर नहीं मार सकते? नहीं, परिवार को साफ सुथरा होना चाहिए। जियांग येचेन ने उसे लात मारी। वह पहले तो उसके चेहरे पर लात मारना चाहता था, लेकिन शब्दों के नियम के कारण स्थिति बदल गई, इसलिए उसने लात के बजाय उसकी कमर पर लात मारी। बूम! चीखते चिल्लाते मोयान बाकी लोगों के साथ मंच की दीवार से जा टकराया। जियांग येचेन ने मानव आकृति के चारों गड्ढों को देखा और संतुष्टि से सिर हिलाते हुए कहा, आपने दीवार को कलात्मक मूल्य प्रदान किया है। दिव्य युद्ध विभाग। प्रशिक्षण मैदान के किनारे खड़े प्रशिक्षक अपनी जगह पर जड़वत खड़े थे। उनके मुंह थोड़े खुले हुए थे और चेहरे भावहीन थे। क्या? नहीं, उन्हें तुरंत मार दिया गया था। झो यू अचानक खड़ा हो गया। 5वां क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट ने पल भर में 7वें क्षेत्र के 3 लोगों को मार डाला। मार्शल आर्टिस्ट, भला कौन इस बात पर यकीन करेगा? क्या ये कोई डोमेन है? क्या ये बच्चा 7वां क्षेत्र भी हो सकता है? युद्ध कलाकार, केवल एक 7वां क्षेत्र मार्शल किंग एक डोमेन का निर्माण कर सकता है। और जियांग येचेन का डोमेन भी राजा स्तरीय स्पेस टाइप था। एक मार्शल आर्टिस्ट जिसने अभी स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उसका क्षेत्र लगभग उसके मुख्य प्रशिक्षक के बराबर पहुंच रहा है। ये किस तरह का अंतरराष्ट्रीय मजाक है? झो यू को विश्वास नहीं हुआ। दीवार से बाहर निकलने के बाद दिव्य युद्ध विभाग के चारों सदस्य कुछ देर तक जियांग येचेन को खाली निगाहों से देखते रहे। 8वें क्षेत्र के मार्शल सम्राट, ये चारों शब्द एक साथ उनके मन में प्रकट हुए। जब उन्होंने अभी जियांग येचेन से लड़ाई की, तो वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि आसपास का स्थान मनमाने ढंग से बदल रहा था। इस बदलाव का कोई निश्चित पैटर्न नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसे नियंत्रित कर रहा हो। अंतरिक्ष क्षेत्र को नियंत्रित करने की क्षमता से यह संकेत मिलता है कि जियांग येचेन की शक्ति पहले ही 8वें स्तर के मार्शल सम्राट के स्तर तक पहुंच चुकी थी। हे भगवान, कमांडर द्वारा दिया गया पहला मिशन इतना कठिन क्यों है? लिंग लिंग, एक श्वेत आत्मा शरीर जो विघटित कृत्रिम रोबोट से बाहर निकलकर तैर रहा था, शोकरस चेहरे के साथ विलाप कर रही थी। मेई जुए ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि जियांग येचेन को अपने नियम का उपयोग करते देखने से पहले ही वही परम शक्ति के हाथों को जल्दी जाएगी। एक मार्शल सम्राट जिसने अभी स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, नए रंगरूटों के लिए आयोजित इंटर्नशिप में भाग ले रहा है। ऐसे विशिष्ट शब्दों को आपस में जोड़ने का तरीका उन्हें नहीं पता था। शेर को खाने के लिए सुअर होने का नाटक करना पड़ता है। कोई विकल्प नहीं है मंत्री जी, हम आत्मसमर्पण करते हैं। लियांग शान के गैस मास्क के पीछे एक कड़वी मुस्कान झलक रही थी। मेई जुए ने धीरे से अपना सिर नीचे किया और बगल में बैठे प्रशिक्षकों की ओर देखते हुए कहा, प्रशिक्षक झो, हम हार गए। झो यू और अन्य प्रशिक्षकों के होंठ फड़कने लगे। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि सभी नए रंगरूटों को प्रशिक्षण से छूट मिल जाएगी? शाओ यान, सन्नाटा तोड़ो और नए रंगरूटों को जगाओ, मेई जुए ने कहा। मोयान ने अपनी कमर पकड़ ली और बुदबुदाते हुए कहा, जागो, ठीक हो जाओ, जागो, ठीक हो जाओ। मार खाने की बजाय पहले ही आत्मसमर्पण कर देना बेहतर होता। जियांग येचेन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मेई जुए और बाकी तीनों अवाक रह गए। एक स्पेस टाइप मार्शल सम्राट, तुम नए रंगरूटों से भिड़ने आते हो, हम कैसे जीतेंगे?
जियांग येचेन ने चारों के भावों को नजरअंदाज करते हुए अंतरिक्ष के नियम का उपयोग करके मोयांग की स्थिरता को भंग कर दिया। सु लिन्यू, तांग लॉन्ग और चू शिनचिन तुरंत घुटनों के बल उठ खड़े हुए और जोर-जोर से हंसने लगे। सन्नाटे में उनकी सांसें भी थम सी गई थीं। जियांग येचेन ने सु लिन्यू की मदद की, क्या आप ठीक हैं? सु लिन्यू ने मुस्कुराते हुए पलकें झपकाते हुए जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, अभी काफी असहज महसूस हो रहा था, लेकिन येचेंगे की चिंता ने मुझे तुरंत बहुत बेहतर महसूस कराया। येचेंगे, आप सचमुच एक मार्शल आर्टिस्ट हैं, प्रतिभाशाली। तुम इतनी जल्दी सातवें क्षेत्र तक पहुंच गई और एक क्षेत्र में महारत हासिल कर ली, लेकिन मैं अभी भी पांचवें क्षेत्र में हूं। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और उसकी आवाज में थोड़ा आत्मविश्वास की कमी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि येचेंगे सामान्य रूप से साधना करते हुए क्यों नहीं दिखते थे, फिर भी उनका क्षेत्र सफलता बहुत तेजी से मिली। येचेंगे के साथ रहने के अलावा वह अपना बाकी सारा समय साधना में व्यतीत करती थी, फिर भी वो केवल पांचवें क्षेत्र, पांचवें चरण में ही थी। येचेंगे साधना नहीं करते, फिर भी वे सातवें लोक में पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। ओह, जियांग येचेन उसे दिलासा देने के लिए शब्दों के बारे में सोच रहा था, लेकिन सु लिन्यू ने अचानक दृढ़ स्वर में कहा, मुझे दुगनी मेहनत करनी होगी। मैं येचेंगे के सामने एक साधारण वस्तु बनकर नहीं रह सकती। उद्धरण चिन्ह। येचेंगे, क्या आप मेरा इंतजार कर सकते हैं? मेरी कमजोरी के लिए मुझे धिक्कार मत देना, मैं बाद में जरूर मिल जाऊंगा। जियांग येचेन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सु लिन्यू ने दोनों मुट्ठियां उठाई, खुद को देखते हुए मुस्कुराई, एक बेहद शानदार मुस्कान। तांगलोंग और चू शिनचेन एक तरफ से देख रहे थे। हिरोचू, येचेंगे की अतार्किक शक्ति सचमुच सराहनीय है। तांगलोंग की बातें सुनकर चू शिनचेन मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, ये वाकई अतार्किक है। पहले वो सबसे निचले पायदान पर था और अब हम हैं। तांगलोंग ने सिर हिलाते हुए कहा, येचेंगे की वापसी की कहानी। 10 मिनट बाद नए रंगरूप हैरान परेशान होकर जाग उठे। झोयू मंच पर खड़ा था और दिव्य युद्ध विभाग के चारों सदस्यों को गुस्से से घूर रहा था। हमने आपको नए रंगरूपों से लड़ने के लिए आमंत्रित किया था और आप हार गए, कितनी शर्मनाक बात है। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मैं घोषणा करता हूं कि नए रंगरूपों ने आपकी चुनौती जीत ली है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, जियांग येचेन के दिमाग में सिस्टम की एक आवाज गूंज उठी। डिंग, मेजबान को लेटने का विकल्प चुनने के लिए बधाई। पुरस्कृत एडवांस लेटने वाला उपहार पैकेज, क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? अध्याय 136 प्रशिक्षण से छूट की योग्यता प्राप्त करना, नए रंगरूपों को चौंकाना। मुख्य प्रशिक्षक के एक ही वाक्य, चुनौती सफल, ने प्रशिक्षण मैदान पर मौजूद 3000 से अधिक नए रंगरूपों को सन्नाटे में डाल दिया। उनकी आंखें चौड़ी हो गई थी और उनके भाव बेहद अतिरंजित थे। अरे, हम तो बस सो रहे थे और फिर हम जीत गए। मुझे याद है बेहोश होने से पहले ऐसा लग रहा था कि दैवीय युद्ध विभाग ने हमें पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। हम कैसे जीते? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बेहोश नहीं हुआ और उसने दैवीय युद्ध विभाग को नष्ट कर दिया? अरे बाप रे, इतना शानदार कौन है भला? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नीचे बैठे दर्शक अचानक आपस में चर्चा करने लगे। उनकी निगाहें नायासी सु लिन्यू, तांगलोंग और चू शिनचेन पर टिक गईं। आखिरकार वे मध्य चीन मार्शल दाओ अकादमी के सबसे प्रतिभाशाली और बलिष्ठ छात्र थे। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में हुआक्सिया टीम लीग चैंपियनशिप जीती थी। अगर कोई स्वर्ग को चुनौती देने वाले को हरा सकता है, दिव्य युद्ध विभाग केवल वही हो सकते हैं। वाह, चैंपियन टीम के सदस्यों से जैसी उम्मीद थी, वे वाकई अविश्वसनीय हैं। सैन्य क्षेत्र इंटर्नशिप के इतिहास में यह निश्चित रूप से एक मील का पत्थर है। आपको ये जानना होगा कि नए रंगरूपों के लिए आयोजित 70 से अधिक वर्षों की चुनौतियों में से एक भी सफल नहीं रही है। इस तरह से उठाए जाने का एहसास कितना रोमांचक है। मुख्य प्रशिक्षक, क्या इसका मतलब यह है कि हमें अब और प्रशिक्षण नहीं लेना पड़ेगा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नए रंगरूपों ने सु लिन्यू और अन्य दो के लिए जयकार की और साथ ही प्रशिक्षण न लेने की खुशी भी मनाई। बीच में फंसे जियांग फैंग ने गहरी बाहें चढ़ा ली और उनकी निगाहें जियांग येचेन पर टिकी हुई थी, जो देखने में बिल्कुल ठीक लग रहे थे। सु लिन्यू और उनकी टीम ने डिवाइन वॉर डिपार्टमेंट को हरा दिया। ये तो असंभव है ना? उसने दिव्य युद्ध विभाग की जानकारी देखी थी। उनमें से सबसे निचले स्तर के लोग छठे क्षेत्र के शिखर पर थे और उनके क्षेत्र को दबाकर वे कम से कम अपने समकक्षों के बीच अजय बन सकते थे। सु लिन्यू और उसके दो पंचम स्तर के साथी दिव्य युद्ध विभाग को कैसे हरा सकते थे? जियांग फैंग की आंखों में संदेह का भाव दिखाई दिया। हे, प्रशिक्षण से छूट, तुम बहुत बुरे हो रहे हो। मंच पर झोयू अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर सावधान मुद्रा में खड़ा हुआ और घोषणा की, इस नए रंगरूप चुनौती में केवल जियांग येचेन ही सफल हुआ और बाकी सभी असफल रहे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। युवा मास्टर जियांग। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सबकी निगाहें जियांग येचेन पर टिक गईं, जिससे उन्हें अपना एडवांस गिफ्ट पैकेज खोलने का काम रोकना पड़ा। जियांग फैंग और भी ज्यादा हैरान था, उसका दिमाग चकरा रहा था। अरे, इसका मतलब यह है कि यंग मास्टर जियांग ने अकेले ही दिव्य युद्ध विभाग को हरा दिया। नहीं, क्या यंग मास्टर जियांग इतने शक्तिशाली हैं? मुझे याद है कि मार्शल परीक्षा के दौरान उनकी रैंकिंग बहुत कम थी। सिर्फ मार्शल परीक्षा ही नहीं, वो वर्षों तक अकादमी में सबसे निचले पायदान पर रहा। मार्शल दाओ साधना में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करता रहा। मार्शल परीक्षा के दौरान यंग मास्टर जियांग द्वारा छठे चरण के याओ राक्षस को मारने की ऑनलाइन अफवाहें संपादन और विशेष प्रभावों का परिणाम साबित हुई। मैंने एक बड़ा अवसर खो दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता चला कि यंग मास्टर जियांग ने अपनी चाल कैसे चली। तो यंग मास्टर जियांग वास्तव में कमजोर होने का नाटक कर रहे थे। डिवाइन वॉर डिपार्टमेंट से अकेले मुकाबला करना कमाल है। मैं कभी भी उन ब्लॉगर्स के ऑनलाइन विश्लेषणों पर विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी यंग मास्टर जियांग भी एक नए रंगरूप है, इसलिए मुख्य प्रशिक्षक, आप मुझे असफल कैसे घोषित कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नए रंगरूप बेहद हैरान थे, लेकिन वे झोयू के शब्दों से बहुत संतुष्ट भी थे। क्या आप में से किसी में इतनी हिम्मत है? आपने कुछ भी योगदान नहीं दिया, फिर भी श्रेय लेना चाहते हैं? मैं आपको बता रहा हूं, यह असंभव है। झोयू का लहजा सख्त था। उसने ठंडे स्वर में नए रंगरूपों पर नजर डाली और गंभीरता से कहा, जियांग येचेन को छोड़कर बाकी सभी को सामान्य प्रशिक्षण से कुछ न होगा। जियांग येचेन, हालांकि आपको प्रशिक्षण से छूट मिल गई है, लेकिन ये केवल दैनिक प्रशिक्षण से छूट है। आपको अभी भी नए रंगरूपों के जंगली मिशनों, नए रंगरूपों के मूल्यांकन आदि में भाग लेना होगा। क्या आप समझते हैं? जियांग येचेन ने ऊपर देखा तो उसकी नजरें झोयू की घातक निगाहों से मिली और मुस्कुराते हुए उसने सिर हिलाकर कहा, समझ गया। उनके लिए ये काफी था। दैनिक सामूहिक प्रशिक्षण में 80% से अधिक समय व्यतीत होता था, इसलिए वे आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। जहां तक नए रंगरूपों के लिए निर्धारित वन्य मिशन और उनके मूल्यांकन की बात है, वे अनिवार्य थे, अन्यथा सैन्य क्षेत्र इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। बहुत बढ़िया, झोयू ने सिर हिलाया, अपनी नजरें हटाई और गहरी सांस लेते हुए कहा, सभी लोग जा सकते हैं। खाना खाएं और आराम कीजिए। नए रंगरूपों का प्रशिक्षण आज दोपहर से शुरू हो रहा है। बोलने के बाद मुख्य प्रशिक्षक झोयू सावधान मुद्रा में खड़ा हुआ, बाईं ओर मुड़ा और मंच की दूसरी ओर खड़े दिव्य युद्ध विभाग के अधिकारियों को गुस्से भरी नजर से देखा। बिना कुछ कहे वो मुड़ा और चला गया। मुख्य प्रशिक्षक, दिव्य युद्ध विभाग ने हमें मोर्चा संभालने में मदद की। क्या हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए? प्रशिक्षक हुआन ने आगे बढ़कर पूछा। उनका इलाज करें, झोयू ने चिढ़कर कहा, उन्हें चार खाने की काट दे दो, वे काम चला लेंगे। दिव्य युद्ध विभाग। हवा में तैरती हुई अलौकिक आत्मा लिंग लिंग ने मेजुए की ओर देखा और कहा, मंत्री जी, ऐसा लगता है कि हमें नापसंद किया गया है। कोई बात नहीं, हम हार गए, इसलिए हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते। मेजुए का लहजा बेबसी भरा था, उसने मुड़कर अपने खास कंगन को थपथपाया। उसका खूबसूरत चेहरा धीरे-धीरे मोटा हो गया, उस पर काली दाढ़ी आई और वह अपने सामान्य चाचा जैसे रूप में लौट आई। Minister, the four of us used our full power, but we couldn't make Jin Yichin use his law. The mission failed, Liang Shan said, disheartened as he repaired his hazmat suit. Ling Ling pouted, failing the first mission, the commander will definitely be very disappointed in us. Mei-Zuo, however, shook her head and gave a loose smile. A martial emperor who just graduated, this is already enough qualification to join the Divine War Department. We'll go to the cafeteria to eat later and invite them to join. Ling Ling's small face wrinkled. Minister, are you sure he'll agree? The Divine War Department's rank is second only to the commander, and Jin Yichin's martial emperor strength is too wasted staying in the military region internship. Mei-Zuo's eyes were confident, her beard hooked. If he doesn't join, this humble one will just have the commander-in-chief give the order. Thinking that her charm technique was useless against Jin Yichin, she had to change her words. Haha, Minister used to rely on her charm to make others submit, but now it doesn't work anymore. Ling Ling covered her mouth and laughed. The bearded uncle Mei-Zuo frowned and reached out to hit Ling Ling's head. But his hand passed directly through the soul body, and Ling Ling stuck out her tongue. Can't hit me, can't hit me. Stop messing around, let's go to the cafeteria first. Mei-Zuo glanced at Jin Yichin, who was surrounded by new recruits below the stage, and led her unit members towards the cafeteria. Young Master Jiang, can I have an autograph? Young Master Jiang, tell us how you crushed the Divine War Department. I really want to know. युवा मास्टर जियांग, आप अद्भुत हैं। आपने न केवल शिंदो जैसी चैंपियन टीम तैयार की, बल्कि आपकी अपनी ताकत भी बहुत अधिक है। मुझे कितनी ईर्ष्या हो रही है। युवा मास्टर जियांग, आपको प्रशिक्षण नहीं लेना पड़ेगा। हाय रे हाय। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह।
प्रशिक्षण मैदान पर नए रंगरूटों ने जियांग येचेन और अन्य लोगों को घेर लिया और धक्का मुक्की करने लगे। ये लगभग किसी सेलिब्रिटी की फैन मीटिंग जैसा लग रहा था। जियांग येचेन ने उन्हें दिए गए कागज और कलमों को देखकर मुस्कुराया और उन पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें ले लिया। वह एक बार के लिए सेलिब्रिटी बन गया था। अपने पिछले जीवन में वह हमेशा अपने सहपाठियों के उपहास का पात्र रहता था। युवा मास्टर जियांग मार्शल दाओ में कमजोर और चापलूस। इससे पहले उन्हें कभी इतनी व्यापक प्रसिद्धि नहीं मिली थी और इसे आजमाना काफी अच्छा लगा। जियांग येचेन मुस्कुराई, कलम उठाए और एक के बाद एक हस्ताक्षर करने लगी। उसके बगल में बैठी सुलिन्यू की आंखों में प्रशंसा भरी हुई थी और उसने अपने हाथों को अपनी छाती के सामने जोड़ रखा था। येचेन की दिन ब दिन और भी उत्कृष्ट होती जा रही है। मुझे भी उत्कृष्ट बनने और एक योग्य मंगेतर बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, उसने मन ही मन प्यारी सी मुस्कान के साथ सोचा। तांगलोंग और चू शिनचेन जियांग येचेन के लिए खुश थे, लेकिन उन्हें अपने भाई के लिए डर और साथ ही अपने भाई के रेंज रोवर चलाने को लेकर भी डर महसूस हो रहा था। बेशक सबसे ज्यादा परेशान जियांग फैन था। उसने तारों से घिरे चांद की तरह चमकते जियांग येचेन को देखा और अपनी मुट्ठियां भींची। उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी। उसने जियांग येचेन पर मुखबिर लगा रखे थे और उसे जो रिपोर्ट मिली थी उसके अनुसार जियांग येचेन दिन भर आलस करता था और कभी साधना नहीं करता था। लेकिन दिन भर आलस करने के बावजूद जियांग येचेन इतना मजबूत क्यों था? मार्शल परीक्षा के बाद से वह अपनी साधना तकनीक का अभ्यास करने के लिए सुबह 6 बजे उठता रहा था। फिर भी 2 महीनों में वह केवल चौथे क्षेत्र की 8वीं परत तक ही पहुंच पाया था। क्या मैं, जो इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी इस आलसी आदमी से हीन हूं? जियांग फैन ने अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे-धीरे आत्मसंदेह में डूबने लगा। अध्याय 137। क्या तुम मुझे परेशान करने के लिए जानवरों की लहर छोड़ोगे? तुम लोग कितने बुरे हो? मुख्य प्रशिक्षक का कार्यालय। गंभीर चेहरे वाले जियांग फैन रात के खाने के लिए कैंटीन नहीं गए। इसके बजाय उन्होंने अपनी फौजी टोपी उतारी और झोंग यू के कार्यालय के दरवाजे पर दस्तक दी। प्रवेश करना। झोंग यू को शायद इसका पूर्वाभास था। उनका स्वर शांत था। जियांग फैन उसके पास गया और सीधे पूछा, उस आदमी की वर्तमान शक्ति क्या है? झोंग यू ने कुछ देर सोचा। स्थानिक क्षेत्र में, समय क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह 7वें स्तर का मार्शल किंग होना चाहिए। ये सुनकर जियांग फैन की आंखें अचानक से खुल गईं। उसने अविश्वास से पूछा, ये कैसे संभव है? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? सैन्य क्षेत्र की इंटर्नशिप शुरू होने से पहले वह केवल यही सोचता था कि वह जियांग येचेन से थोड़ा ही कमतर है। लेकिन अब उसके और जियांग येचेन के बीच की दूरी आकाश और जमीन के बीच की दूरी की तरह थी, जो पहुंच से बाहर थी। जियांग फैन की आंखों में ईर्ष्या की एक दुर्लभ झलक दिखाई दी और उसके माथे की नसें तन गईं। धिक्कार है, उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरे नियंत्रण से बाहर निकलने की? उस दबंग युवक को देखकर झोंग अवाक रह गया। उसने धीरे से कहा, अब जब हमें जियांग येचेन की असली ताकत का पता चल गया है, तो हमारी योजना में बदलाव करना होगा। 7वें स्तर के मार्शल किंग और 9वें दर्जे की जादुई कलाकृति के साथ साधारण याओ जानवर निश्चित रूप से उसे मार नहीं पाएंगे। जियांग फैन की आंखों में एक जटिल भाव झलक रहा था। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उसने पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? झोंग ने अपनी दराज से नए रंगरूटों के लिए वन मिशन का दस्तावेज निकाला। 1 महीने में नए रंगरूटों के लिए वन मिशन होगा। 5-5 लोगों की टीमें निर्धारित याओ जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल में जाएंगी। जब जियांग येचेन और उनकी टीम अपने मिशन पर होंगे, तो मैं महान कुलों से एस रैंक के राक्षसों की लहर शुरू करने में हमारी मदद करने के लिए कहूंगा। उद्धरण चिन्ह एस रैंक 20 टाइप। जियांग फैन थोड़ा चौंक गया। 20 टाइप की स्तर से एसएसएस तक होते हैं। एस रैंक 20 टाइप का नेतृत्व कम से कम 2 की काफी रैंक के याओ 20 करते हैं। समर्थन के बिना किसी सैन्य क्षेत्र को नष्ट करना ही पर्याप्त होगा। जियांग येचेन, जो केवल 7वें स्तर का था, निश्चित रूप से इसे सहन नहीं कर सकता था। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? और ये 5 लोगों की टीम है, बाकी लोगों का क्या होगा? झोंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, महान झोंग परिवार यह सुनिश्चित करेगा कि राक्षसों का झुंड केवल जियांग येचेन पर ही हमला करे। लेकिन सफलता की कुंजी तुम हो। मैं, जियांग फैन ने हैरानी से पूछा। झोंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें एक पशु ज्वार सक्रियण उपकरण दूंगा। बस इसे दबाते रहो, तुम पशु ज्वार को सक्रिय कर सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें जियांग येचेन के समूह में शामिल करवाऊंगा। हम जियांग फैन को तुरंत कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। अगर उसने 20 टाइप को सक्रिय कर दिया और जियांग येचेन ने जांच शुरू कर दी, तो क्या उसका काम तमाम नहीं हो जाएगा? तुम मुझे समझते क्या हो, बलि का बकरा? झोंग दंग रह गया। ऐसा लग रहा था कि यह लड़का मूर्ख तो नहीं था, लेकिन वह अभी भी बहुत भोला था। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? उसने जियांग फैन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, अगर तुम उस भयानक हमले से बच भी गए, तो वे तुम पर शक जरूर करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ जियांग येचेन की मौत हो जाती है और बाकी सब लोग जीवित रहते हैं और आप पूरा नाटक करते हैं, कुछ चोटी सह लेते हैं, तो सबूत के बिना वे आप पर कैसे शक कर सकते हैं? जियांग फैन ने गहरी भौहें चढ़ा ली और झोंग यू के शब्दों का कोई जवाब नहीं दिया। यह योजना वास्तव में व्यवहारिक थी, लेकिन इसमें निहित जोखिम बहुत अधिक थे। जियांग फैन, अपने पिता की तुमसे अपेक्षाओं को मत भूलो। क्या तुम जियांग परिवार के उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहते? झोंग यू का लहजा नरम पड़ गया। उसने दोनों हाथों से जियांग फैन के कंधों को थाम लिया। चिंता मत करो, काम पूरा होने के बाद झोंग परिवार तुम्हें संदेह से मुक्त कराने में मदद करेगा। सबूत के बिना भले ही जियांग येचेन एक मार्शल गॉड हो, वह हुआशिया के कानूनों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। जियांग फैन ने धीरे से अपनी मुट्ठी भींची। उसे अपने पिता की उम्मीद भरी निगाहें याद आ गईं। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने सिर हिलाया। झोंग यू तुरंत मुस्कुराया। जियांग फैन, अब बात बनी। निर्दयी बनकर ही आप अपनी मनचाही चीज हासिल कर सकते हैं। जियांग फैन ने आह भरी। उसकी ठंडी आंखों में दुविधा झलक रही थी। पहले तो वह और जियांग येचेन सिर्फ जीत के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, लेकिन अब मामला जीवन मरण का हो गया था। क्या वह सही काम कर रहा था? उस दबंग युवक को पहली बार खुद पर शक होने लगा। सैन्य क्षेत्र की कैंटीन। येचेन के कप्तान कहां है? तांगलोंग ने अपना खाना खत्म किया और एक स्टेनलेस स्टील की ट्रे लेकर उसके सामने बैठ गया। जियांग येचेन ने बेबसी से कहा, उसे डर था कि मुझे कैफेटेरिया का खाना खाने की आदत नहीं होगी, इसलिए वह खुद मेरे लिए खाना बनाने गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तांगलोंग का चेहरा सख्त हो गया। अपनी थाली में रखे खाने को देखकर उसे अचानक उसकी खुशबू उतनी अच्छी नहीं लगी। धिक्कार है, मैंने ये सवाल क्यों पूछा? क्या तुम खुद ही मुसीबत मोल नहीं ले रहे हो? चू शिनचेन ने कुछ बोक चॉय, एक प्रकार का पत्ता गोभी उठाया और उसे अपने मुंह में डाला। अपना खाना खाओ, तुम्हें इस तरह का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तांगलोंग ने अपना चेहरा उचका दिया, अपनी चॉप से उठाई और चू शिनचेन की चिकन लेग को घूरने लगा। हीरो चू, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। बोलना। मान लीजिए आप दुनिया की यात्रा कर रहे हैं और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसने पर्याप्त भोजन नहीं किया है और भूख से बेहोश होने वाला है। आपके पास चिकन का एक टुकड़ा है और आप उसे खाना चाहते हैं। क्या आप उसे वो टुकड़ा दे देंगे? तांगलोंग का सवाल सुनकर चू शिनचेन ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, हाँ, मैं बस खाना चाहती हूँ, लेकिन उसे अपना पेट भरना होगा। तांगलोंग तुरंत मुस्कुराया, सीधे अपनी चॉप से चू शिनचेन की ट्रे से चिकन लेग उठाया और एक टुकड़ा खा लिया। मैं ही वह व्यक्ति हूँ, हीरो चू, चिकन लेग के लिए धन्यवाद, उसने स्पष्ट स्वर में कहा। चू शिनचेन। उसके बगल में मौजूद जियांग येचेन हंसे। उसने कैफेटेरिया की खिड़की की ओर देखा, जहां सुलिन्यू सैन्य वर्दी में एक छुरी पकड़े हुए कुशलतापूर्वक सब्जियां काट रही थी। काटने के बाद उसने अपनी आस्तीन से माथे से पसीने की कुछ बूंदें पोंछीं। उसके होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़े। किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना जो आपसे प्यार करता हो, हमेशा प्रत्याशित तरीकों से खुशी लाता है। कुछ देर देखने के बाद जियांग येचेन ने आखिरकार अपनी नजरें हटा ली और सिस्टम स्पेस खोल दिया। उसने अभी प्राप्त एडवांस गिफ्ट पैकेज को खोला नहीं था। वह अपनी किस्मत आजमाना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या उसे सुप्रीम लेवल का इनाम मिल सकता है। सिस्टम उपहार का पैकेट खोलो, उसने सोचा। मेजबान को बधाई हो जिन्होंने 100,000 दर्जे के 500 ताबीज और 10,000 8वें दर्जे के 5 फेदर ताबीज प्राप्त किए हैं। वाह, ये तो ताबीजों का अड्डा है ना? जियांग येचेन ने मन ही मन आह भरी। 500 टिलिस्मेन और 5 फेदर टिलिस्मेन दोनों ही बड़े क्षेत्र में प्रभाव डालने वाले ताबीज थे, जो राक्षसों के झुंड के खिलाफ बहुत प्रभावी हो सकते थे। इसलिए उनकी कीमतें बेहद अधिक थीं। एक 7वें दर्जे के 500 टिलिस्मेन की कीमत लगभग 3.5 मिलियन थी। 8वें दर्जे के टिलिस्मेन की कीमत तो और भी अधिक थी। अपने पिछले जीवन में जब वह शब्द होने वाले शिविर में था, तो उसका सामना जानवरों की एक लहर से हुआ था, लेकिन रणपंथी के सैनिकों के पास इस तरह के महंगे ताबीज होना संभव नहीं था। वे केवल संशोधित गर्म हथियारों और आमने-सामने की लड़ाई से ही लड़ सकते थे, लेकिन मानवीय शक्ति की भी सीमाएं होती हैं और अंत में हताहतों की संख्या भारी रही। यह नाम बुरा नहीं है। भविष्य में अगर उसका सामना किसी भयंकर राक्षसी आक्रमण से होता है, तो उसे खुद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह बिना किसी लागत की चिंता किए ताबीज फेंक सकता है। जियांग येचेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जियांग येचेन टिल्ड। इसी क्षण एक लोली जैसी आवाज सुनाई दी और जियांग येचेन के दिमाग में जैसे सुई चुभ गई हो, वैसे ही हलचल मच गई। उसने मुड़कर देखा। यह मेरी ज़ुएर और उसकी 3 साथी थी, जो अपनी थालियां लेकर चल रही थी। क्या ये नौकर आपकी मेज पर बैठ सकता है? दाढ़ी वाले चिकने चुपड़े चाचा ने तीखी आवाज में कहा। इन शब्दों को सुनते ही तांगलोंग का चेहरा लाल हो गया। उसे जरा भी घृणा नहीं हुई, बल्कि वह उससे बेहद आकर्षित हो गया।
चू शिनचेन ने धीरे से हाथ बढ़ाकर तांग लॉन्ग की कमर पर मौजूद चर्बी को मरोड़ दिया। तांग लॉन्ग ने सुअर जैसी चीख निकाली और फिर धीरे-धीरे होश में आया। मेई जुए ने अपना मुंह ढक लिया और शर्माते हुए हंसी, लेकिन दाढ़ी वाले चाचा के इस तरह के व्यवहार से उसे थोड़ी घिन आ रही थी। बूढ़े चू, ये मुझे सच में बहुत पसंद आया, तांग लॉन्ग ने पलकें झपकाते हुए कहा। चू शिनचेन के होंठ फड़कने लगे, उसका स्वाद सचमुच अनोखा था। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ये नौकर बहुत ही अच्छे व्यवहार वाला होगा और वे भी वैसे ही होंगे। मेई जुए ने शरारती अंदाज में आंख मारी। जियांग येचेन ने उसे मुक्का मारने की इच्छा को दबाते हुए कहा, मुझे लगता है कि जब तुम अपना भेष उतारकर सामान्य रूप से बात करते हो तो तुम अधिक इंसान जैसे लगते हो। मेई जुए की मुस्कान गायब हो गई। उसके पीछे लिंग लिंग, लियांग शान और मोयांग खिलखिलाकर हंस पड़े। ठीक है, मेई जुए बैठ गई और मोयान और अन्य लोग भी उसके पीछे बैठ गए। जियांग येचेन, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक अच्छी खबर है। क्या तुम जानना चाहोगे? मैं ये सुनना नहीं चाहता। जियांग येचेन ने बीच में ही टोकते हुए हाथ उठाया। आप जा सकते हैं। और प्रतिशत। मेई जुए ने गहरी सांस ली। तुम्हें सुनना होगा। जियांग येचेन ने सिर हिलाया। क्या यह उसे दिव्य युद्ध विभाग में शामिल होने का निमंत्रण नहीं था? जब उसने उसके चेतना सागर पर आक्रमण किया था, तब वह इन सभी चालों को पहले से ही जानता था। तो मैं फिर भी कहूंगी, मेई जुए का स्वर सामान्य हो गया। मैं अब दिव्य युद्ध विभाग के मंत्री के रूप में आपको दिव्य युद्ध विभाग में शामिल होने और वुआजिया की रक्षा के लिए लड़ने का निमंत्रण देती हूं। जियांग येचेन मुंह फुलाकर मना करने ही वाली थी कि तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी। डिंग, स्लैकर चॉइस को सक्रिय कर रहा है। अध्याय 138, देव युद्ध विभाग का निमंत्रण ठुकराने पर मेई जुए चिंतित है। पहला विकल्प, दैवीय युद्ध विभाग से निमंत्रण स्वीकार करें, उनसे जुड़े और भविष्य के विभिन्न मिशनों को पूरा करने में उनकी मदद करें। पुरस्कार, नेक इंसान की उपाधि। दूसरा विकल्प, निर्दयतापूर्वक इनकार कर दें। जब जीवन का आनंद लिया जा सकता है तो कठिनाई क्यों मोल लें? इनाम, मध्यम स्तर का आलसी व्यक्ति उपहार पैकेज। अपने सामने मौजूद दोनों विकल्पों को देखते हुए जियांग येचेन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। तांग गुजी ने उस समय दिव्य युद्ध विभाग को इतना रहस्यमय बताया था। अब उनसे टकराव के बाद उनकी शक्ति वास्तव में जबरदस्त साबित हुई। लेकिन जितनी अधिक क्षमता होगी, उतनी ही अधिक जिम्मेदारी भी होगी। धिक्कार है इस पर। जिम्मेदारी जितनी अधिक होगी, काम भी उतना ही अधिक होगा। मैंने मना कर दिया, जियांग येचेन ने कहा। मेई जुए और बाकी तीनों ने भौहें चढ़ा ली। तांग लॉन्ग और चू शिनचेन ये समंजस में दिख रहे थे। ये जानना जरूरी है कि दिव्य युद्ध विभाग में 3 सातवें क्षेत्र के मार्शल किंग थे, जो स्पष्ट रूप से एक उच्च स्तरीय और प्रतिष्ठित संगठन का संकेत देते हैं। अगर वे शामिल हो सके, तो वे कई अलग-अलग चीजों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ही इसके लिए तरस रहे थे, लेकिन हो सकता है कि दिव्य युद्ध विभाग उन पर विचार भी न करे। आखिरकार उनकी ताकत अभी भी बहुत कमजोर थी। क्यों? मैं आपको बता सकती हूँ, दिव्य युद्ध विभाग बहुत उच्च पदस्थ है। अगर आप इसमें शामिल हो जाएंगी, तो इससे जियांग परिवार को भी लाभ होगा। मेई जुए ने समझाते हुए कहा। जियांग येचेन ने फिर भी सिर हिलाते हुए कहा, क्यों? क्योंकि मैं संघर्ष नहीं करना चाहता। मैं बस एक समृद्ध और आनंदमय जीवन जीना चाहता हूँ। मैं अब काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, इसलिए कृपया मुझे मनाने की कोशिश न करें। इस विचित्र उत्तर पर मेई जुए और अन्य लोग थोड़ा चौंक गए। यदि उसने प्रयास नहीं किया, तो उसने अपनी मार्शल सम्राट शक्ति कैसे विकसित की? यदि उसने प्रयास नहीं किया, तो उसने अपना स्थानिक दाव कैसे प्राप्त किया? वह हद से ज्यादा शेखी बघार रहा था। अगर आप सहमत नहीं हैं, तो मैं कमांडर इन चीफ से आदेश जारी करवा दूंगी। तब देखते हैं कि आप सहमत होते हैं या नहीं। मेई जुए ने लोई जैसी थोड़ी हलचाई की महक वाली आवाज में कहा। प्रमुख कमांडर। तांग लॉन्ग और चू शिनचेन चौंक गए। दिव्य युद्ध विभाग वास्तव में हुआशिया के सेनापति से आदेश जारी करवा सकता था। यह कोई मामूली बात नहीं थी। येचेन, यह एक शानदार अवसर है। तांग लॉन्ग ने अपनी आंखों से इशारा किया। चू शिनचेन ने भी सिर हिलाया। यदि वे हुआशिया के सेनापति का ध्यान आकर्षित करने में सफल हो जाते हैं, तो इससे व्यक्तियों और उनके परिवारों दोनों को कई लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन जियांग येचेन ने फिर भी सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, आप जाइए। बाद में कमांडर इन चीफ से मेरे पिताजी से बात करवा दीजिएगा। चाहे कुछ भी हो, अपने ईश्वर तुल्य पिता का जिक्र सबसे पहले करना किसी और के मुकाबले कहीं अधिक प्रभावी था। ये देखकर कि वह से मस नहीं हो रहा है, मेई जुए थोड़ी अधीर हो गई और उसने हैरानी से पूछा, आपकी शक्ति इतनी अधिक है, आप नए रंगरूटों के साथ अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? कमजोर नए रंगरूटों के समूह के साथ रहने का क्या फायदा? वे आपको क्या दे सकते हैं? वे आपकी क्या मदद कर सकते हैं? जैसे ही उसने ये कहा, तांग लॉन्ग और चू शिनचेन जम गए। कमजोर ताकत, जियांग येचेन की तुलना में ऐसा ही लग रहा था। दोनों ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लिया, उनके चेहरों पर आत्मनिंदा का भाव था। मेई जुए की लोरी जैसी आवाज बहुत तीखी थी और उनके आसपास खाना खा रहे नए रंगरूटों ने भी उसके शब्दों पर अपना सिर नीचे कर लिया। उनकी आंखों में कुछ आत्महीनता झलक रही थी। सु लिन्यू, जिसने अभी जियांग येचेन का खाना तैयार किया था और खुशी-खुशी चलकर आ रही थी, वह भी अचानक रुक गई। उसके हाथों ने लंच बॉक्स को कसकर पकड़ रखा था, जिससे सरसराहट की आवाज आई। उसने अपने निचले होंठ को हल्का सा काटा और उसकी आंखें अनजाने में लाल हो गईं। बिल्कुल सही, उसके और येचेन के बीच का फासला बहुत बड़ा था। वह न तो उसकी मदद कर सकती थी और न ही उसे कुछ दे सकती थी। नाजुक क्षणों में वो येचेन को भी नीचे गिरा सकती है। सु लिन्यू सिर झुकाए वहीं खड़ी रह गई और खुद को कोसने लगी कि उसने थोड़ी और मेहनत से साधना क्यों नहीं की। शायद तब उसके और येचेन के बीच इतना फासला नहीं होता। मंत्री जी, आप हद से ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। लिंग लिंग ने माहौल को भांपते हुए कहा और तुरंत उन्हें याद दिलाया। मेई जुए ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, जियांग येचेन, क्या मैं गलत हूं? दिव्य युद्ध विभाग तुम्हारे लिए यहाँ से कहीं अधिक उपयुक्त है। जियांग येचेन की आंखें सिकुड़ गईं। वो खड़ा हुआ और व्यंग्य से बोला, तुम गलत नहीं हो, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि जिन नए रंगरूटों को तुम आज कमजोर कह रहे हो, वे भविष्य में हुआशिया में मशहूर नहीं हो जाएंगे? अगर एक दिन वे सचमुच पूरे हुआशिया में प्रसिद्ध हो जाएं और तुम जैसे अहंकारी महाशक्तियों को हरा दे, तो क्या तुम्हें आज कहे गए अपने शब्दों पर पछतावा नहीं होगा? उसने तांग लॉन्ग, चू शिनचेन और अन्य नए रंगरूटों की ओर इशारा किया। कैफेटेरिया में अचानक सन्नाटा छा गया। नए रंगरूटों ने खुद को रोक नहीं पाया और जियांग येचेन की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में दिख रही शर्मिंदगी धीरे-धीरे गायब हो रही थी, मानो उन्हें कुछ समझ आ गया हो। सु लिन्यू के मन में येचेन के शब्द गूंज रहे थे और वह वहीं जम सी गई। तांग लॉन्ग और चू शिनचेन ने धीरे से यह वाक्य कहा और उनकी आंखें धीरे-धीरे दृढ़ हो गईं। मेई जुए कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं बस इतना चाहती हूं कि तुम्हारी अपार शक्ति का उपयोग वहीं हो जहां होना चाहिए। और कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं दैवीय युद्ध विभाग में शामिल नहीं होऊंगा। जियांग येचेन मुड़ा और अपनी सीट से उठते हुए हल्के स्वर में बोला, अगर आपको विश्वास नहीं है कि इनमें से कुछ नए रंगरूट आपसे आगे निकल सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। बोलने के बाद वह सु लिन्यू के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, चलो मेरे छात्रावास में खाना खाते हैं। सु लिन्यू धीरे-धीरे होश में आई, तुरंत ही उसने अपनी आत्मनिंदा को त्याग दिया और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ जियांग येचेन के बगल में चलने लगी। नए रंगरूट भी धीरे-धीरे संभल गए, अपनी मुठ्ठियां भींचने लगे और उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। चू शिनचेन ने जियांग येचेन की जाती हुई पीठ को देखा और आह भरी, वर्तमान जियांग येचेन में वास्तव में एक नेता का व्यवहार है। वो शिंगोहो के बॉस हैं, लेकिन येचेन के शब्द वास्तव में ज्ञानवर्धक थे। आपके शब्दों से भी अधिक आधिकारिक। तांग लॉन्ग ने अंगूठा ऊपर करके सहमति जताई। उन दोनों के सामने बैठी मेई जुए ने ये सब देखा और उसके चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। वह धीरे से खड़ी हुई और बोली, चलो वापस रिपोर्ट करने चलते हैं। मोयान और बाकी दोनों ने हल्के से सिर हिलाया और साथ में कैफेटेरिया से बाहर निकल गए। छात्रावास 4। येचेन, इसे चख कर देखो, क्या आज का खाना तुम्हें पसंद आया? मैंने इसमें थोड़ा बदलाव किया है। सु लिन्यू ने खूबसूरत लंच बॉक्स खोला और उसकी खुशबू तुरंत बाहर फैल गई। जियांग येचेन की आंखें चमक उठी और उसने उत्सुकता से अपनी चॉपस्टिक उठाई और खाना शुरू कर दिया। सु लिन्यू ने अपनी ठुड्डी हाथ ऊपर टिका ली और उसे ध्यान से खाते हुए देखने लगी। येचेन, मुझे पता है कि हमारे बीच शक्ति का बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन मैं निराश नहीं होंगी, उसने अचानक कहा। जियांग येचेन ने खाना रोककर हाथ बढ़ाया और सु लिन्यू के प्यारे से छोटे चेहरे को धीरे से चुटकी भरते हुए कहा, अच्छा। इस पल, दिन, मेजबान को बधाई हो, उन्होंने आलसी विकल्प चुना है और उन्हें इंटरमीडिएट स्लैकर गिफ्ट पैकेज मिला है। क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? अध्याय 139, सर्वोच्च पुरस्कार की पेशकश की जाती है और मंगेतर तब जाती है। जब जियांग येचेन ने सिस्टम रिवॉर्ड्स आते देखे, तो उसने उन्हें एडवांस गिफ्ट पैक्स के लिए बचाकर रखने की बजाय सीधे इस्तेमाल करने का फैसला किया। सुप्रीम ग्रेड रिवॉर्ड्स मिलने की संभावना बहुत कम थी, इसलिए उसने उन्हें सीधे इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। खोल दो, उसने सोचा। बधाई हो, मेजबान, आपको प्राप्त हुआ है सर्वोच्च श्रेणी का प्रतिभा रत्न, दैनिक अवकाश नाश्ता। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। जियांग येचेन के होंठ हल्के से फड़क उठे। हे भगवान, जब वह चाहता था तब तो यह नहीं आया, लेकिन जब उसे सर्वोच्च श्रेणी का पुरस्कार न मिलने से निराशा हुई, तब ये प्रकट हुआ। सिस्टम, आप समझ गए। उन्हें पहले एक सर्वोच्च श्रेणी का प्रतिभा रत्न प्राप्त हुआ था, जिसने सीधे तौर पर उनकी श्रेणी की दिव्य चेतना प्रबंधन क्षमता को भयावह सर्वोच्च श्रेणी के दिव्य चेतना उपयोगकर्ता में उन्नत कर दिया था, जिससे अनंत मानसिक ऊर्जा व्यावहारिक रूप से एक परम चाल बन गई थी। यह एक अच्छी वस्तु है। हालांकि उनकी दोनों प्रतिभाएं पहले से ही अधिकतम स्तर पर थीं। जियांग येचेन की नजर धीरे से रसोई में बर्तन समेट रही सु लिन्यू पर पड़ी और उसके होंठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
उन्हें याद आया कि आज जब दिव्य युद्ध विभाग की नई जुए ने शब्द कहे थे तो सुलिनी की आंखों में निराशा का भाव था। उसने आह भरी, ये लड़की शायद खुद को पर्याप्त लगन न दिखाने, ठीक से साधना न करने के लिए दोषी ठहरा रही होगी। आखिरकार उसके सामने जब भी कोई समस्या आती थी तो वह हमेशा खुद को ही दोष देना पसंद करती थी कि उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। ये टैलेंट जेन उसकी ताकत बढ़ाने में मदद कर सकता था और वह ये भी देखना चाहता था कि अगर सुलिनी की प्रतिभा सर्वोच्च स्तर तक पहुंच जाए तो वह कितनी भयानक होगी। भाई ये चेन, मैं अभी कैंटीन से बहुत सारे व्यंजन लेकर आई हूं। आज दोपहर की ट्रेनिंग के बाद मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। सफाई करने के बाद सुलिनी उसके सामने बैठ गई। ओम भाई ये चेन, क्या मैं आज दोपहर आपके साथ खेल नहीं खेल सकती? क्योंकि सुलिनी खेलों में बहुत अच्छी थी, इसलिए जियांग ये चेन अक्सर गर्मियों की छुट्टियों के दौरान उसे थोड़ा खेलने के लिए खींच ले जाता था। क्या गड़बड़ है? जियांग ये चेन ने उत्सुकता से पूछा। सुलिनी ने अपने हाथ जोड़कर कहा, मैं साधना में और अधिक समय बिताना चाहती हूं। भाई ये चेन के बराबर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहती हूं और एक योग्य मंगेतर बनना चाहती हूं। जियांग ये चेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। उसने हाथ बढ़ाकर सुलिनी के कोमल से छोटे चेहरे को चुटकी से दबाया। आप तो पहले से ही बहुत योग्य हैं, इसके विपरीत मैं थोड़ा अयोग्य हूं क्योंकि हमेशा आपकी ही देखरेख में काम चलता रहता है। नहीं, भाई ये चेन मेरे दिल में एक परम परिपूर्ण व्यक्तित्व है और अपने भावी पति की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। जब सुलिनी ने भविष्य के पति का जिक्र किया तो उनके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। जियांग ये चेन मुस्कुराया, भला एक सच्चा प्रेम योद्धा इतना प्यारा कैसे हो सकता है? उसने अपने सिस्टम स्पेस से नीले रंग का सर्वोच्च श्रेणी का प्रतिभा रत्न निकाला। मुझे अपना हाथ दो। सुलिनी ने जरा भी संकोच नहीं किया और अपना सुंदर हाथ आगे बढ़ाया। जियांग ये चेन ने प्रतिभा रत्न को उसके हाथ में रख दिया। जैसे ही वह रत्न उसकी त्वचा को छुआ, नीला रंग तुरंत लाल रंग में बदल गया और एक प्रचंड ऊर्जा में परिवर्तित हो गया जो सुलिनी के शरीर में प्रवाहित होने लगी। सुलिनी ने थोड़ा भौंकने से बोली, मानो उसके शरीर में खून खौल रहा हो। भाई ये चेन, ये क्या है? यह मार्शल आर्ट की प्रतिभा को बढ़ाता है। अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करने का प्रयास करें और इसे महसूस करें। ये सुनकर सुलिनी के छोटे से चेहरे पर हैरानी छा गई। मार्शल आर्ट की प्रतिभा को बढ़ाने वाली कोई चीज वाकई दिव्य वस्तु कहला सकती है। भाई ये चेन द्वारा चाचा ली को दिए गए जीवन के झरने के चमत्कारी प्रभावों को याद करते हुए उसके मन में अपनी खुद की ताकत में सुधार के बारे में कोई विचार नहीं थे। इसके बजाय उसे लगा कि उसने पर्याप्त योगदान नहीं दिया है। भाई ये चेन उसे एक ऐसी दिव्य वस्तु देने को तैयार थी जो शीर्ष परिवारों को भी प्राप्त नहीं हो सकती थी। लेकिन भाई ये चेन के खानपान और दैनिक जीवन की देखभाल करने के अलावा ऐसा लगता था कि उसने और कुछ नहीं किया था। सुलिनी की आंखों में धीरे-धीरे दृढ़ संकल्प छलकने लगा। भविष्य में उसे भाई ये चेन के साथ और भी बेहतर व्यवहार करना होगा और उनके प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देना होगा। क्या सोच रहे हो? जल्दी करो और अपनी ऊर्जा का संचार करो। जियांग ये चेन ने सुलिनी के माथे पर उंगली मारी। बाद वाली ने अपने माथे को छुआ, मीठी मुस्कान दी और सोफे पर पालथी मारकर बैठ गई। अपनी आंखों को बंद कर लिया ताकि उसकी ऊर्जा का संचार हो सके और वह अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों को महसूस कर सके। उसके शरीर में अभूतपूर्व गर्मी की लहर दौड़ गई, जो अंततः एक छोटे गहरे लाल रंग की वाले सिंदूरी पक्षी में परिवर्तित हो गई और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी। उसके बगल में मौजूद जियांग ये चेन सुलिनी की आभा को धीरे-धीरे बढ़ते हुए स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। सर्वोच्च श्रेणी के राजक शरीर के साथ उसके पहले संबंध की तरह ही उसका क्षेत्र तेजी से प्रगति कर रहा था। जैसे-जैसे समय बीतता गया, सुलिनी ने ली अग्नि को छोड़ा, जो पूरे कमरे में फैल गई। सिस्टम द्वारा डिजाइन किया गया कमरा भी इस भीषण ली अग्नि के कारण पिघलने लगा। जियांग ये चेन चौंक गया और उसने तुरंत स्थानिक तकनीकों का उपयोग करके ज्वालाओं को स्थानांतरित कर दिया। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो छात्रावास चार खंडहर में बदल जाएगा। जियांग ये चेन ने ली अग्नि का एक गोला अपनी हथेली में रखा और उसका ध्यानपूर्वक परीक्षण किया। भीषण गर्मी ने उसके चेहरे पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सब कुछ जलाकर राख कर रहा हो। जियांग ये चेन ने 8वें दर्जे की एक जादुई कलाकृति निकाली और उसे ली अग्नि पर भून दिया। गर्मा-गर्म, लेकिन पल भर में ही 8वें दर्जे की जादुई कलाकृति जलकर लाल हो गई, पिघले हुए लोहे में बदल गई और अंततः धूल में वाष्पित हो गई। जियांग ये चेन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। 8वें दर्जे की जादुई कलाकृति भी पल भर में पिघल सकती थी, जिसका मतलब था कि ली अग्नि के सामने कोई भी रक्षात्मक उपाय प्रभावी थे। वह 9वें दर्जे की जादुई कलाकृति से कोशिश करना चाहता था, लेकिन चूंकि 9वें दर्जे की जादुई कलाकृतियां ज्यादा नहीं थी, इसलिए उसने ऐसा न करने का फैसला किया। जियांग ये चेन सुलिनी के बगल में पहरा देते हुए उसके द्वारा टैलेंट चेन की शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित करने की प्रतीक्षा कर रहा था। वह मदद के लिए सिस्टम पर भरोसा कर सकता था और उसे खुद से आत्मसात करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सुलिनी अलग थी। इस समय उसके माथे से लगातार पसीना टपक रहा था, जो तुरंत भाप में बदलकर गायब हो जाता था। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी। जियांग ये चेन कुछ देर तक देखता रहा, फिर धीरे-धीरे उठा और शांत होने के लिए बाथरूम में चला गया। समय एक-एक मिनट करके बीतता गया और दोपहर की प्रशिक्षण सभा शुरू होने में केवल 10 मिनट शेष रह गए थे। बीप, कमरे में एक बेहद स्पष्ट पक्षी की चहचहाहट गूंजी। अगर सिस्टम द्वारा डिजाइन किया गया ये कमरा अविश्वसनीय रूप से ध्वनिरोधक न होता, तो यह चहचहाहट शायद पूरे सैनिक क्षेत्र को हिला देती। सुलिनी द्वारा उत्सर्जित अग्नि एक विशाल सिंदूरी पक्षी में संघनित हो गई, जो उसके सिर के ऊपर अपने पंख फड़फड़ाते हुए आगे पंख बिखेर रही थी। उसने धीरे-धीरे अपनी आंखें भी खोली। उसकी आंखों के कोनों के चारों ओर एक लाल प्रभा मंडल था, जो उसे अविश्वसनीय रूप से दिव्य रूप दे रहा था। फिर सुलिनी ने अपनी हथेलियों को एक साथ मिलाया और उसके सिर के ऊपर स्थित सिंदूरी पक्षी ज्वालाओं में परिवर्तित हो गया और उसके शरीर में समाहित हो गया। भाई ये चेन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मार्शल आर्ट प्रतिभा पहले से 100 गुना अधिक मजबूत हो गई है। नहीं, 1000 गुना से भी अधिक मजबूत। मेरा क्षेत्र सीधे 5 चरणों को पार करते हुए 5वें क्षेत्र तक पहुंच गया है। चोटी। सुलिनी ने ऊपर जियांग ये चेन की ओर देखा, जिसकी पीठ उसकी ओर थी और वह अत्यधिक आश्चर्य से खड़ी हो गई और उसकी ओर दौड़ पड़ी। भाई ये चेन, क्या ये कोई दिव्य वस्तु है? ये तो बहुत ही अद्भुत है। उसने आश्चर्य से पूछा। जियांग ये चेन ने हल्की खांसी करते हुए 2 बार कहा, पहले अपने कपड़े पहन लो। सुलिनी स्तब्ध रह गई। उसकी नजर धीरे-धीरे नीचे की ओर गई और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह झटपट बेडरूम में भागी, अपने स्पेस बैग से एक और छलावरण वाली सैन्य वर्दी निकाली और उसे पहन लिया। जब वह बाहर आई तो सुलिनी का चेहरा अभी भी लाल था और वह अपने लाल होठों को काट रही थी। अरे अरे अरे, भाई ये चेन ने देख लिया। क्या मुझे भाई ये चेन की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी? नहीं, नहीं, मैं भाई ये चेन की मंगेतर हूं, इसलिए अगर उन्होंने देख भी लिया तो कोई बात नहीं, है ना? तुम आखिर किस बारे में सोच रहे हो? सुलिनी कांप उठी और शर्माते हुए सिर हिलाकर बोली, कुछ नहीं। जियांग ये चेन ने थोड़ा आंखें सिकुड़कर उसकी भावनाओं को भांपते हुए लेकिन कुछ बोले बिना विषय बदल दिया। तुम्हारी वर्तमान प्रतिभा वर्मिलियन बर्ड ब्लेज में कौन सी क्षमताएं हैं? सुलिनी ने कुछ देर सोचा। इसे अब वर्मिलियन बर्ड ब्लेज नहीं कहा जा सकता, इसे वर्मिलियन बर्ड रोबोट कहा जाना चाहिए। हर चीज को जला देने वाली फायर के अलावा इसमें निर्वाण नामक एक साधारण क्षमता भी है। पुनर्जन्म। गंभीर रूप से घायल होने पर इसे सक्रिय किया जा सकता है और इसे 9 बार सक्रिय किया जा सकता है। प्रत्येक निर्वाण मेरी शक्ति को एक स्तर तक बढ़ा देगा। ये तो अविश्वसनीय है। उसके शब्दों में सदमे का भाव झलक रहा था। प्रत्येक निर्वाण उसकी शक्ति को एक स्तर तक बढ़ा सकता था और 9 बार निर्वाण प्राप्त करने का अर्थ 9 स्तर था, जिसका अर्थ था कि अब वह छठे क्षेत्र का भी सामना कर सकती थी। शीर्ष प्रतिद्वंदी को हराने में कोई समस्या नहीं है। जियांग ये चेन ने ध्यान से सुना और हल्के से सिर हिलाया। निर्वाण की तुलना में पुनर्जन्म वही अग्नि जिसने सब कुछ जला दिया था, उसकी नजरों में और भी असामान्य थी। अब तुम दूसरों के ये कहने पर निराश नहीं होगी कि तुम्हारी ताकत कम है ना? उसने सुलिनी के छोटे से चेहरे को चुटकी काटते हुए कहा। बाद वाली लड़की खुशी से मुस्कुराई। तो भाई ये चेन हमेशा उसकी भावनाओं को समझते और उनकी परवाह करते थे, इसलिए उन्होंने उसे इतनी कीमती चीज दी। जिस व्यक्ति से वह बेहद प्यार करती थी, उसके द्वारा देखभाल किए जाने का यह एहसास बेहद सुखद था। सुलिनी ने मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसते हुए कहा, भाई ये चेन, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। जियांग ये चेन ने उसे स्नेह भरी निगाहों से देखा। उनकी निगाहें मिली और माहौल धीरे-धीरे थोड़ा अनिश्चित हो गया। डिंग एलिंग। लेकिन ठीक उसी क्षण सभा की घंटी बजी, साथ ही प्रशिक्षक हुआंग की अधिकारपूर्ण आवाज भी सुनाई दी। सभी नए रंगरूटों 3 मिनट में प्रशिक्षण मैदान में इकट्ठा हो जाओ। शैतानी प्रशिक्षण का अपना पहला दिन शुरू करो। अध्याय 140 में पास में ही तरबूज खा रहा था। तुम्हारी आंखों में ये जानलेवा भाव क्यों है? सैन्य क्षेत्र का प्रशिक्षण मैदान। अपने प्रशिक्षकों की कमान के तहत 3000 से अधिक नए रंगरूटों को 25 टुकड़ियों में विभाजित किया गया था, जो चिलचिलाती धूप वाले प्रशिक्षण मैदान पर व्यवस्थित रूप से खड़ी थी। संयोग से सुलिन्यू, तांगलोन, चू चिनचिन और यहाँ तक कि जियांग फैन जियांग ये चेन के साथ फॉर्मेशन बनने थे। भाई ये चेन, क्या आपको दैनिक प्रशिक्षण से छूट नहीं है? आप यहाँ क्यों हैं? अगर मैं होता तो मैं निश्चित रूप से छात्रावास में लेटा होता और एयर कंडीशनिंग का आनंद ले रहा होता। तांगलोन ने सावधान मुद्रा में खड़े होकर कहा। उसका तोन उसकी छलावरण वाली टी-शर्ट को खींच रहा था। जियांग ये चेन मुस्कुराया और बोला, मैं तो बस आप सबको देखने आया हूँ, मैं आपके प्रशिक्षण में भाग नहीं ले रहा हूँ। तांगलोन ने ईर्ष्यालु भाव दिखाया, लेकिन सुबह दिव्य युद्ध विभाग के तिरस्कारपूर्ण शब्दों को याद करते हुए उसकी पीठ अनायास ही थोड़ी सीधी हो गई। भाई ये चेन, मेरी जल्दी ट्रेनिंग है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रह सकती, सुलिनी ने स्नेह से भरी आंखों से कहा। जियांग ये चेन ने हल्के से सिर हिलाया। ये लड़की हमेशा उसके बारे में सोचती थी और आने वाले प्रशिक्षण की कठिनाई को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। ठीक है, मैं तुम्हारा प्रशिक्षण देखूंगा, मुझे बोरियत नहीं होगी। सुलिनी ने सिर हिलाया, जिससे उसके चेहरे पर 2 प्यारे डिंपल दिखाई दिए। सभी टुकड़ियां अपने प्रशिक्षकों का अनुसरण करते हुए सीमावर्ती प्रशिक्षण मैदान पर चले। पोडियम से मुख्य प्रशिक्षक जो यू की बुलंद आवाज गूंज उठी।
सभी ध्यान दें, बाएं मुड़ें। फॉर्मेशन 1 के प्रशिक्षक हुआन ने आदेश जारी किया। 100 से अधिक लोगों ने बाईं ओर मुड़ा, लेकिन उनकी हरकतें एक समान नहीं थी। कुछ लोग तो बाएं और दाएं में ही भ्रमित हो गए थे। प्रशिक्षक हुआन का चेहरा थोड़ा गंभीर था, लेकिन चूंकि वे नए रंगरूप थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। जल्दी आगे बढ़ो। प्रशिक्षक हुआन सैन्य क्षेत्र से बाहर निकलते हुए गठन के आगे दौड़े। तुरंत ही गर्मी की लहरें उन पर टूट पड़ी और सूरज की गर्मी से उनके चेहरे झुलस गए। पूर्वी चीन की सीमा रेगिस्तान थी और सैन्य क्षेत्र ने एक विशेष संरचना के माध्यम से तापमान को स्थिर बनाए रखा, लेकिन सैन्य क्षेत्र के बाहर जमीन का तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कुछ देर दौड़ने के बाद फॉर्मेशन में शामिल कई लोग संघर्ष करने लगे, जिससे पहले से ही अव्यवस्थित फॉर्मेशन और भी ज्यादा अराजक हो गया। प्रशिक्षक हुआन ने उन्हें दोष नहीं दिया, बल्कि केवल उन्हें साथ-साथ चलने के लिए कहा। हे भगवान, हमें सैन्य क्षेत्र के बाहर प्रशिक्षण क्यों लेना पड़ रहा है? तांगलोंग खौंसते हुए बोला, पसीने से उसकी छलावरण वाली टी-शर्ट भीग गई थी। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान दी, ये तो बस एक शुरुआत थी। गोबी रेगिस्तान में एक चबूतरे तक दौड़कर पहुंचने के बाद प्रशिक्षक हुआन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और वह सावधान मुद्रा में खड़े होकर सभी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच जियांग येचेन फॉर्मेशन से बाहर निकल आए और पास ही में एक छाता लगा लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। प्रशिक्षक हुआन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, जियांग येचेन, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें सेना छोड़ने के लिए किसने कहा? जियांग येचेन मुड़ा, मुस्कुराया और बोला, मुझे प्रशिक्षण से छूट है, मैं तो बस देखने आया हूं। तुम? प्रशिक्षक हुआन ने गहरी सांस ली, अंततः हार मान ली और जियांग येचेन के साथ आगे कोई बातचीत नहीं की। कुछ मिनट बाद फॉर्मेशन में मौजूद सभी लोग आखिरकार पहुंच गए। प्रशिक्षक हुआन ने तुरंत सख्ती से कहा, ध्यान दें, सही पोशाक। पैरों की आहट सुनाई दी और प्रशिक्षक हुआन ने हल्के से सिर हिलाया और आकाश में ऊंची सूरज की ओर देखा। आज दोपहर इच्छाशक्ति का प्रशिक्षण है। नए रंगरूप सीना चौड़ा करके सीधे खड़े थे, उन्हें अभी भी रोजमर्रा की जिंदगी से अलग इस अनुभव के लिए शुरुआती उत्सुकता बाकी थी। 3 घंटे तक सैन्य मुद्रा में रहो, तैयार हो जाओ। लेकिन प्रशिक्षक हुआन के अगले शब्दों ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि काश वे मर गए होते। क्या 50 डिग्री की गर्मी में 3 घंटे तक सावधान मुद्रा में खड़े रहना? तुम हमें मारना चाहते हो? प्रतिवेदन, बोलना। प्रशिक्षक हुआन, क्या हम थोड़ा कम ले सकते हैं? तांगलोंग ने विनती की। अन्य लोगों के चेहरे पर भी उम्मीद भरी निगाहें दिखाई दे रही थी। प्रशिक्षक हुआन मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया, आधा घंटा और। सब लोग, कितना क्रूर। अचानक किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई और वे सभी पीठ सीधी करके सावधान मुद्रा में खड़े हो गए। उनमें से चू शिनचेन सबसे अधिक लगन से खड़ा था, माथे से पसीने की बूंदें गिरने के बावजूद उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। सु लिन्यू की वर्तमान शक्ति ने उसे बाहरी तापमान को पूरी तरह से नजरअंदाज करने और कुछ भी महसूस न करने की अनुमति दी। इसी बीच तांगलोंग, जियांग फैंग और अन्य लोगों के चेहरे पर पीड़ा के भाव दिखाई दिए। इसके विपरीत जियांग येचेन ने कुछ मिनट छाता लगाने, एक लाउंज कुर्सी व्यवस्थित करने, धूप का चश्मा पहनने और उन्हें देखते हुए हल्के से सिर हिलाने में बिताए। ओह, ठीक है, सिस्टम ने मुझे उबाऊ समय बिताने के लिए कुछ दैनिक मनोरंजन के स्नैक्स से पुरस्कृत किया है। जियांग येचेन ने उन्हें अपने सिस्टम स्पेस से बाहर निकाला और पाया कि उनमें काफी विविधता थी, जिसमें न केवल स्नैक्स बल्कि फल और पेय पदार्थ भी शामिल थे। जियांग येचेन ने एक ठंडा तरबूज, कोला की 2 बोतलें और नींबू के स्वाद वाले आलू के चिप्स के कई पैकेट निकाले। वह आराम से लाउंज कुर्सी पर लेट गया, एक कोला की बोतल खोली और उसमें स्ट्रॉ डाला, चिप्स का एक पैकेट फाड़ा और इत्मीनान से पास ही में हो रहे फॉर्मेशन के प्रशिक्षण को देखने लगा। अपने पिछले जीवन में भी वह चिलचिलाती धूप में 3 घंटे तक यहीं खड़ा रहा था और जब वह अपने छात्रावास लौटा तो उसकी त्वचा छिलने लगी थी। अब खुद प्रशिक्षण लिए बिना उन्हें प्रशिक्षण करते हुए देखना, यह एहसास काफी खास था। जियांग येचेन ने बर्फ जैसी ठंडी को लगा एक घूंट लिया और आलू के चिप्स चबाए। उसकी हरकतें उस टुकड़ी में मौजूद सभी लोगों ने देखी और उनके होंठ अनायास ही फड़कने लगे। क्या ये शिष्टाचारपूर्ण है? प्रशिक्षक हुआन भी अवाक रह गए थे, लेकिन जियांग येचेन के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वे केवल उसे चिढ़कर घूर सकते थे और अन्य नए रंगरूपों की सैन्य मुद्रा को समायोजित करना जारी रख सकते थे। सभी लोग उत्सुकता से देखते रहे और बार-बार निगलते रहे। समय बीतने के साथ-साथ यह घटना और भी स्पष्ट होती गई। विशेषकर जब जियांग येचेन ने ठंडे तरबूज को काटा, तो कई लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। जियांग येचेन ने भी उनकी निगाहें भांप ली और तरबूज को ऊपर उठाते हुए पूछा, क्या आप लोग थोड़ा खाना चाहेंगे? तांगलोंग और कई अन्य लोगों ने तुरंत सिर हिलाकर सहमति जताई। तुम लोग ऐसा मत करो, तुम सब इसे रोको, प्रशिक्षक हुआन ने तुरंत चिल्लाकर कहा। जियांग येचेन ने बेबसी से कंधे उचकाते हुए कहा, खैर, लगता है मुझे इसे अकेले ही खाना पड़ेगा। एक निवाला लेते ही मुंह में बर्फीला रस फूट पड़ा। जियांग येचेन ने गुनगुनाते हुए हल्के से सिर हिलाया, ये काफी मीठा है। सभी ने धीरे-धीरे अपनी मुट्ठियां भींची, मानो उसका पीछा करके उसे मार डालना चाहते हो। प्रशिक्षक हुआन भी इसे और सहन नहीं कर सके और सख्ती से बोले, जियांग येचेन, तुम्हें कल प्रशिक्षण में आने की जरूरत नहीं है। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा। तरबूज खाते हुए जियांग येचेन एकदम शांत और मासूम दिखने लगा। लेकिन ये सही नहीं है, मैं भी उस संगठन का हिस्सा हूं। प्रशिक्षक हुआन का पहले से ही काला पड़ा चेहरा और भी काला पड़ गया। सु लिन्यू खिलखिलाकर हंस पड़ी, उसकी निगाहें जियांग येचेन पर टिकी हुई थी। भाई येचेन को इतना खुश देखकर सावधान मुद्रा में खड़े रहना उतना उबाऊ नहीं लग रहा था। लेकिन तांगलोंग के चेहरे पर ईर्ष्या साफ झलक रही थी, वह लड़खड़ाते हुए चल रहा था, मानो वह जीना ही न चाहता हो। मुझे भी ट्रेनिंग से छूट चाहिए, मुझे कोला पीना है और ठंडा तरबूज खाना है। चिलचिलाती धूप में जियांग येचेन ने अपने हेडफोन लगा रखे थे और तेज संगीत सुनते हुए इस दिलचस्प समय को गुजार रहे थे। सूर्यास्त के समय हुआशिया मुख्यालय के सम्मेलन कक्ष में कमांडर, अभियान दल ने गुआनजिंगको में एक प्राचीन खंडहर की खोज की है, जिसका संबंध संभवतः देवताओं से है। हमें इसकी खोज के लिए लोगों को भेजना होगा। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ब्यूरो के निदेशक ने एक दस्तावेज निकाला और उसे सभी की वर्चुअल विंडो पर अपलोड कर दिया। प्रमुख कमांडर हॉन्ग वू ने दस्तावेज की जानकारी को सरसरी तौर पर देखा और हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, ये स्थान हुआशिया पौराणिक कथाओं में प्रकट ऋषि सच्चे सम्राट की तरह जाने के लिए एक शक्तिशाली लड़ाकू इकाई की आवश्यकता है। पूर्वी चीन, आपकी लड़ाकू इकाई को हाल ही में कोई मिशन नहीं मिला होगा, है ना? पूर्वी चीन युद्ध विभाग के प्रभारी ने सिर हिलाते हुए कहा, कमांडर, पश्चिमी चीन में स्तरीय राक्षसी लहर के लिए पिछले समर्थन अभियान के दौरान पूर्वी चीन युद्ध विभाग की मुख्य सेना के सभी जवान घायल हो गए थे। वे सभी अब स्वस्थ हो रहे हैं। हॉन्ग वू ने खबर सुनकर सिर हिलाया और अन्य क्षेत्रीय नेताओं की ओर देखते हुए विचारमग्न हो गए। कमांडर, मैंने सुना है कि आपका दिव्य युद्ध विभाग सक्रिय हो गया है। उन्हें जाने क्यों नहीं देते? रणनीति मंत्री ने सुझाव दिया। हॉन्ग वू ने कुछ देर सोचा और फिर हल्के से सिर हिलाया। उसकी मूल योजना ये थी कि दिव्य युद्ध विभाग पहले कुछ सरल कार्य करे, न कि तुरंत किसी खतरनाक खंडहर की खोज करे। लेकिन दिव्य युद्ध विभाग को अपनी ताकत साबित करने के लिए उपलब्धियों की जरूरत थी। ठीक है, तो फिर दिव्य युद्ध विभाग को जाने दो। बैठक के बाद हॉन्ग वू अपने कार्यालय लौट गए। कमांडर, दिव्य युद्ध विभाग मुख्यालय लौट आया है और उसे मिशन पर रिपोर्ट देनी है, गार्ड ने कहा। ये खबर सुनकर हॉन्ग वू मुस्कुराया और बोला, उन्हें सीधे मेरे कार्यालय में आने के लिए कहो। जी हाँ, कमांडर। कुछ ही देर में दिव्य युद्ध विभाग के 4 सदस्य कार्यालय में दाखिल हुए, लेकिन वे बोलने में कुछ हिचकिचाते हुए प्रतीत हुए। चाय पी रहे हॉन्ग वू ने थोड़ा रुककर पूछा, मिशन कैसा रहा? क्या जियांग येचेन एक गॉड कॉन्ट्रैक्टर है? चारों चुप हो गए। मोयान और बाकी 2 लोग एक साथ अपने मंत्री की ओर देखने लगे। मेई जुए ने गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाते हुए कहा, कमांडर, हमारा मिशन विफल हो गया है। हॉन्ग वू असमंजस में दिख रहा था। दिव्य युद्ध विभाग के लोग मार्शल आर्टिस्ट थे जो कानून को नियंत्रित करते थे, वे कैसे असफल हो सकते थे? वास्तव में क्या हुआ? कमांडर, जानकारी गलत थी। जियांग येचेन की वास्तविक शक्ति स्थानिक नियम के 8वें स्तर के मार्शल सम्राट की है। हम उसके नियम को लागू करने से पहले ही असफल हो गए। मेई जुए ने हताशा भरे लहजे में कहा, 8वें क्षेत्र के मार्शल सम्राट। हॉन्ग वू के हाथ में मौजूद चाय का कप जमीन पर गिरकर टूट गया, उनके चेहरे पर कुछ हैरानी का भाव था। अध्याय 141 8वें क्षेत्र के मार्शल सम्राट, चीनी सेनापति स्तब्ध रह गए। उस सादे से कार्यालय में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सैन्य वर्दी पहने हॉन्ग वू ने दिव्य युद्ध विभाग के चारों सदस्यों को संदेह भरी निगाहों से देखा। क्या आपको यकीन है, जियांग येचेन ने अभी मध्य चीन मार्शल दाओ अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है? 5वें क्षेत्र तक पहुंचना 10,000 में से एक होता है। क्या आप जानते हैं कि 8वें क्षेत्र के मार्शल सम्राट का क्या अर्थ होता है? ये सुनकर चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। शुरू में तो उन्हें भी इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तथ्य उनकी आंखों के सामने थे, जिससे इस पर विश्वास न करना असंभव हो गया। दाढ़ी वाले चाचा के वेश में मेई जुए ने भारी मन से सिर हिलाते हुए कहा, कमांडर, हमें पूरा यकीन है। जब जियांग येचेन ने हमसे लड़ाई की, तो वह आसपास के अंतरिक्ष को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता था। यह एक डोमेन को नियंत्रित करने की 8वें क्षेत्र के मार्शल सम्राट की क्षमता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हॉन्ग वू की आंखों में सदमा झलक रहा था और उसके मन में अनगिनत विचार कौन रहे थे। शायद जियांग येचेन ने उसे कुछ ऐसा दिया था जिससे जियांग येचेन को ये क्षमता प्राप्त हुई, या लेकिन ये विचार महज बहाने थे क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जियांग येचेन, जिसने हाल ही में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, 8वें स्तर के मार्शल सम्राट की शक्ति तक पहुंच गया था। महान प्रलय के बाद से हुआशिया के सभी प्रतिभाशाली व्यक्तियों पर नजर डाले तो उनमें से कोई भी जियांग येचेन जितना भयावह नहीं था। उन्होंने प्रतिभा की अपनी परिभाषा को पूरी तरह से उलट दिया। हॉन्ग वू ने गहरी सांस ली, धीरे-धीरे अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुके और जियांग येचेन को याद करते हुए जो एक देवता बन गए थे, वे असामान्य व्यक्तियों के इस परिवार पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके।
इसके अलावा जियांग चेन अपनी योजनाओं में बेहद माहिर था। हुआशिया में अद्वितीय मार्शल दाव प्रतिभा के धनी, जिसने पूरे क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया था, को 4 साल तक एक निकम्मे और फिजूल खर्च व्यक्ति के रूप में पेश करना ये दर्शाता है कि जियांग चेन किसी भी तरह से आसान प्रतिद्वंदी नहीं था। कमांडर, विभाग प्रमुख ने जो कहा वह सच है। जियांग चेन वाकई बहुत ताकतवर है। उसके एक मुक्के से मेरा सिमुलेटेड रोबोट सोल कंटेनर चकनाचूर हो गया। लिंग लिंग को लगा कि हॉन्ग वू को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हुआ है, इसलिए उसने हीन भावना के साथ समझाना शुरू कर दिया। लियांग शान ने भी सहमति में सिर हिलाया। इसके अलावा विभाग प्रमुख का आकर्षण मंत्र भी जियांग चेन के खिलाफ प्रभावी था, इसलिए मिशन विफल हो गया। मोयान कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन ये सोचकर कि कहीं वो कुछ गलत न कह दे, उसने अपना खुला मुंह बंद कर लिया। उसने अपना फोल्डिंग पंखा पलटा, जिससे वह हिस्सा दिखाई दिया जिस पर हाँ लिखा था। मेई जुए ने अपनी टीम के सदस्यों की व्याख्या सुनी और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कमांडर, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा पहला मिशन सफल रहा। हम सजा स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। उनके शब्दों में उनकी हमेशा वाली चंचलता गायब थी। हॉन्ग वू धीरे-धीरे होश में आया। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तुम्हें जो जानकारी दी थी वह गलत थी। वैसे जियांग चेन जैसी मजबूत शक्ति के साथ आपने उसे दिव्य युद्ध विभाग में शामिल होने के लिए आमंत्रित क्यों नहीं किया? जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, मेई जुए की टीम के चारों सदस्य तुरंत असहाय दिखने लगे। कमांडर, हमने उन्हें आमंत्रित किया था, लेकिन जियांग चेन अनिच्छुक थे। लिंग लिंग ने कड़वे भाव से कहा। स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद आठवें क्षेत्र के मार्शल सम्राट तक पहुंचने पर वे किसी और से ज्यादा ऐसे स्वर विरोधी शक्तिशाली व्यक्ति को समझना चाहते थे और आशा करते थे कि वह दिव्य युद्ध विभाग में शामिल हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश वो इसके लिए तैयार नहीं था। मेई जुए ने भी सिर हिलाया और कहा, मैंने कहा था कि कमांडर को आदेश देने दो। इस जियांग चेन के बारे में कमांडर को उसके पिता से बात करने दो। ये सुनकर हॉन्ग वू का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। ये लड़का बिना किसी कारण के हमेशा अपने ईश्वर तुल्य पिता का जिक्र करता रहता था। पिछली बार जब तांग चाहते थे कि नीम के देवता दिव्य युद्ध विभाग में शामिल हो, तब भी यही स्थिति थी। लेकिन जियांग चेन अब हुआशिया में देवता बनने वाले पहले मार्शल आर्टिस्ट थे और उनका अपमान नहीं किया जा सकता था। हॉन्ग वू ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में विचारशील भाव दिखाई दिया। जियांग चेन के पास असाधारण शक्ति थी और उन्होंने चैंपियन स्टारफायर टीम का प्रशिक्षण भी लिया था। यदि वे दिव्य युद्ध विभाग में शामिल हो जाते, तो शायद इस युद्ध इकाई को एक नए स्तर पर ले जाया जा सकता था। संयोगवश गुआन जियांग वहां पर स्थित दिव्य खंडहरों की खोज करना आवश्यक हो गया था और जियांग चेन के शामिल होने से सफलता की संभावना बढ़ सकती थी। जहां तक उसकी इच्छा का सवाल है, हॉन्ग वू ने हल्की सी मुस्कान दी। उसे मजबूर करना तो बिल्कुल भी कारगर नहीं होता, लेकिन उचित प्रक्रियाओं का पालन करना बिल्कुल अलग बात थी। सैन्य क्षेत्र इंटर्नशिप के दौरान सामूहिक प्रशिक्षण के पहले 2 महीनों के बाद नए रंगरूपों को उनके नए रंगरूप मूल्यांकन के अनुसार विभिन्न लड़ाकू इकाइयों या सैन्य क्षेत्रों में नियुक्त किया जाएगा। जियांग चेन भी अपवाद नहीं होगा। ठीक है, मैं समझ गया। हॉन्ग वू के चेहरे पर फिर से वही गंभीर भाव आ गया। 2 महीने बाद जियांग चेन के नए रंगरूप मूल्यांकन के समाप्त होने के बाद मैं उसके लिए दिव्य युद्ध विभाग में प्रवेश की व्यवस्था करूंगा। ये सुनकर मेई जुए और अन्य लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। वे जियांग चेन के बारे में भी बहुत उत्सुक थे। समझ गया कमांडर। हॉन्ग वू ने हल्के से सिर हिलाया और अपनी उंगली के एक इशारे से एक आभासी विंडो प्रकट हो गई। इसके अतिरिक्त आपको एक नया मिशन सौंपा गया है। ये गुआन जियांग वहां पर स्थित दिव्य खंडहरों के बारे में बुनियादी जानकारी है। आपको इन 2 महीनों के दौरान इन खंडहरों का अन्वेषण करना होगा। 2 महीने बाद जब जियांग चेन दिव्य युद्ध विभाग में शामिल हो जाएगा, तब आपके लिए अंदर जाकर अन्वेषण करना अधिक सुरक्षित होगा। मेई जुए और बाकी तीनों ने वर्चुअल विंडो में मौजूद जानकारी को देखा। उनके चेहरे पर कुछ गंभीरता के भाव थे। खंडहरों की खोज करना या राक्षसों को मारना और राक्षसी लहरों के संकटों को हल करना, इन दोनों में बिल्कुल अलग था। ये खंडहर खतरों से भरे हुए थे, जो अक्सर मनुष्यों के लिए अप्रत्याशित थे। वर्तमान में हुआशिया के नियंत्रण वाले सभी खंडहरों की खोज अनगिनत मार्शल आर्टिस्टों के खून से की गई थी। समझ गया कमांडर, हम मिशन को पूरा करने की गारंटी देते हैं। मेई जुए ने खुद को संभाला और हॉन्ग वू को सलाम करते हुए स्वीकार किया। हॉन्ग वू मुस्कुराया और बोला, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए एक व्यापक योजना तैयार करूंगा। वैसे आपकी टीम में एक नया सदस्य शामिल हो रहा है। मैं उसे आपसे मिलवा दूंगा। हॉन्ग वू ने अपने बगल में खड़े सहायक अधिकारी की ओर देखा, जिसने सिर हिलाया और कार्यालय से बाहर चला गया। मेई जुए और अन्य लोग असमंजस में देख रहे थे। कुछ ही देर में बिखरे हुए चिड़िया के घोंसले जैसे बालों और लाल आंखों वाला एक युवक धीरे-धीरे कार्यालय में दाखिल हुआ। कमांडर, उसने अभिवादन किया। उसकी आंखें नींद से धुंधली थी, मानो वह किसी भी क्षण सो जाएगा। उसकी पलकें लगातार झुक रही थी। हॉन्ग वू ने हल्के से सिर हिलाया और परिचय देते हुए कहा, उनका नाम मेंग यान है। वे वैली ऑफ स्लॉटर ड्रीम्स से निकले एक गॉड कॉन्ट्रैक्टर हैं और वे आपके नई टीम सदस्य भी हैं। मेंग यान ने जल्दी से मेई जुए को सिर हिलाकर कहा, तुम मुझे नींद का देवता कह सकते हो। यही नाम मेरे बॉस ने मुझे दिया है। मालिक। लिंग लिंग ने अपना सिर झुकाकर पूछा, आपका बॉस कौन है? युवा स्वामी जियांग, वह मेरे प्रति बहुत अच्छे हैं। नींद के देवता ने मुस्कुराते हुए कहा। मेई जुए और बाकी तीनों लोग स्तब्ध रह गए। हैं? अरे रुको, इस जियांग चेन ने तो गॉड कॉन्ट्रैक्टर की साधना कर ली। फिर उसे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? क्या तुम बहुत ताकतवर हो? लिंग लिंग ने पूछा। नींद के देवता ने अपना सिर हिलाया, जागते समय मैं बहुत कमजोर होता हूं। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लिंग लिंग की आंखों में जिज्ञासा थी। जागते समय तो कमजोरी महसूस होती है, सोते समय क्या हाल होता है? नींद के देवता ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली, उनकी निगाहें चारों पर पड़ी और एक पल सोचने के बाद उन्होंने कहा, तुम चारों से लड़ना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। लिंग लिंग, मेई जुए और अन्य दो, कितना घमंडी है। हॉन्ग वू ने मेई जुए और बाकी तीनों की प्रतिक्रियाओं को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मेंग यान ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। इसका मुख्य कारण आपकी साधना तकनीक में अंतर है। मेंग यान गतिविधि को अनुसंधान संस्थान द्वारा दिव्य श्रेणी का दर्जा दिया गया है, इसलिए स्वाभाविक है कि आप उसे हरा नहीं सकते। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। चारों लोगों के मन में प्रश्न चिन्ह उठ खड़े हुए। दैवीय पद खेती की तकनीक उन्होंने तो कभी देखी भी नहीं थी। ठीक है, आपको घमंडी होने का पूरा अधिकार है। नींद के देवता ने अपने चिड़िया के घोंसले जैसे बालों को खुजाया और विनम्रता से कहा, ये सब मेरे गुरु के अच्छे प्रशिक्षण के कारण ही संभव हुआ है। मेरे गुरु द्वारा दी गई साधना तकनीक के बिना मैं इस स्तर तक नहीं पहुंच पाता। दिव्य युद्ध विभाग के चारों सदस्य और भी अधिक निराश हो गए। जियांग चेन ने तो दिव्य पद भी प्रदान कर दिया। खेती की तकनीकें, पूरे हुआशिया में ऐसी तकनीकें तो बस कुछ ही थी और वे मूलतः 5 मार्शल सम्राटों के हाथों में थे। अमीर, हद से ज्यादा अमीर। मेई जुए वहीं खड़ी रह गई। उसे जियांग चेन की कही बातें याद आ रही थी और वह थोड़ी शर्मिंदा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने आह भरी, अपने कपड़े ठीक किए और नींद के देवता की ओर आगे बढ़ी। मेरा नाम मेई जुए है, मैं दिव्य युद्ध विभाग से हूं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वागत है। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। लोई जैसी आवाज सुनकर नींद के देवता ने अपनी आंखों में हैरानी का भाव दिखाया और उसका हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़कर कहा, अंकल, आप अभी भी वॉइस चेंजर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? मेई जुए। अध्याय 142 मेरा दैनिक सैन्य जीवन। पूर्वी चीन का प्रथम सैन्य क्षेत्र। सुबह सुबह सूरज की रोशनी धीरे-धीरे रेगिस्तान को रोशन करने लगी। प्रशिक्षण सुबह 5 बजे शुरू हुआ, लेकिन जियांग चेन आराम से 9 बजे उठा और उसने सुलिंग द्वारा तैयार किया गया नाश्ता खाया, जिसके लंच बॉक्स पर अभी भी एक नोट लगा हुआ था। वह मुस्कुराया और धीरे-धीरे खाते हुए हर निवाले का स्वाद लेने लगा। कल के साथ हुए प्रशिक्षण के बाद ऐसा लग रहा था कि स्क्वाड्रन ने उसे अलग-थलग कर दिया है। किसी ने भी उसे प्रशिक्षण मैदान में नहीं बुलाया और प्रशिक्षक हुआन ने भी उसकी परवाह नहीं की। लेकिन जियांग चेन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वास्तव में उन्हें काफी आरामदायक लगा। उसे सुलिंग के लिए थोड़ा बुरा लगा, जिसका प्रशिक्षण सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक चलता था और जिसे अभी भी उसके लिए दिन में 3 बार भोजन तैयार करना पड़ता था और दोपहर के भोजन के दौरान उसके साथ बातचीत करने और खेल खेलने के लिए समय निकालना पड़ता था। अपनी मार्शल आर्ट प्रतिभा को सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाकर उसने न केवल साधना में कोई ढिलाई नहीं बरती, बल्कि वास्तव में और भी अधिक मेहनत की। उसने अक्सर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उस निर्भीक योद्धा के दृढ़ संकल्प को हिला नहीं सका। जियांग चेन ने केवल आह भरी, सचमुच जो लोग आपसे प्यार करते हैं वे हमेशा आपसे बात करने के लिए समय निकालेंगे, चाहे वे कितने भी व्यस्त क्यों न हों। स्वादिष्ट और देखने में आकर्षक नाश्ता खाते हुए उनके होठों पर एक सुखद मुस्कान फैल गई। खाना खाने के बाद जियांग चेन ने अपनी आलसी जिंदगी की शुरुआत की और उत्साह से एक खेल खेलना शुरू कर दिया। लेकिन कई राउंड खेलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि सुलिंग के नेतृत्व के बिना यह उतना मजेदार नहीं था, इसलिए उन्होंने निराशा से कंप्यूटर बंद कर दिया। उसने अपनी सैन्य वर्दी पहनी और टहलने के लिए लिफ्ट से नीचे चला गया। सुबह का प्रशिक्षण हमेशा सैन्य क्षेत्र में होता था, वे केवल दोपहर में ही सैन्य क्षेत्र से बाहर जाते थे। प्रशिक्षक का बहाना यह था कि चिलचिलाती धूप ने ही उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति को और भी मजबूत बनाया था। अपने पिछले जीवन में एक बार इसका अनुभव कर चुके जियांग चेन ने इस पर बस मुस्कुरा दिया। वह मंच के बगल में रेंज से टिककर स्क्वाड्रन के प्रशिक्षण को देख रहा था, उसकी सराहना तो कर रहा था लेकिन उसमें भाग नहीं ले रहा था। जब वह उठ जाता था तो वह सैन्य क्षेत्र की शूटिंग रेंज में जाकर शूटिंग का अभ्यास करता था। हालांकि वह एक नया रंगरूप था, लेकिन सैन्य क्षेत्र इंटर्नशिप में प्रशिक्षण से छूट पाने वाला पहला नया रंगरूप होने के कारण शूटिंग रेंज में प्रशिक्षक ने उसके लिए कोई कठिनाई पैदा नहीं की। इसके बजाय उन्होंने हथियारों का उपयोग करने का तरीका विस्तार से समझाया और उनके साथ निशानेबाजी की तुलना करने पर जोर दिया। दुर्भाग्यवश उसका निशाना बेहद खराब था, कई गोलियां निशाने से चूक गईं।
तुम नए रंग उठो, तुम्हारा निशाना खराब होना सामान्य बात है। शूटिंग रेंज का प्रबंधन कर रहे प्रशिक्षक ने जियांग येचेन के कंधे पर थपथपाते हुए उसे शांत बना दी। जियांग येचेन की आंखें थोड़ी सी खुल गईं। ठीक है, तो तुम मुझसे श्रेष्ठ साबित होने की कोशिश कर रहे हो, है ना? नहीं, चलिए फिर से प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रशिक्षक ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, अच्छा, मुझे भी मार्शल आर्ट के इस प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ बातचीत करने में मजा आता है। जियांग येचेन ने पिस्तौल को मजबूती से पकड़ा और लापरवाही से दूर स्थित लक्ष्य पर निशाना साधा। तैयार, शुरू करो। प्रशिक्षक के आदेश पर जियांग येचेन ने बिल्कुल भी निशाना नहीं लगाया और सीधे 5 गोलियां दाग दी। उसका समय नोट कर रहे प्रशिक्षक ने बार-बार अपना सिर हिलाया, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो वह स्तब्ध रह गया। हर गोली निशाने पर लगी, 5 गोलियां सीधे निशाने पर लगी। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रशिक्षक के सिर के ऊपर प्रश्न चिन्ह दिखाई दिए। क्या ये वही व्यक्ति था जिसने पहले निशाना चूक दिया था? हालांकि जियांग येचेन ने प्रशिक्षक के चेहरे के भाव को देखकर हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उनका मुंह तुरंत अच्छा हो गया। मेरी निशानेबाजी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं नियमित रूप से अभ्यास भी नहीं करता। स्थानिक क्षमता का उपयोग करके धोखा देना भी मेरी अपनी एक कला है ना? ये शूटिंग बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं है, मैं वो नहीं खेलूंगा। जियांग येचेन ने पिस्तौल नीचे रख दी और प्रशिक्षक को अलविदा कहते हुए हाथ हिलाया। प्रशिक्षक जियांग येचेन शूटिंग रेंज से बाहर निकले, स्क्वाड्रन का एक चक्कर लगाया और फिर आराम करने के लिए छात्रावास भवन में लौट आए। यह आरामदायक जीवन 7 दिनों तक जारी रहा। जियांग येचेन ने लगभग पूरे सैन्य क्षेत्र का भ्रमण कर लिया था और जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था तो वह मनोरंजन के साधन ढूंढता रहता था। कितना आनंददायक। भाई येचेन, आज सुबह प्रशिक्षक हुआंग ने आपको दोपहर में स्क्वाड्रन प्रशिक्षण मैदान में जाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। दोपहर के समय सु लिन्यू अपनी सैन्य वर्दी पहने और रसोई में व्यस्त सब्जियां काटते हुए यह बात कही। ये सुनकर जियांग येचेन समझ गया कि मामला क्या था। नए रंगरूटों का जंगल मिशन केवल 15 दिन दूर था और यह मिशन टीम आधारित था, इसलिए प्रशिक्षक हुआंग आज दोपहर निश्चित रूप से टीम के सदस्यों की घोषणा करेंगे। अपने पिछले जीवन में अपनी कमजोरी के कारण उसे सबसे कमजोर टीम में रखा गया था और उसके साथी खिलाड़ी अक्सर उसे नीचा दिखाते थे। अंततः मिशन विफल हो गया और सभी ने उसे दोषी ठहराया। अब स्थिति बिल्कुल अलग थी। उनकी मौजूदा शारीरिक क्षमता को देखते हुए कौन उन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए उत्सुक नहीं होगा। जियांग येचेन मुस्कुराया और बोला, ठीक है, समझ गया। और हाँ, आप बहुत कड़ी ट्रेनिंग करते हैं। दोपहर के भोजन का समय आपके आराम करने का एकमात्र समय है, इसलिए आराम करने की कोशिश न करें। उसने सब्जियां काट रही सु लिन्यू का हाथ पकड़ लिया। सु लिन्यू ने थोड़ा संघर्ष किया और नखरे दिखाते हुए कहा, भाई येचेन, जल्द मैं थकी नहीं हूं, मुझे आपको मेरे हाथ का बना खाना खाते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। जियांग येचेन अवाक रह गई। उसने उसके गालों को चुटकी भरते हुए कहा, अगर तुम ऐसा करती रहोगी तो क्या होगा अगर मैं तुम्हारे प्रयासों को हल्के में लेने लगूं? सच में, सु लिन्यू उत्साहित हो उठी। इसका मतलब है कि भाई येचेन मेरे प्रयासों को स्वीकार करने के लिए तैयार है और इससे मुझे बहुत खुशी होगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियांग येचेन के होंठ फड़क उठे। ये किस तरह का बेतुका तर्क था? अंततः उसने आह भरी। उसके पास उसे बोलने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ ही देर में खाने की मेज पर 3 व्यंजन और एक सूप परोसा गया। सु लिन्यू को उसके साथ खाना खाने में सचमुच बहुत मजा आ रहा था। वह हमेशा उसे हैरानी से देखती रहती थी और खिलखिलाती रहती थी। पता नहीं वह क्या सोच रही थी। भोजन के बाद जियांग येचेन ने सु लिन्यू का हाथ पकड़ा और प्रशिक्षण मैदान की ओर चल दिए। जब स्क्वाड्रन के लोगों ने उसे आते देखा तो उनके चेहरे पर घोर निराशा के भाव दिखाई दिए, मानो नरक का कोई साक्षात राजा उतर आया हो। पिछले कुछ दिनों में उन्हें न केवल शारीरिक यातना सहनी पड़ी बल्कि जियांग येचेन के मानसिक हमलों का भी सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, पेटू लोगों की रक्षापंक्ति टूट चुकी थी, अब अकेले कुत्तों की रक्षापंक्ति भी टूट चुकी है। जब वे सैन्य क्षेत्र में कष्ट सह रहे थे और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, तब युवा मास्टर जियांग को जीवन का अनुभव हुआ और उन्हें प्यार हो गया। लोगों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों था? भाई येचेन, ट्रेनिंग के बाद क्या आप मेरे लिए भी कुछ नाश्ता ला सकते हैं? मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। जियांग येचेन और सु लिन्यू को स्क्वाड्रन में आते देख तांगलोंग ने तुरंत उत्सुकता से कहा। बच्चे की भूख देखकर जियांग येचेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ठीक है, कोई बात नहीं, सबके लिए पर्याप्त है। तांगलोंग की आंखें तुरंत चमक उठी। भाई येचेन, आप तो मेरे लिए स्वर्ग के समान हैं। ये सुनकर आसपास के नए रंगरूटों ने भी ईर्ष्या भरी नजरों से देखना शुरू कर दिया। युवा गुरु जियांग, कृपया मेरे लिए भी थोड़ा सा ला दीजिए। 7 दिन तक कैंटीन का खाना खाने के बाद मैं लगभग भिक्षु बनने को तैयार हूं, इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। युवा स्वामी जियांग, मुझे भी कुछ चाहिए, कृपया, मैं आपसे विनती करता हूं। मैं भुगतान कर दूंगा, बस ये सुनिश्चित कर लें कि मुझे भी कुछ मिल जाए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियांग येचेन ने उत्सुक नए रंगरूटों के समूह को देखा और अपने हाथ नीचे दबाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस कुछ नाश्ता और फल हैं। प्रशिक्षण के बाद सभी को मिल जाएगा। उसने उदारतापूर्वक अपना हाथ हिलाया, ये सोचते हुए कि चूंकि वे वैसे भी सिस्टम स्पेस में जमा हो रहे थे, इसलिए उन्हें बाहर निकालकर कुछ खुशी खरीदना एक ऐसा काम था जिसे वो खुशी-खुशी करने को तैयार था। उनकी बातों से स्क्वाड में भी खुशी की लहर दौड़ गई, जिससे आसपास के स्क्वाड ईर्ष्या करने लगे। टीम में जियांग फैन की ठंडी निगाहें घूम उठी और उसके होठों के कोने पर तिरस्कार का भाव दिखाई दिया। लेकिन उसका शरीर बहुत ईमानदार था। उसने कई बार निगलने की कोशिश की। शांत। तभी अचानक प्रशिक्षक हुआंग जोर से दहाड़ा और स्क्वाड्रन में तुरंत सन्नाटा छा गया। आज इच्छाशक्ति प्रशिक्षण का आखिरी दिन है, सीधे खड़े हो जाओ, दुगनी गति से आगे बढ़ो। एक सप्ताह बाद प्रशिक्षक हुआंग के आदेश पर पहले बिखरी हुई और अव्यवस्थित टुकड़ी ने पूरी तरह से समन्वित तरीके से दाहिनी ओर मुड़कर आगे मार्च किया। बेझूसा देने वाले रेगिस्तानी प्रशिक्षण मैदान में पहुंचे, जहां वे नियमित रूप से चिलचिलाती धूप में 3 घंटे तक सावधान मुद्रा में खड़े रहते थे। ये सूर्यास्त के समय ही समाप्त हुआ। बहुत बढ़िया, इच्छाशक्ति प्रशिक्षण का सप्ताह समाप्त हो गया है। कल से टीम प्रशिक्षण योजना शुरू होगी। जैसे ही सूरज डूबा, प्रशिक्षक हुआंग का चेहरा सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी में नहा गया। उन्होंने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ चार्ट पेपर निकाला, उसे धीरे से खोला और कहा, टीमों में 5 से 6 लोग होंगे। अब मैं पिछले सप्ताह के आपके प्रशिक्षण प्रदर्शन के आधार पर टीम बनाऊंगा। टीम 1 जियांग येचेन, सु लिन्यू, तांगलोंग, चू जिनचेन, जियांग फैंग। टीम 2 वुकिंग, वांग ली, सन कियांग। टीम 3। जैसे ही प्रशिक्षक हुआंग ने टीम के सदस्यों के नाम पढ़े, जियांग येचेन की भौहें धीरे-धीरे सिकुड़ गईं जब उसने सुना कि जियांग फैंग उसकी टीम में है। नहीं, प्रशिक्षक के दृष्टिकोण से सु लिन्यू, तांगलोंग और चू जिनचेन को अलग-अलग टीमों में बांट देना चाहिए ताकि अधिक टीमें जंगल मिशन को पूरा कर सकें। नए रंगरूटों के लिए निर्धारित वन्य मिशन को इंटर्नशिप ब्रेक के हिस्से के रूप में दर्ज किया गया था, इसलिए प्रशिक्षक इस बात पर विचार करेंगे कि पूर्णता दर को अधिकतम कैसे किया जाए। लेकिन अब सबसे शक्तिशाली लोग एक साथ जमा हो गए थे और उनमें जियांग फैंग भी शामिल था, जो स्पष्ट रूप से साधारण बात नहीं थी। ठीक है, तो वे उसे फिर से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? अध्याय 143 जियांग को टीम लीडर बनने दें। वाह, भाई येचेन, हम एक ही समूह में हैं। सु लिन्यू ने जब सुना कि वो जियांग येचेन के साथ है तो वह बेहद खुश होकर उत्साह से उसकी बाहों को गले लगा लिया। तांगलोंग और चू शिनचेन ने आपस में मुट्ठियां टकराईं। हे, इंस्ट्रक्टर हुआंग काफी अच्छे हैं, उन्होंने हमारी स्टारफायर टीम को अलग नहीं किया। तांगलोंग मुस्कुराया। चू शिनचेन भी परिचित लोगों के समूह में होने से खुश था, लेकिन उसने शांत भाव से विश्लेषण किया। मैंने सुना है कि समूह में नियुक्तियां आधे महीने में होने वाले नए रंगरूटों के लिए वन मिशन के लिए हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि नए रंगरूट मिशन को यथासंभव पूरा कर सके, प्रशिक्षक आमतौर पर प्रत्येक समूह में एक अच्छे स्वास्थ्य वाले नए रंगरूट को नियुक्त करते हैं, लेकिन हमारा समूह थोड़ा अजीब है। किसे परवाह है? भाई येचेन के यहाँ होने से हमें कौन रोक सकता है? तांगलोंग ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। चू शिनचेन ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा, उसकी निगाहें एक पल के लिए सामने बैठे जियांग फैंग पर टिकी रहीं, फिर उसने अपना सिर हिलाया। इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन जियांग फैंग के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। खुश रहो, तुम्हारे अच्छे दिन सिर्फ आधे महीने तक ही रहेंगे। जब तुम इस रैंक 20 स्ट्राइक का सामना करोगे, जियांग येचेन, मैं तुम्हें डरा हुआ और घबराया हुआ देखने के लिए वास्तव में उत्सुक हूं। तुम्हारे मरने के बाद ये सोचते हुए जियांग फैंग ने भौहें सिकुड़ी, उसकी आंखों में एक जटिल भाव झलक रहा था। लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और उन अवांछित विचारों को मन से दूर कर दिया। जब तक जियांग येचेन की मृत्यु नहीं हो जाती, उत्तराधिकारी का पद मेरा होगा और पिताजी बहुत संतुष्ट होंगे। जियांग फैंग की आंखों में दृढ़ संकल्प का एक बनावटी भाव दिखाई दिया। प्रशिक्षक हुआंग ने समूह सूची पढ़ना जारी रखा। जियांग येचेन ने जियांग फैंग की ओर एक नजर डाली और सोचने लगा कि यह आदमी जो के साथ फिर से कौन सी चालें चल रहा है। क्या उन्हें नीचे गिराकर समूह के वन मिशन को विफल करना है? नहीं, इससे जियांग फैंग को भी कोई फायदा नहीं होगा। मैं सतर्क रहूंगा, देखते हैं तुम क्या चालें चलते हो। जंगल में हालात सैन्य क्षेत्र जैसे नहीं होते, तुमसे निपटना आसान नहीं होगा। जियांग येचेन ने धीरे-धीरे अपनी नजरें हटा ली। ठीक है, ये सभी समूहों की सूची है। मुझे उम्मीद है कि अगले 6 महीनों में आप एक दूसरे की मदद करेंगे और साथ मिलकर प्रगति करेंगे। अगर एक व्यक्ति गलती करता है, तो पूरे समूह को दंडित किया जाएगा। साथ ही आधे महीने में शुरू होने वाले नए रंगरूटों के वन्य मिशन के लिए आपके समूह को मिलकर काम करना और उसे पूरा करना आवश्यक है। आपके मिशन के परिणाम आपकी सैन्य क्षेत्र इंटर्नशिप फाइल में दर्ज किए जाएंगे, इसलिए कृपया इसे गंभीरता से लें। प्रशिक्षक हुआंग ने सूची पढ़कर समाप्त की और उन्हें गंभीर स्वर में याद दिलाया।
फिर उन्होंने गोधूली बेला के आकाश की ओर देखा। ठीक है, समय लगभग समाप्त हो गया है। आप सभी समूहों को एक नेता चुनना होगा और कल सुबह प्रशिक्षण से पहले उसका नाम मुझे सौंपना होगा। क्या आप समझ गए? समझ गए, सभी ने एक साथ चिल्लाकर कहा। बर्खास्त। इन दो शब्दों ने पंक्तिबद्ध सभी लोगों को राहत दी। आखिरकार कल से इस बेकार की इच्छाशक्ति की ट्रेनिंग से छुटकारा मिलेगा। इसके बारे में सोचना भी मत। सामूहिक प्रशिक्षण तो और भी कठिन होता है। मैंने नए रंगरूटों के पिछले बैच को ये कहते सुना था कि सामूहिक प्रशिक्षण का पहला दिन पूर्वी रेगिस्तान में पैदल यात्रा करना था। अरे, पहले एक नेता चुन लेते हैं। नेता कौन बनना चाहता है? जो भी अधिक शक्तिशाली हो, वही यह काम करे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वो समूह तुरंत अलग-अलग गुटों में बंट गया और इस बात पर चर्चा करने लगा कि नेता कौन होगा। सु लिन्यू, तांग लोंग और चू शिनचेन जियांग येचेन के पास गए। ठीक उसी समय जब वे इस बात पर चर्चा करने वाले थे कि नेता कौन होगा, जियांग फैंग सुरुचिपूर्ण कदमों से चलते हुए आत्मविश्वास से अपना सिर ऊपर उठाकर बोला, यार, मैं इस शहर का नेता बनूंगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। चारों लोगों के सिर के ऊपर प्रश्न चिन्ह दिखाई दिए। क्या आपके हाव-भाव मुझसे सवाल कर रहे हैं? जियांग फैंग के सख्त चेहरे पर थोड़ी सी नाखुशी झलक उठी। जियांग येचेन के होंठ फड़क उठे। यह मूर्ख सीईओ वाकई बहुत आत्मविश्वासी है। तुम सबसे कमजोर हो और नेता बनना चाहते हो। तुम्हारी हिम्मत कहां से आती है? तांग लोंग ने सबसे पहले अपना आपा खो दिया। जियांग फैंग की आंखें ठंडी पड़ गईं। वह धीरे-धीरे तांग लोंग के पास पहुंचा, हाथ उठाकर उसकी टुटी पर हाथ रखते हुए बोला, वाह, कमाल है। तुम दूसरे व्यक्ति हो जिसने मुझसे इस तरह सवाल करने की हिम्मत की है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो मैं चाहता हूं, वो मुझे हमेशा मिल जाता है। दफा हो जाओ। जियांग येचेन ने उसे सीधी लात मारी और जियांग फैंग तुरंत रेतीली जमीन पर गिर गया। छोटे भाई, तमीज से पेश आओ, वरना मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। जियांग फैंग ने अपने नितंबों को रगड़ा। उसका कुछ हद तक सांवला चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह खड़ा हुआ और जियांग येचेन को घूरते हुए बोला, यार, तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। कठोर शब्द कहने के बाद वह रुककर एक तरफ चला गया। तांग लोंग ने घृणा से भरी नजरों से अपनी टुटी को छुआ, मानो उसे घिना रही हो। चू शिनचेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। येचेन, तुम्हारा भाई हमारे समूह में है। सावधान रहना, वो जानबूझकर बदला ले सकता है। कोई बात नहीं, अगर मैं उसे सबक नहीं सिखाऊंगा तो वह बह जाएगा। जियांग येचेन ने उदासीनता से कहा। तो फिर, भाई येचेन, आप नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालिए। मुझे पूरा विश्वास है कि भाई येचेन समूह का नेतृत्व करते हुए बेहतरीन परिणाम हासिल करेंगे। सु लिन्यू ने अपनी छोटी मुट्ठी उठाते हुए कहा। तांग लोंग और चू शिनचेन को भी कोई आपत्ति नहीं थी। जियांग येचेन न केवल उनका भाई था जिसके साथ वे पले बड़े थे, बल्कि उनका बॉस भी था। वो समूह में सबसे ताकतवर भी था, इसलिए उसका नेता होना स्वाभाविक ही था। जब जियांग येचेन ने ये सुना और कुछ बोलने ही वाला था कि सिस्टम की आवाज सुनाई दी। डिंग, सुस्ती का विकल्प सक्रिय हो गया। विकल्प 1, नेता बने, उदाहरण पेश करके समूह को सफलता की ओर ले जाएं। पुरस्कार, अग्रणी नेता का खिताब। दूसरा विकल्प, नेता होने का मतलब है एक समूह की जिम्मेदारी उठाना। ये बहुत थकाने वाला काम है, जिसे चाहे वो कर सकता है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। इनाम, कम स्तर की सुस्ती का उपहार पैक। तीसरा विकल्प, अपने पिछले जीवन में जब आप एक टीम सदस्य थे, तो नेता अक्सर आप पर हुक्म चलाते थे और आपको तरह-तरह के थका देने वाले काम करने पड़ते थे। इसलिए आप नेता बनने का फैसला करते हैं और टीम सदस्यों को कड़ी मेहनत करने देते हैं जबकि आप परिणामों का आनंद लेते हैं। इनाम, एडवांस स्लैकिंग गिफ्ट पैक। अपने सामने मौजूद 3 विकल्पों को देखते हुए जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान दी, जो उनके पहले के विचारों से पूरी तरह मेल खाती थी। स्लैकिंग सिस्टम, आप मुझे वाकई समझते हैं। भले ही वे भाई हों, लेकिन उन्हें मजबूत बनने में मदद करना और उनके लिए काम करने के लिए प्रेरित करना कोई बड़ी बात नहीं है ना? जियांग येचेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ठीक है, मैं इस नेता की भूमिका निभाऊंगा। मैं इसका विरोध करता हूं। जियांग फैंग अचानक बोला। सु लिन्यू और बाकी दोनों ने भौहें चढ़ाकर एक साथ कहा, आपत्ति मान्य है। तुम, जियांग फैंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसके चेहरे पर अनिच्छा के भाव थे। आखिर वह हर मामले में जियांग येचेन से हीन क्यों था? बचपन से की गई उनकी सारी मेहनत का क्या अर्थ था? जियांग येचेन को उसकी परवाह नहीं थी। उसने देखा कि समूह में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसने अपने सिस्टम स्पेस से नाश्ता और फल निकाले और सबको बांट दिए। अरे बाप रे, युवा स्वामी जियांग, आप तो बहुत उदार हैं। युवा मास्टर जियांग, अगर भविष्य में हमारा समूह किसी भी तरह से मदद कर सकता है, तो बस बता दीजिएगा। स्वादिष्ट, ये पहली बार है जब मुझे ऐसे स्नैक्स इतने स्वादिष्ट लगे जिन्हें मैं पहले तुच्छ समझती थी। ओह माय गॉड। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियांग येचेन ने बच्चों की तरह उत्साहित नए रंगरूटों को देखा और एक पिता तुल्य मुस्कान दिखाई। दूसरी ओर तांग लोंग ने तुरंत खाना खाना शुरू कर दिया और बड़े-बड़े मुट्ठी भर टुकड़े अपने मुंह में ठूसने लगा। चू शिनचेन अवाक होकर देखता रहा। अगर तुम ऐसे ही खाते रहोगे, तो 7 दिनों में तुमने जो भी वजन कम किया है, वह सब बेकार हो जाएगा। कोई बात नहीं, वजन कम करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा पाने के लिए आपको पर्याप्त खाना खाने की जरूरत होती है ना? तांग लोंग ने स्पष्ट स्वर में कहा। चू शिनचेन बर्फीले तरबूज के छोटे-छोटे टुकड़े खाते हुए अवाक रह गई। भाई येचेन, अपना मुंह खोलो। लेकिन सु लिन्यू कुछ खा नहीं रही थी। उसने एक आलू का चिप्स उठाया और उसे जियांग येचेन के मुंह के पास ले गई। बाद वाली ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, चिप्स उठाए और सु लिन्यू के मुंह में डालते हुए धीरे से कहा, क्या ये स्वादिष्ट है? सु लिन्यू का दिमाग कुछ पल के लिए सुन्न हो गया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई और उसने सिर हिलाते हुए कहा, भाई येचेन, मुझे जो कुछ भी देते हैं, वो दुनिया में सबसे स्वादिष्ट होता है। जियांग येचेन को सु लिन्यू बहुत प्यारी लगी और वो खुद को रोक नहीं पाए और उसने सु लिन्यू की छोटी सी गाल को चुटकी काट ली। जब सभी लोग गोधूली बेला में भोजन का आनंद ले रहे थे, तभी जियांग फैंग अकेला बैठा रहा। उसे अपने प्रयासों का अर्थ समझ नहीं आ रहा था। हिरोचू, आखिर वो हमारे ग्रुप में ही तो है। उसे कुछ पैसे दे दो ताकि वो ट्रेनिंग के दौरान हमारी पीठ में छुरा न घोंप दे। तांग लोंग ने स्वाभाविक रूप से जियांग फैंग को देखा, स्नैक्स के ढेर को गले लगाया और अपनी आंखों से चू शिनचेन की ओर इशारा किया। चू शिनचेन ने एक पल सोचा, हल्का सा सिर हिलाया और नाश्ता लेकर जियांग फैंग के पीछे-पीछे चलने लगी। जियांग फैंग, हमारे साथ थोड़ा खा लो। हम पहले समूह वाले किसी को अलग-थलग नहीं करेंगे। भले ही हम पहले दुश्मन रहे हों, अब हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले साथी हैं। चू शिनचेन मुस्कुराई, स्नैक्स जियांग फैंग के बगल में रखे और धीरे से उसके कंधे पर थपथपाया। जियांग फैंग जम गया, धीरे से आलू के चिप्स का एक पैकेट उठाया और वहीं खड़ा रहा। साथियों, वह चुप हो गया। अध्याय 144, मुझे प्रशिक्षण से छूट प्राप्त है, इसलिए बैकअप सेवा की मांग करना कोई बड़ी बात नहीं है। रात में नए रंगरूट आराम करने के लिए अपने सैनिक क्षेत्र के छात्रावासों में लौट आए। डिंग, होस्ट को बधाई हो, आपने एक शानदार विकल्प चुना है। आपको एडवांस स्लैकिंग गिफ्ट पैकेज मिला है। क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? जियांग येचेन के अपने मुलायम, आरामदायक बिस्तर पर लेते ही सिस्टम का इनाम आ गया। एक खुशहाल, आरामदायक जीवन, साथ में कभी-कभार मिलने वाले उपहार, सचमुच बहुत बढ़िया। खुला। मेजबान को रनिंग कल्टीवेशन फॉर्मेशन और इंटेलिजेंट पोर्टल सर्विस प्राप्त करने के लिए बधाई। हम जैसे-जैसे पुरस्कार अधिक अमूर्त होते जा रहे थे, जियांग येचेन के होंठ फड़कने लगे। उसने धीरे से परिचय पृष्ठ पर क्लिक किया। दौड़ते हुए साधना गठन, स्वयं को केंद्रित करके एक गठन स्थापित किया जा सकता है। इस गठन के भीतर मौजूद मार्शल आर्टिस्ट जो 1 घंटे तक दौड़ते हैं, उनकी वर्तमान अवस्था की और रक्त ऊर्जा में 2% और मानसिक ऊर्जा में 2% की वृद्धि हो सकती है। उपभोज्य केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है। जियांग येचेन की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। कल समूह प्रशिक्षण का पहला दिन था और साथ ही पूर्वी रेगिस्तान ट्रैक प्रशिक्षण की शुरुआत भी। पूर्वी रेगिस्तान 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ था। एक 5वां क्षेत्र ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट की गतिविधि की गति का केवल 10वां हिस्सा थी, जिसका अर्थ है कि इसे पार करने में कम से कम 10 घंटे लगेंगे। इसके अलावा इसमें पूरी प्रक्रिया के दौरान गति बनाए रखना आवश्यक था, जिससे शारीरिक शक्ति और इच्छाशक्ति की एक बेहद कठिन परीक्षा बन गई। ये रनिंग कल्टीवेशन फॉर्मेशन बहुत काम आएगी। 10 घंटे दौड़ने से जी, रक्त और मानसिक ऊर्जा में 20% की वृद्धि हो सकती है, जिससे चौथे स्तर के साधक के लिए यह आसान हो जाएगा। मार्शल मास्टर 3 लोगों में उन्नति करेंगे। 5वें क्षेत्र में 2 क्षेत्रों को आगे बढ़ाना भी सरल होगा। सु लिन्यू की प्रतिभा में सुधार होने के बाद वह ठीक ही 5वें क्षेत्र में अटक गई। शिखर, क्या इससे समस्या हल नहीं हो जाएगी? जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान दी। यह उसके लिए बेकार था, सिस्टम की स्वचालित साधना पहले से ही परिपूर्ण थी। हालांकि यह अपनी पत्नी को लाड प्यार करने और अपने भाइयों को भी कुछ अच्छी चीजों का आनंद लेने देने के लिए बिल्कुल सही था। उसने हल्के से सिर हिलाया, फिर दूसरे इनाम की ओर देखा। बुद्धिमान कुली सेवा, मेजबान को रोबोट कुली सेवा प्रदान कर सकते हैं, जिसका उपयोग पर्वतारोहण, यात्रा और अन्य अवसरों के लिए किया जा सकता है, जिससे मेजबान के लिए आराम करने का बेहतर अनुभव सुनिश्चित होता है। आह, जियांग येचेन इस पर हंस पड़ा। ये प्रणाली कुछ ज्यादा ही विचारशील थी। कल का पूर्वी रेगिस्तान ट्रैक प्रशिक्षण एक सामूहिक अभ्यास था। यद्यपि समूह नेता होने के नाते उन्हें प्रशिक्षण से छूट प्राप्त थी, फिर भी न जाना अनुचित होता। जियांग येचेन ने वास्तव में रेगिस्तान में 1600 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के विचार को स्वीकार कर लिया। अपने पिछले जीवन में उन्होंने स्वयं उस पीड़ा का अनुभव किया था, चिलचिलाती धूप में रेगिस्तान में चलते हुए हर कदम पर एक गड्ढा बनता जा रहा था। अपनी कमजोरी के कारण वो कई बार लगभग बेहोश हो चुका था। उसके समूह के नेता के अपमान और उकसावे की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थी। यह उसके शरीर और मन दोनों के लिए दोहरा आघात था। जियांग येचेन सचमुच उस स्थिति से दोबारा नहीं गुजरना चाहता था। ये इंटेलिजेंट पोर्टल सर्विस बिल्कुल सही समय पर आई है। कल्पना कीजिए कि नया रंगरूट एक बुद्धिमान रोबोट द्वारा ले जाए जाने के दौरान रेगिस्तान को कदम दर कदम पार कर रहा है। जियांग येचेन के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। वह खुशी-खुशी बाथरूम में गया, आराम से नहाया और सोने के लिए बिस्तर पर चला गया। देर रात तक पूर्वी चीन सैन्य क्षेत्र की बत्तियां जगमगा रही थी।
मुख्य प्रशिक्षक, क्या फॉर्मेशन 1 के लिए समूह आवंटन थोड़ा अनुचित नहीं है? कार्यालय में प्रशिक्षक हुआन ने समूह आवंटन सूची पकड़ी हुई थी और झोयू से पूछा। बाद वाले ने सूची पर बस एक नजर डाली, उसकी आंखों में कोई बदलाव नहीं दिखा। मुझे पता है कि आप उन्हें अलग-अलग समूहों में बांटना चाहते हैं ताकि वे नए रंगरूटों के वन्य जीवन मिशन को पूरा करने में अधिक लोगों की मदद कर सकें। हालांकि इस विधि से विशिष्ट सैनिक तैयार नहीं होते। युद्ध के मैदान में आप अपने साथियों के साथ लड़ तो सकते हैं, लेकिन उन पर निर्भर नहीं रह सकते। झोयू के शब्द बहुत ही औपचारिक थे। प्रशिक्षक हुआन क्षण भर के लिए खंडन करने में असमर्थ रहे और केवल भरकर सिर हिला सके। वापस जाओ, इसके लिए मेरी अपनी योजनाएं हैं। प्रशिक्षक हुआन कुछ और कहना चाहते थे। टुकड़ी के प्रभारी प्रशिक्षक के रूप में उन्हें निश्चित रूप से उम्मीद थी कि उनकी टुकड़ी के सभी सैनिक जंगल मिशन में सफल होंगे। वो एक पल के लिए रुका, फिर मुड़ा और चला गया। झोयू ने अपनी सैन्य वर्दी को ठीक किया, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। पिछले एक सप्ताह से वह जियांग येचेन और सू लिन्यू की हर हरकत पर नजर रख रहा था। अगर उसकी स्थिति की पाबंदियां न होती तो वह बहुत पहले ही उन दोनों को जबरदस्ती अलग कर चुका होता। लेकिन वो मुख्य प्रशिक्षक थे और अगर यह पता चलता कि वह नए रंगरूटों के साथ किसी संदिग्ध गतिविधि में शामिल थे तो उन्हें दंडित किया जाता। जियांग येचेन, आधे महीने में ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में तुम्हारा सफर खत्म हो जाएगा। झोयू के स्वर में भयावह हत्या का इरादा झलक रहा था। 3 आठवीं क्षेत्र द्वारा नियंत्रित एक एस रैंक बीस्ट टाइप पीकेआओ 20 उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जियांग येचेन नहीं मरेगा। हालांकि ये जियांग फैंग आंतरिक रूप से थोड़ा डगमगाता हुआ प्रतीत होता है। मुझे किसी और दिन उसके साथ कुछ वैचारिक कार्य करना होगा। झोयू ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। अगली सुबह लाल सूरज पूरब से निकला। जबकि अन्य नए रंगरूट सभा की तैयारी में व्यस्त थे, जियांग येचेन ने बिना किसी हड़बड़ी के कपड़े पहने, नहाया और खाना खाया, जो एक धीमी गति वाले जीवन का चरम उदाहरण था। जब तक वह प्रशिक्षण मैदान पर पहुंचा, तब तक बाकी सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे, केवल वही अनुपस्थित था। प्रशिक्षक हुआन नाराज दिखे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। जियांग येचेन को जरा भी परवाह नहीं थी और उसने अपनी जगह ले ली। भाई येचेन, आज का पूर्वी रेगिस्तान ट्रैक प्रशिक्षण एक सामूहिक गतिविधि है। भाई येचेन, हमें प्रथम स्थान दिलाए। सू लिन्यू ने अपने दोनों हाथों से अपने गालों को थाम लिया, उसकी चमकदार आंखें जियांग येचेन को देख रही थी। जियांग येचेन चौंक गया और एक पल के लिए थोड़ा असहज महसूस किया। ओह, समूह के नेता के रूप में मैं निश्चित रूप से आप सभी के साथ अंत रहूंगा। उनकी आवाज में टीम भावना झलक रही थी। वो उनके साथ कैसे जाएगा, यह उनका मामला नहीं था। सू लिन्यू की आंखें चमक उठी। भाई येचेन भी प्रशिक्षण लेना चाहते हैं? नहीं, नहीं, मैं बस आप सभी के साथ प्रशिक्षण में शामिल हो रहा हूं, जियांग येचेन ने बात सुधारते हुए कहा। भाई येचेन, क्या आप सचमुच हमारे साथ पूर्वी रेगिस्तान की यात्रा पर जा रहे हैं? अच्छे भाई, चलिए साथ चलते हैं। तांग लॉन ने ये सुनकर बहुत आश्चर्य व्यक्त किया कि वो उनके साथ प्रशिक्षण लेगा। एक हफ्ता बीत चुका था और उसने भाई येचेन को पूरे हफ्ते आराम करते देखा था। अब जब वह भी अभ्यास कर रहा था, तो उसका मन आखिरकार थोड़ा अधिक संतुलित महसूस कर रहा था। जियांग येचेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। समूह के नेता के रूप में क्या आप सभी के साथ चलना मेरा कर्तव्य नहीं है? आसपास की टुकड़ी में मौजूद नए रंगरूटों ने ये सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्हें सचमुच यह उम्मीद नहीं थी कि यंग मास्टर जियांग प्रशिक्षण के लिए स्वेच्छा से आगे आएंगे। चुप रहो। ठीक उसी क्षण प्रशिक्षक हुआन की बुलंद आवाज सुनाई दी। आज के प्रशिक्षण का विषय पूर्वी रेगिस्तान को पार करना है। आप में से प्रत्येक के पास केवल एक बोतल पानी और एक बिस्कुट होगा। प्रशिक्षक हुआन ने पूरब में उगते सूरज की ओर इशारा करते हुए कहा, जो भी समूह सूर्यास्त से पहले गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा, उसे दंड मिलेगा। मुझे विश्वास है कि आप सभी दंड की पीड़ा को समझते हैं, है ना? ये शब्द सुनकर फॉर्मेशन ने मानो गहरी सांस ली। बेशक, जो समूह इसे एक साथ पूरा करेंगे, उन्हें भी पुरस्कार मिलेंगे। प्रशिक्षक हुआन ने अपना लहजा बदलते हुए दोहराया, मैं आपको याद दिला दूं, ये समूह प्रशिक्षण व्यक्तिगत प्रशिक्षण नहीं है। प्रशिक्षण पूरा माना जाने के लिए प्रत्येक समूह के सभी सदस्यों का फिनिश लाइन पार करना अनिवार्य है। यदि एक भी व्यक्ति पीछे रह जाता है, तो पूरे समूह को दंडित किया जाएगा। क्या तुम समझ रहे हो? समझ गए, सबने एक साथ चिल्लाकर कहा। प्रशिक्षक हुआन ने हल्के से सिर हिलाया और फॉर्मेशन में मौजूद सभी को कम्युनिकेशन रिस्टबैंड बांट दिए। इन रिस्टबैंड में रूट मैप और जीपीएस है। अगर आप टिक नहीं पाते हैं, तो आप बचाव के लिए कॉल कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी होगा कि आपके पूरे समूह का प्रशिक्षण विफल हो गया है। अब शुरू करो, आगे बढ़ो। पूरी टुकड़ी ने सामूहिक रूप से दाईं ओर मुड़ा, फिर 5 या 6 के समूह में बन गए, अपने रिस्टबैंड पर अंकित मार्ग का अनुसरण करते हुए सैन्य क्षेत्र से निकलकर सीधे तीसरे सैन्य क्षेत्र के हवाई अड्डे की ओर बढ़ गए। भाई येचेन, चलो हम भी दौड़ते हैं और पहला स्थान पाने की कोशिश करते हैं, तांग लॉन ने उत्सुकता से कहा। लेकिन जियांग फैंग ने तिरस्कार दिखाया। मोटे 10 किलोमीटर सामान्य रूप से दौड़ने के बाद ही तुम्हारी सांस फूल जाती है और तुम पहला स्थान चाहते हो। तांग लॉन का चेहरा उतर गया और उसने तुरंत अपनी मांसल बांह को हिलाते हुए कहा, तुम किसे मोटा कह रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम किसे मोटा कह रहे हो? चू शिनचेन ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कहा, शांत हो जाओ। अब हम एक ही समूह में हैं, प्रशिक्षण शुरू होने से पहले ही आपस में झगड़ा शुरू मत करो। तांग लॉन ने जियांग फैंग को गुस्से से घूरा, जिसने घमंडी अंदाज में अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। सू लिन्यू ने जियांग येचेन की ओर देखते हुए आभरी, लेकिन बाद वाले ने हल्की सी मुस्कान दी। छोटे भाई, तुम बहुत काबिल हो, बस पीछे मत रह जाना, मैं तुमसे बस यही चाहता हूं। जियांग फैंग की ठंडी निगाहें थोड़ी सी हिली और उसने आत्मविश्वास से कहा, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। अगर ऐसा कुछ है, तो इस दुनिया में जरूर कोई समस्या है। जियांग येचेन के होंठ फड़क उठे। ओह, ये बेवकूफ। उसकी परवाह मत करो, चलो दौड़ना शुरू करते हैं। सू लिन्यू और बाकी दोनों ने हल्के से सिर हिलाया और आगे की ओर दौड़ने लगे। जियांग फैंग उनके ठीक पीछे चल रहा था। लेकिन जियांग येचेन टस से मस नहीं हुए। उन्होंने सिस्टम को रनिंग कल्टीवेशन फॉर्मेशन को सक्रिय करने का आदेश दिया और उसे सू लिन्यू और अन्य 2 लोगों से जोड़ दिया। जहां तक जियांग फैंग की बात है, वह सपने देखता रह सकता था। जियांग येचेन, तुम्हारा ग्रुप लीडर टीम के साथ तालमेल क्यों नहीं बिठा पा रहा है? हम। जियांग येचेन ने प्रशिक्षक हुआन की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, प्रशिक्षक हुआन, मुझे प्रशिक्षण से छूट है। प्रशिक्षक हुआन का चेहरा गंभीर हो गया। हालांकि समूह के नेता के रूप में मैं निश्चित रूप से अंत तक समूह के साथ रहूंगा, जियांग येचेन ने दृढ़ता से कहा। ये सुनकर प्रशिक्षक हुआन के चेहरे पर थोड़ी नरमी आ गई। इस बच्चे में अभी भी टीम भावना बाकी थी, लेकिन अगले ही पल जियांग येचेन ने भविष्यवादी दिखने वाले एक प्लेटफॉर्म पर ले जाने वाले 4 रोबोटों को बुलाया। जियांग येचेन प्लेटफॉर्म पर चढ़े, हाथ हिलाया और कहा, साथ चलते रहो। चारों सफेद रोबोट तुरंत दौड़ने लगे, कदम दर कदम, सू लिन्यू और आगे चल रहे अन्य लोगों के पीछे-पीछे। प्रशिक्षक हुआन। अध्याय 145 रेगिस्तान में पैदल यात्रा, क्या ऐसे ही खेलते हैं? ठीक है, ठीक है। धिक्कार है, क्या वह यंग मास्टर जियांग नहीं है? नहीं, यंग मास्टर जियांग का साथ में प्रशिक्षण से यही मतलब था। ये बहुत आनंददायक है, तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। अगर तुम्हारे पास यंग मास्टर जियांग की आधी ताकत भी होती, तो तुम भी ऐसा कर सकते थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। जियांग येचेन को 4 रोबोटों द्वारा आगे ले जाया गया, जिससे वह दौड़ रहे नए रंगरूटों में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला बन गया। ईर्ष्या और बेबसी भरी अनगिनत निगाहें उस पर पड़ी और उसका दिल पल भर में थोड़ा गंभीर रूप से आहत हो गया। आह, यह असमानता बेहद निराशाजनक है। सू लिन्यू और अन्य लोग भी ये दृश्य देखकर कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। तांग लॉन एकदम अचंभित रह गया। इस साथ में प्रशिक्षण का ऐसा ऑपरेशन भी होता है? नहीं, क्या इतना अटपटा होना जरूरी है? प्रशिक्षक हुआन, आपकी टीम में ये क्या है? ये ऐसा कैसे हो सकता है? अन्य दस्तों के नए रंगरूटों ने ये दृश्य देखते ही तुरंत सूचना दी। प्रशिक्षक हुआन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा, ये जियांग येचेन है। आह, रिपोर्ट करने आया नया रंगरूट एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अजीब तरह से अपना सिर खुजलाने लगा। तो फिर यंग मास्टर जियांग है, तो ठीक है। प्रशिक्षक हुआन ने नए रंगरूट को लात मारी और अवाक होकर कहा, भागते रहो, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। इस समय जियांग येचेन 4 रोबोटों द्वारा ले जाए जा रहे प्लेटफॉर्म पर आराम से बैकरेस्ट पर टिका हुआ बैठा था और नीचे दौड़ रहे नए रंगरूटों को देखते हुए उसने हल्के से सिर हिलाया। यह अभी भी आरामदायक है। सू लिन्यू और बाकी तीनों से मिलने के बाद जियांग येचेन ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा, लगे रहो, मेरी मानसिक ऊर्जा तुम्हारे साथ है। तांग लान, चू जिनचेन, जियांग फैंग। हालांकि सू लिन्यू मुस्कुराए और अपनी छोटी मुट्ठी उठाते हुए बोली, हम भाई येचेन, हम कड़ी मेहनत करेंगे। आसपास मौजूद नए रंगरूटों ने ये देखकर अपना सिर हिलाया। कितनी प्यारी बच्ची है, बस थोड़ी नादान है। सुबह का तापमान ज्यादा नहीं था और नए रंगरूटों की गति भी बेहद तेज थी, सभी ठंडक का फायदा उठाकर अधिक दूरी तय करना चाहते थे। कुछ ही देर में गोबी रेगिस्तान गायब हो गया और उनकी आंखों के सामने एक अंतहीन रेगिस्तान था, जहां हवा की सीटी की आवाज रेत पर कदमों की सरसराहट की आवाज के साथ मिल रही थी। जब जियांग येचेन ने सूरज को पूरी तरह से उगते हुए देखा, तो उसने प्लेटफॉर्म के छाते को सक्रिय किया, बर्फीला खनिज पानी पिया और समूह के पीछे-पीछे चलने लगा। शुरू में तांग लॉन और चू शिनचेन थोड़े असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें अचानक महसूस हुआ कि जैसे-जैसे दौड़ने का समय बढ़ता गया, न केवल उन्हें थकान महसूस नहीं हुई, बल्कि उनकी जी और मानसिक ऊर्जा वास्तव में बढ़ गई। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस विचित्र व्यवहार को देखकर दोनों ने एक साथ संदेह के भाव प्रदर्शित किए। क्या हो रहा है? दौड़ने मात्र से मेरी ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है? तांग लॉन ने हैरानी से कहा। मैं भी। चू शिनचेन ने अपनी उबलती हुई ऊर्जा को महसूस किया और थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा, कैप्टन, क्या आपको कुछ महसूस हो रहा है?
सु लिन्यू ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी भौहें भी संदेह से तन गईं। हाँ, हमने अभी 1 घंटा पहले ही चलना शुरू किया है और मुझे लगता है कि मेरी जी और मानसिक ऊर्जा थोड़ी बढ़ गई है, सामान्य साधना की तुलना में तेजी से। हिस, तांग लॉन हौंकते हुए बोला, क्या ये पूर्वी रेगिस्तान की यात्रा वही मार्शल दाओ सर है जो प्रशिक्षक ने हमें दिया है? चू शिनचेन ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिलाकर कहा, शायद चलिए आगे बढ़ते हैं। उन तीनों के पीछे खड़ा जियांग फैंग उनकी बातचीत से असमंजस में था। क्या ची और मानसिक ऊर्जा बढ़ रही है? लेकिन उसे कुछ भी महसूस क्यों नहीं हुआ? जियांग फैंग ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी, जिससे उनके चेहरे पर संदेह का भाव दिखाई दिया। बुरा नहीं है, सिस्टम का गठन काफी प्रभावी है। मंच पर जियांग येचेन ने अपनी इंद्रियों का उपयोग करके तीनों में हुए परिवर्तनों को महसूस किया और वह खुद को सिर हिलाने और कुछ बुदबुदाने से रोक नहीं सका। दरअसल जियांग फैंग के अलावा उनके करीबी किसी भी समूह को चल रहे कल्टीवेशन फॉर्मेशन से प्रवर्धन प्राप्त हो सकता था। लेकिन सु लिन्यू और 5वीं श्रेणी के तीनों ग्रैंड मास्टर्स की गति 4थी श्रेणी के ग्रैंड मास्टर्स की तुलना में कहीं अधिक थी और केवल कुछ दर्जन समूह ही उनका मुकाबला कर सकते थे। हालांकि ये संख्या धीरे-धीरे कम हो रही थी और अनुमान लगाया गया था कि कुछ ही घंटों में केवल उनके पहले समूह के लोग ही बचेंगे। जियांग येचेन लेट गया, अपने धूप के चश्मे पहने और अंतहीन रेगिस्तान को देखने लगा। वास्तव में उसे उसमें सुंदरता का एक अंश महसूस हुआ। अपने पिछले जीवन में वह चाहता था कि वह पहले ही चला जाए, लेकिन अब जब उसका नजरिया बदल गया था, तो उसके विचार भी बदल गए थे। समय धीरे-धीरे बीतता गया और पलक झपकते ही दोपहर हो गई। प्रथम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही टीमें पहले से ही थोड़ी थकी हुई थी। नेताजी, मैं और आगे नहीं जा सकता, चलिए गति धीमी करते हैं। नहीं, अगर हम पहले स्थान पर नहीं भी आ पाए तो दूसरे स्थान पर तो आएंगे ही। उठो। नेता, मैं सचमुच। बकवास करना बंद करो, क्या तुम पूरे समूह पर बोझ बनना चाहते हो? जियांग येचेन ने बगल में देखा, समूह का एक सदस्य थकान से बेहोश हो गया था और नेता ने मदद करने का कोई इरादा नहीं दिखाया, बल्कि उसे बुरी तरह डांटा। उसने अपना सिर हल्के से हिलाया। समूह प्रशिक्षण में प्रशिक्षक वास्तव में रैंकिंग की परवाह नहीं करता था, बल्कि समूह द्वारा एक दूसरे की मदद करने और एक साथ लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया की परवाह करता था। लीडर, आप आगे बढ़िए, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा और तुरंत आपके साथ आ जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, वू यू, आओ और मेरी मदद करो। भले ही हमारा समूह धीमा चल रहा हो, लेकिन कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। हम। ये सुनकर जियांग येचेन ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि दोनों कमजोर पैरों वाले समूह सदस्य को सहारा दे रहे हैं और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी उंगलियां हिली और उन पर एक आकृति बन गई। इसे राहगीर की ओर से मेरी सराहना समझें। समय धीरे-धीरे बीतता गया और सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो गया। विशाल रेगिस्तान में केवल जियांग येचेन का समूह ही बचा था। रनिंग फॉर्मेशन के आशीर्वाद से यहां तक कि तांग लॉन, जो आमतौर पर पूरे दिन कठिनाई और थकावट की शिकायत करता था, ने भी एक भी शिकायत नहीं की। लेकिन जियांग येचेन को थोड़ा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि चौथे स्तर का 8वें चरण का साधक जियांग फैंग वास्तव में उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। उसने पसीने से तरबतर, पीले होठों वाले और दांत किटकिटाते हुए जियांग फैंग को देखा। उसकी दौड़ने की मुद्रा भी थोड़ी डगमगाती हुई लग रही थी, लेकिन उसने हथपूर्वक चुप रहना जारी रखा और पीछा करता रहा। सूर्यास्त के समय ऊपर देखने पर पूर्वी चीन के तीसरे सैन्य क्षेत्र की हवाएं देखी रोशनी और हवाई जहाज के इंजनों की गर्जना सुनाई देती थी। हम लगभग पहुंच ही गए हैं, चलो गति बढ़ाएं और हमला करें। पसीने से तर चेहरा लिए सु लिन्यू ने अपने बालों को संवारते हुए उत्साह से कहा। इस हाइकिंग ट्रेनिंग के दौरान उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि वो किसी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करने वाली है। ये सचमुच बहुत ही चमत्कारी था। ठीक है, हमला करो, पहला स्थान हमारा है। तांग लॉन ने अपने माथे से पसीना पोंछा और अपने छोटे-छोटे पैरों से दौड़ना शुरू कर दिया। चू चिनचेन कोई अपवाद नहीं था। हालांकि पीछे चल रहे जियांग फैंग ने ये देखकर अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली और खुद को भी गति बढ़ाने के लिए मजबूर किया। वो ये साबित करना चाहता था कि वह उनमें से किसी से भी बदतर नहीं है। छी! लेकिन जैसे ही उसने एक बड़ा कदम बढ़ाया, जियांग फैंग सिर के बल जमीन पर गिर गया और उसके पैर में तुरंत ऐंठन आ गई। उसने उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं सका। जियांग येचेन ने नीचे रेत में संघर्ष कर रहे जियांग फैंग को देखा। शोर सुनकर सु लिन्यू और अन्य दो लोग भी रुक गए और देखने के लिए मुड़ गए। छोटे भाई, क्या तुम्हें पता है कि तुम अब कैसे हो? क्या तुम अभी आत्मविश्वासी हो? जियांग फैंग ने दांत पीसते हुए ऊपर देखा और गुस्से से अपना दाहिना पैर पटका। कमीने, मेरी अनुमति के बिना ऐंठन लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें अभी आदेश देता हूं, मुझे तुरंत खड़ा करो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चारों के चेहरे पर एक अजीब सी हलचल हुई। कमाल। अध्याय 146। मंगीतर ने छठी क्षेत्र में प्रवेश किया और प्रशिक्षक स्तब्ध रह गए। जियांग फैंग के कार्यों ने उन चारों को अवाक कर दिया। जियांग येचेन ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। उसे जियांग फैंग की परवाह नहीं थी और नहीं उसका मूड था। उसे उस व्यक्ति के लिए जरा भी दया नहीं आएगी जिसने उसे अपने पिछले जीवन में घृणा उत्पन्न की थी। टीम को सजा मिलती भी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अपने पिछले जीवन में वह पैदल मार्च प्रशिक्षण में असफल हो गया था और प्रशिक्षक ने उसे सजा के तौर पर सैन्य क्षेत्र के चारों ओर कुछ चक्कर ही लगवाए थे। इससे सु लिन्यू और अन्य लोगों की ची और मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उसने ठंडे स्वर में जमीन पर पड़े जियांग फैंग की ओर देखा और अपने रोबोट को नियंत्रित करते हुए फिनिश लाइन की ओर चलने लगा। उसका रवैया देखकर सु लिन्यू ने भी जियांग फैंग को नजरअंदाज कर दिया और उसके पीछे-पीछे चली गई। तांग लॉन ने इधर-उधर देखा, एक पल के लिए हिचकिचाया। ओह चू, चलो हम भी चलते हैं। यह आदमी सचमुच परेशान करने वाला है। मैं सजा स्वीकार करता हूं। चू शिनचेन एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने अपना सिर हिलाया, आगे बढ़ा और जियांग फैंग को जमीन से उठा लिया। अरे यार, मुझे खींचने की इजाजत तुम्हें किसने दी? मैं उठ सकता हूं। मैं तुम्हें से किसी से भी कमजोर नहीं हूं। जियांग फैंग ने अपनी मजबूत बाहों से संघर्ष किया। तुम सचमुच कृतघ्न हो। तांग लॉन गाली देने ही वाला था कि चू शिनचेन ने बीच में ही टोकते हुए कहा, जियांग फैंग, बस करो। टीम किसी एक व्यक्ति की टीम नहीं होती, नहीं यह प्रतिस्पर्धा करने की जगह है। यह एक साझा लक्ष्य के लिए मिलकर काम करने की जगह है। क्या तुम अपनी हठधर्मिता के कारण पूरी टीम को सजा दिलवाने जा रहे हो? चू शिनचेन की कड़ी फटकार ने जियांग फैंग को संघर्ष करने से रोक दिया और उसका अहंकारी चेहरा धीरे-धीरे नीचे झुक गया। मैं बस जीतना चाहता था। जीतने के कई तरीके हैं, तुम्हारा तरीका बहुत बचकाना है। चू शिनचेन ने आंख भरी और तांग लॉन को बुलाया, चलो हम मिलकर उसे मंजिल तक पहुंचाते हैं। हमारी टीम किसी को भी अकेला नहीं छोड़ती। तांग लॉन घृणा से भरा हुआ लग रहा था, लेकिन याद रखते हुए कि अगर जियांग फैंग फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचा तो पूरी टीम को दंडित किया जाएगा, उसने सहमति में सिर हिलाया। मैं यह ओर चू के चेहरे के लिए कर रहा हूं। उन दोनों ने जियांग फैंग को उठने में मदद की और जियांग येचेन के पीछे-पीछे चले गए। जियांग फैंग ने और कोई उपद्रव नहीं किया, बल्कि अपना सिर नीचे करके गहरी सोच में डूबा रहा। आगे चल रहे जियांग येचेन ने अपनी गति धीमी कर दी। चू शिनचेन की हरकतें उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप थीं। भाई येचेन, अगर आपको जियांग फैंग पसंद नहीं है, तो हम भविष्य में उसे नजरअंदाज कर देंगे। आप दुखी मत होइए। सु लिन्यू दौड़ते हुए धीरे से बोली। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नापसंदगी की बात नहीं है, बस देखने में थोड़ा झुंझलाहट होती है। तो भाई येचेन को मेरी तरफ से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं भाई येचेन को कभी नाराज नहीं करूंगी। सु लिन्यू ने प्यारी सी मुस्कान बिखेरी, उसकी आंखों में चमक थी जब उसने उसकी तरफ देखा। जियांग येचेन ने अपनी त्रुटि को सहारा दिया और उनका मूड तुरंत काफी बेहतर हो गया। ये वास्तव में एक आशीर्वाद था कि उसकी एक ऐसी मंगेतर थी जो उसके चिड़चिड़ेपन के समय उसे सांत्वना दे सकती थी। उसने सु लिन्यू की ओर देखा, उसके होठों पर मुस्कान थी। ठीक है, मैं भविष्य में तुम्हें और देखूंगा। ये सुनकर सु लिन्यू उत्साह से उछल पड़ी और बोली, अब से मैं भाई येचेन की लाडली रहूंगी। जियांग येचेन उसकी मासूमियत पर मुस्कुराया। कुछ ही देर में वे पांचों एक साथ फिनिश लाइन पार करके तीसरे सैन्य क्षेत्र के हवाई अड्डे पर पहुंच गए। लड़ाकू हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर ने हवा के तेज झोंके पैदा कर दिए और प्रशिक्षक पहले से ही नीचे इंतजार कर रहे थे। ये चू शिनचेन अच्छा है, कभी हार मत मानो, कभी पीछे मत हटो। यही इस प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य है। 21वीं स्क्वाड्रन के प्रशिक्षक खान ने सहमति में सिर हिलाया। आपकी टीम द्वारा चुने गए टीम लीडर ओल्ड हुआन एक ऐसे टीम सदस्य का सामना कर रहे हैं जो आगे काम नहीं कर सकता और जाने के लिए मुड़ रहे हैं। इस मामले में अभी भी शिक्षा की आवश्यकता है। प्रशिक्षक हुआन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और जैसे ही वो कुछ बोलने ही वाले थे, उनके बगल में बैठे प्रशिक्षक ने अपना सिर हिला दिया। चू शिनचेन में वाकई न्याय की भावना है, लेकिन वह नेता नहीं बन सकता। जियांग येचेन को मुड़कर जाते हुए मत देखो, असल में वह टीम में सभी को समझता है। वह जानता था कि चू शिनचेन जियांग फैंग को नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसकी गति हमेशा बहुत धीमी थी। टीम के हर सदस्य को स्पष्ट रूप से समझने की क्षमता के कारण जियांग येचेन एक योग्य टीम लीडर है। ये सुनकर प्रशिक्षकों ने सहमति और असहमति दोनों व्यक्त की, लेकिन अंततः जियांग येचेन के कार्यों ने फिर भी इस प्रशिक्षण के अर्थ के विरुद्ध कार्य किया। ठीक है, मैं इसे मिलिट्री रीजन इंटर्नशिप फाइल में लिख दूंगा। ये बहुत गड़बड़ है, प्रशिक्षक हुआन ने बेबसी से कहा और तभी अन्य स्क्वाड्रनों के प्रशिक्षक शांत हुए। इस समय फिनिश लाइन पार करने वाले पांचों लोग जियांग येचेन को छोड़कर हंसते हुए जमीन पर गिर पड़े। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी लंबी दूरी नहीं दौड़ी। तांग लॉन ने अपने हाथ रेत में धंसा दिए और हंसते हुए अपना सिर पीछे की ओर झुका लिया। चू शिनचेन ने अपने माथे से लगातार बहते पसीने को पोंछा और जैसे ही वह आराम करने वाला था, उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी ताकत में कुछ बदलाव आया है। वह पालथी मारकर बैठ गया और आत्मचिंतन करने लगा। कुछ क्षण बाद उसने अचानक अपनी आंखें खोली और बोला, मैंने 2 लोगों को पार कर लिया है और 5वें लोग स्तर 5 की 5वीं परत तक पहुंच गया हूं।
ये सुनकर तांग लॉन तुरंत सीधा बैठ गया। उसे अपनी शक्ति का आभास हुआ। उसकी आंखें चमक उठी। अरे बाप रे, मैं भी 2 लोगों में ऊपर चढ़ गया। 5 लोग स्तर 5 की तीसरी परत पर। क्या ये पैदल मार्च का प्रशिक्षण इतना अद्भुत है? वह बहुत हैरान था। केवल जियांग फैंग ही पूरी तरह से भ्रमित था। वह खुद को देख रहा था। उसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। नेता, आपका क्या कहना है? बीप। तांग लॉन सूलिन्यू से पूछने ही वाला था कि तभी रेगिस्तान में एक पक्षी की तेज आवाज गूंज उठी। लाल अग्नि से निर्मित एक सिंदूरी पक्षी सूलिन्यू के शरीर के भीतर से एक छोटे सूर्य की तरह ऊपर की ओर उड़ने लगा। इसने अंधेरे होते रात के आकाश को लालिमा से ढक लिया। चू शिनचेन, तांग लॉन और जियांग फैंग ने अविश्वास से ऊपर देखा। अत्यधिक शक्तिशाली आभा के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए उनकी आंखें भय से भर गईं। अरे बाप रे, लीडर छठी क्षेत्र में प्रवेश करने ही वाला है। महान ग्रैंड मास्टर तांग लॉन का मुंह खुला रह गया। चू शिनचेन ने रात्रि आकाश में लाल चिड़िया को निहारा। उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा और भी अधिक मजबूत प्रतीत होती है। लीड प्रतियोगिता में पिछली बार की तुलना में वह मुझ पर और भी अधिक दबाव डाल रही है, जो कहीं अधिक भयावह है। जियांग फैंग तो और भी ज्यादा अचंभित रह गया। वे सब एक साथ दौड़े थे, लेकिन उनमें से 3 ने ही दायरे को पार कर लिया था, तो उसने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? सबसे शांत भाव जियांग येचेन के चेहरे पर दिखाई दिया। उसने रात के आकाश में चमकते हुए लाल पक्षी को देखा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। सूलिन्यू को कदम दर कदम बढ़ते हुए देखना उन्हें एक पत्नी को पाले पोसने जैसी उपलब्धि का एहसास कराता था। अंततः उन्हें कुछ ऐसे गुरुओं की मानसिकता समझ में आ गई, जो अपने छात्र जीवन के दौरान लगन से पढ़ाते थे और अपने छात्रों को आगे बढ़ते देखकर प्रसन्न होते थे। उसने सफलता हासिल कर ली। हवाई अड्डे पर अपनी स्क्वाड्रन का इंतजार कर रहे प्रशिक्षक सूलिन्यू की बेकटो आभा और मनमोहक ज्वलंत वर्मिलियन को महसूस करते हुए थोड़े स्तब्ध रह गए। रुको, क्या पैदल मार्च प्रशिक्षण का चमत्कारिक प्रभाव ये भी था कि इसे सफलता प्राप्त करने में मदद मिली? छठी क्षेत्र में प्रवेश करना, महान गुरु, मुझे याद है जब सूलिन्यू पहली बार सैनिक क्षेत्र में आई थी तो उसकी फाइल में 5वां क्षेत्र स्तर 5 5वीं परत लिखा था। हाँ, और ये तो बस एक हफ्ते पहले की बात है। लगातार 5 परतें तोड़ देना, क्या तुम मजाक कर रहे हो? असंभव, उसने अपना क्षेत्र जरूर छिपाया होगा, बिल्कुल जियांग येचेन की तरह। ये दोनों सचमुच असामान्य हैं। इन्हें पढ़ाने के लिए हम खुद को योग्य महसूस करते हैं। हम क्या कर सकते हैं? सूलिन्यू की मार्शल आर्ट प्रतिभा को देखो। मुझे लगता है कि यह इस रैंक से भी कहीं अधिक भयावह है। क्या वह अभी भी नई रंगरूप है? वो स्पष्ट रूप से यहाँ प्रभुत्व स्थापित करने आई है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्रशिक्षकों ने अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। वे अभी केवल छठे स्तर पर ही थे और नए रंगरूप छठे स्तर पर पहुंच रहे थे और 7वें स्तर पर एक और भी अधिक असामान्य रंगरूप था। क्या उन्हें अभी भी खेलना चाहिए? खेलना तो नामुमकिन है। नए रंगरूपों का ये बैच वास्तव में सबसे डरावना बैच है। अध्याय 147 जियांग शाओ के आसपास के लोग इतने शक्तिशाली क्यों हैं? सब लोग देखो, फिनिश लाइन के ऊपर एक फायर प्रकट हुआ है। क्या तुम अंधे हो? वो तो दिव्य प्राणी है, सिंदूरी पक्षी। तुम झूठ बोल रहे हो। वर्मिलियन बर्ड यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रात के अंधेरे में रेगिस्तान में प्रत्येक समूह एक दूसरे का समर्थन करते हुए धीरे-धीरे अंतिम रेखा के करीब पहुंचता गया। लेकिन अचानक ही आसमान में एक लाल रंग का चिड़िया चक्कर लगाती हुई दिखाई दी, जिससे सभी लोग चकित रह गए। ये लाल लॉ, ये यंग मिसू की मार्शल आर्ट प्रतिभा से बहुत मिलती जुलती लगती है। मुझे लगता है कि यह प्रशिक्षकों द्वारा बनाया गया एकमात्र दर्शक होगा, ताकि अगर हमें रास्ता स्पष्ट रूप से दिखाई न दे तो वे हमारी मदद कर सकें। जल्दी करो, फिनिश लाइन पर पहुंचते ही पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब नए रंगरूप धीरे-धीरे फिनिश लाइन तक पहुंचे, तब तक उग्र वर्मिलियन बर्ड बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। वे हवाई अड्डे के मैदान पर आराम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके स्क्वाड्रन का प्रशिक्षक बहुत ही अस्वाभाविक लग रहा था। प्रशिक्षक जी, क्या वह उग्र लाल पक्षी जिसे आपने पहले देखा था, आप लोगों द्वारा ही तैयार किया गया था? ये सुनकर प्रशिक्षक खान ने अपना सिर हिलाया। यह एक अपवाद था जब स्क्वाड्रन 1 की सूलिन्यू ने छठी स्तर तक विजय प्राप्त की। उसे देखो, फिर खुद को देखो। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह मुड़ा और हेलीकॉप्टर में चला गया और अपने स्क्वाड्रन के नए रंगरूपों को सैनिक क्षेत्र में लौटने का संकेत दिया। लेकिन जब नए रंगरूपों ने सूलिन्यू की छठी क्षेत्र में प्रवेश करने के बारे में सुना और खुद को अभी भी चौथे क्षेत्र में होने के बारे में सोचा, तो उनके दिलों में तुरंत ही एक बहुत बड़ा अंतर का भाव उमड़ आया। यंग मास्टर जियांग का इतना शक्तिशाली होना एक बात है, लेकिन उनकी मंगेतर भी इतनी अद्भुत कैसे है? हाँ, मुझे याद है कि सैनिक क्षेत्र इंटर्नशिप शुरू होने से पहले टीम लीड ने दिखाया था कि सूलिन्यू की शक्ति केवल 5वें स्तर लेवल 5 की थी। उसने इतनी जल्दी छठी स्तर को कैसे पार कर लिया? मुझे समझ नहीं आ रहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस समय तक जियांग येचेन और अन्य लोग हेलीकॉप्टर से वापस प्रथम सैनिक क्षेत्र में लौट चुके थे। भाई येचेन, मैं आपके और करीब आ गया हूं। मैं कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगा। हेलीकॉप्टर से उतरते हुए सूलिन्यू ने अपार खुशी से कहा। जियांग येचेन ने उसका चेहरा नोचते हुए कहा, इतनी मेहनत करना थका देने वाला है। क्या तुम अभी मेरे साथ नहीं हो? सूलिन्यू ने सिर हिलाते हुए ईमानदारी से कहा, नहीं, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में जब भाई येचेन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा तो मैं उनकी मदद कर सकूंगी। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान दी। तुम हमेशा मेरे बारे में क्यों सोचते रहते हो? मैं तुम्हारी मंगेतर हूं। मैंने जिसे चुना है, मैं जीवन भर उसके बारे में अपना विचार कभी नहीं बदलूंगी। सूलिन्यू ने दृढ़ निश्चय के साथ अपनी छोटी मुट्ठी उठाते हुए कहा। जियांग येचेन ने मन ही मन आह भरी। इस लड़की की मीठी शब्द वाकई दिल को छू गए थे। उसने सूलिन्यू का हाथ पकड़ा और उसे वापस उसके छात्रावास तक ले गया। तांग लॉन और चू शिनचेन भी ज्यादा देर नहीं रुके और अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए वापस छात्रावास में सोने चले गए। केवल जियांग फैंग ही अपनी जगह पर खड़ा रहा। सूलिन्यू की सफलता का दृश्य उसके दिमाग में गूंज रहा था। वास्तविकता ने धीरे-धीरे उनके पूर्ण आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया, यहाँ तक कि उसका एक अंश भी शेष नहीं बचा। वो प्रतिभा की दहलीज तक को देख भी नहीं सकता था। जियांग फैंग उदास मन से छात्रावास भवन की ओर चल पड़ा। मुख्य प्रशिक्षक सूलिन्यू ने छठी स्तर की सफलता प्राप्त की। ग्रेट ग्रैंड मास्टर हाइकिंग ट्रेनिंग के दौरान उनकी मार्शल आर्ट प्रतिभा बहुत प्रबल है। प्रशिक्षक वान ने हवाई अड्डे पर भावुक होकर कहा। झो यू एक तरफ से सब सुन रहा था। जियांग येचेन और सूलिन्यू को हाथ में हाथ डालकर छात्रावास की ओर वापस जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या की झलक दिखाई दे रही थी। सुझाव ने वास्तव में एक प्रतिभाशाली बेटी का पालन पोषण किया था। अगर उसकी शादी झो परिवार में हो जाए तो ये बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। दुर्भाग्यवश जब तक जियांग येचेन को खत्म नहीं किया जाता, यह मामला कभी सामने नहीं आएगा। झो यू की आंखों में धीरे-धीरे हत्या का इरादा भर गया। जियांग येचेन, नए रंगरूप का जंगल मिशन तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा और सूलिन्यू का विवाह अनिवार्य रूप से झो परिवार में होगा। बस थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हें थोड़ी देर और उछल कूद करने दूंगा। दिन एक-एक करके बीतते गए। अगले प्रशिक्षण में याओ बीस की कमजोरियों को समझना और नकली युद्ध का संचालन करना शामिल था। हालांकि जियांग येचेन हमेशा की तरह टहलने निकल जाता था और अगर उसकी रुचि होती तो वो सूलिन्यू और अन्य लोगों के साथ कुछ देर के लिए प्रशिक्षण भी करता था। इस आरामदेह जीवन शैली को देखकर प्रशिक्षक भी ईर्ष्या करने लगे थे। एकमात्र अजीब बात यह थी कि लंबी पैदल यात्रा के प्रशिक्षण के बाद से जियांग फैंग का व्यवहार काफी बेहतर हो गया था। कभी-कभार कुछ दबंग सीईओ वाले बयान देने के अलावा उन्होंने अपने लिए आयोजित सभी समूह प्रशिक्षणों को लगन से पूरा किया। अपने पिछले जीवन की तुलना में सैनिक क्षेत्र की इंटर्नशिप के दौरान इतने शांतिपूर्ण दिन बिताना उनके लिए स्वर्ग के समान था। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही जंगल मिशन का आखिरी दिन आ गया। भाई येचेन, आज सुबह के प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक ने कहा कि प्रत्येक समूह को शाम के प्रदर्शन के लिए एक प्रतिभा प्रदर्शन तैयार करने की आवश्यकता है। खाना खा रहे जियांग येचेन अचानक रुक गए। उन्हें याद आया कि यह घटना उनके पिछले जीवन में भी घटी थी। नए रंगरूपों के जंगल मिशन के बाद ये सामरिक प्रशिक्षण होगा और प्रशिक्षक हुआंग उनका नेतृत्व नहीं करेंगे। आखिरी रात को प्रशिक्षक आमतौर पर सभी से बातचीत करते थे और नए रंगरूपों से एक सुखद शाम के लिए कुछ प्रतिभाओं को तैयार करने के लिए कहते थे। ये विश्वविद्यालय शुरू होने से पहले मिलने वाले सैनिक प्रशिक्षण के समान था और यह काफी मजेदार था। भाई येचेन, क्या आपके पास कोई सुझाव है? सूलिन्यू ने पूछा। कोई सुझाव? जियांग येचेन के चेहरे पर कठिनाई झलक रही थी। वो वास्तव में अभिनय करने में अच्छा नहीं था। अपने पिछले जीवन में उनका समूह हाथ मिलाने वाला नृत्य करता था, जो अविश्वसनीय रूप से अजीब था। किस तरह का प्रदर्शन अच्छा रहेगा? जब वह सोच ही रहा था, तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी। दिन लेटने का विकल्प सक्रिय हो गया। विकल्प 1, समूह नेता के रूप में मंच पर प्रस्तुति देने की आवश्यकता होने पर आप खूब सोच विचार करते हैं और अपने समूह के सदस्यों को चर्चा के लिए बुलाते हैं। पुरस्कार, जिम्मेदार भाई की उपाधि। विकल्प 2, यदि आप कोई प्रस्तुति देने में असमर्थ हैं, तो अपने दिमाग पर जोर डालने के बजाय सक्षम लोगों को इसे संभालने दें और आप परिणामों का आनंद लें। पुरस्कार, इंटरमीडिएट लाइन फ्लैग गिफ्ट पैक। जियांग येचेन ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई, सिर्फ इसलिए कि वह कुछ सोच नहीं पा रहा था। इसका मतलब यह नहीं था कि दूसरे भी नहीं सोच सकते। उनकी नजर धीरे-धीरे सूलिन्यू के चेहरे पर पड़ी। तुम जिम्मेदारी संभालो, मुझे विश्वास है कि तुम इसे अच्छे से निभा सकती हो। सूलिन्यू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसके होठों पर धीरे-धीरे मुस्कान फैल गई। ठीक है, भाई येचेन मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, मैं उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। उसने बिना किसी झिझक की सहमति दे दी। जियांग येचेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। कितनी भोली लड़की है। हालांकि सूलिन्यू की बहुमुखी प्रतिभा को देखते हुए ये कार्य उनके लिए सबसे उपयुक्त था। क्या आपके पास कोई विचार है? उसने उत्सुकता से पूछा। सूलिन्यू ने आंखें घुमाई और थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, जियांग फैंग का व्यक्तित्व काफी अच्छा है। मैंने एक बहुत अच्छा नाटक सोचा है। क्या?
यह भी एक रहस्य है, अगर मैं आपको बता दूं तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जियांग येचेन मुस्कुराया और सिर हिलाया, उसने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। रात के खाने के बाद सु लिन्यू ने उत्साहपूर्वक चू जिनचेन, तान लॉन्ग और जियांग फैंग को बुलाया। आज रात के चैलेंज शो के लिए मैंने और भाई अचेन ने चर्चा की और एक नाटक करने का फैसला किया। कौन-कौन भाग लेना चाहता है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियांग फैंग अनजाने में आगे बढ़ गया, मानो कुछ ऐसा कहने ही वाला था, महिला, ये सिर्फ मेरे लिए है। लेकिन जैसे ही उसका दाहिना पैर आगे बढ़ा, उसने इसके बारे में सोचा और पीछे हट गया। प्रतिभाशाली लोगों के समूह के बीच उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से चूर-चूर हो गया। किसी कारणवश उनमें पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं रहा था। तो जियांग फैंग मुख्य अभिनेता होंगे, तान लॉन्ग आप उनकी सहायता करेंगे और चू शिनचेन। सु लिन्यू ने तुरंत भूमिकाएं बांटना शुरू कर दिया और दबन सीओ डॉक्टर से मिलता है नामक नाटक की पटकथा उन तीनों को सौंपी। जियांग फैंग को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्हें मुख्य अभिनेता चुना गया है। उन्होंने पटकथा पर एक नजर डाली और उनका चेहरा तुरंत उतर गया। औरत, क्या तुम जानबूझकर मुझे मूर्ख बना रही हो? सबके सामने मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हो? उसने ठंडे स्वर में कहा। ये भाई अचेन का निर्देश है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मानो या न मानो, मैं तुम्हें पीट दूंगी। सु लिन्यू ने अपनी मुट्ठी उठाई। जियांग फैंग की भौहों में क्रोध की झलक दिखाई दी, लेकिन उन्होंने कुछ और नहीं कहा, चुपचाप स्वीकार कर लिया। सु लिन्यू मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। आज दोपहर कोई अभ्यास नहीं है, तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। हम भाई अचेन को बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं कर सकते। तान लॉन्ग और चू शिनचेन ने ओके का इशारा किया। उस रात प्रशिक्षण मैदान असाधारण रूप से जीवंत था। प्रशिक्षण के दौरान होने वाले सामान्य शोर शराबे और नारों से रहित था। कई लोगों ने चमकती हुई फ्लोरोसेंट छड़ी पकड़ रखी थी, जिससे स्क्वाड्रन का माहौल और भी आकर्षक हो गया था। सैन्य वर्दी पहने जियांग येचेन भी दस्ते में आया। वह मुख्य रूप से सु लिन्यू और अन्य लोगों द्वारा तैयार किए गए नाटक को देखना चाहता था। इससे उन्हें समूह के नेता के रूप में सहभागिता का एहसास भी हुआ। जियांग येचेन ने छोटे से मंच की ओर देखा, जहां सु लिन्यू लगन से तान लॉन्ग और अन्य दो लोगों को पटकथा के साथ निर्देश दे रही थी। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। इतनी सक्षम मंगेतर होने से उन्हें वाकई बहुत राहत मिली। दिन मेजबान को प्लेटनिक का विकल्प चुनने के लिए बधाई। इनाम इंटरमीडिएट प्लेटनिक का उपहार पैक। क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? अध्याय 148 प्रतिभा प्रदर्शन मूर्ख अधिपति का आधिकारिक आगमन। सिस्टम का इनाम आ गया है। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान दी। पिछली बार इंटरमीडिएट गिफ्ट पैक ने सुप्रीम लेवल का इनाम दिया था। इस बार क्या ये खोलें? मेजबान को बधाई हो, आपने एक अरब डॉलर की धनराशि और उत्कृष्ट प्रदर्शन वेशभूषा उपहार पैक प्राप्त किया है। जियांग येचेन ने गुस्से में बड़बड़ाने की इच्छा को दबा लिया। यह एक इंटरमीडिएट गिफ्ट पैक था, इसलिए ये सामान्य बात थी। उसने गहरी सांस ली और उसकी निगाहें शानदार प्रदर्शन वेशभूषा पर टिक गईं। उसने ऊपर देखा तो पाया कि प्रत्येक समूह ने अभी भी चलावरण वाली टी-शर्ट पहनी हुई थी। जहां तक टैलेंट शो की बात है, वह पूरी तरह से स्वमनोरंजन था, किसी ने भी कोई पोशाक तैयार नहीं की थी। युवा मास्टर जियांग, आप तो वाकई एक दुर्लभ अतिथि हैं। आपके समूह ने कौन-कौन सी प्रतिभाओं को तैयार किया है? चौथे समूह का नेता पास आकर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। जियांग येचेन ने कुछ देर तक गुनगुनाते हुए कहा, यह एक रहस्य है, आप इसे बाद में देखेंगे। युवा स्वामी जियांग, आप फिर से कोई बड़ी योजना तो नहीं बना रहे हैं ना? हमारा एक्ट तो बिल्कुल गड़बड़ है। हम बस स्टेज पर हाथ हिलाएंगे, ऐसा तो कोई और नहीं करता। हम बुरे नहीं हैं, हमारे ग्रुप में एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अच्छा गाता है। बाद में हमें वोट देना। आइए हम एक दूसरे को वोट दें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वहां कई समूह नेता बातचीत कर रहे थे। प्रतिभा प्रदर्शन में छोटे-मोटे पुरस्कार भी थे और प्रशिक्षक हुआन ने इसके लिए एक छोटा मतदान कार्यक्रम भी आयोजित किया था। जियांग येचेन एक तरफ से उनकी बातचीत सुन रहा था और शुरू में काफी दिलचस्प लग रहा था। जब तक सु लिन्यू थोड़ी निराश होकर वहां नहीं आई, तब तक वह वहीं खड़ी रही, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, उसने तुरंत अपनी निराशा को छिपा लिया। भाई येचेन, आप यहाँ हैं? जियांग येचेन ने हल्के से सिर हिलाते हुए पूछा, अभिनय कैसा चल रहा है? सु लिन्यू एक पल के लिए हिचकिचाई, रिहर्सल तो ठीक है, बस। क्या? कोई वेशभूषा नहीं, कोई दृश्य प्रभाव नहीं। सु लिन्यू ने अपना चेहरा मलते हुए कहा, उसकी भौहों के बीच चिंता झलक रही थी। जियांग येचेन मुस्कुराया, ये लड़की सचमुच हर चीज में पूर्णता चाहती थी। अन्य समूह तो बस खानापूर्ति कर रहे थे, लेकिन सु लिन्यू इसे बहुत गंभीरता से ले रही थी। संयोगवश सिस्टम ने उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन वेशभूषा का विकल्प देकर पुरस्कृत किया था, जो उनके काम आएगा। आपको किस तरह के परिधान चाहिए? जियांग येचेन ने पूछा। सु लिन्यू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, एक बढ़िया कस्टम सूट और दो सफेद लैब कोट, लेकिन ये तो सैनिक क्षेत्र है, हमें ये कहां मिलेंगे? जियांग येचेन ने उसके विवरण के आधार पर सिस्टम स्पेस से आवश्यक कपड़े निकाले। ये रहे, हम। सु लिन्यू ने धीरे से अपना सिर घुमाया और जब उसने तीनों पोशाकें देखी, तो उसकी आंखें चमक उठी। वाह, भाई येचेन, ये आपके पास कैसे आए? और ये बिल्कुल वही है जिनकी हमें जरूरत है। सु लिन्यू ने उत्साह से जियांग येचेन की बांह को गले लगा लिया। जियांग येचेन ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ झूठ बोलते हुए कहा, इन्हें ले लो। दरअसल मुझे पहले से ही पता था और मैंने इन्हें तुम्हारे लिए तैयार रखा था। भाई येचेन ने हमेशा समूह की परवाह की है, वो वैसा आलसी समूह नेता नहीं है जैसा दूसरे कहते हैं। सु लिन्यू ने उसका बचाव किया। दरअसल वह था। जियांग येचेन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने 2 बार खांसा। भाई येचेन मेरे दिल में सबसे बेहतरीन समूह नेता हैं, हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और भाई येचेन को गौरवान्वित करेंगे। सु लिन्यू वेशभूषा लेकर चू शिनचेन और अन्य 2 लोगों को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ी और उनसे कहा कि वे वेशभूषा बदल लें और मंच पर जाने के लिए तैयार हो जाएं। जियांग येचेन ने बेबसी से कंधे उचका दिए। आखिर जितनी ज्यादा वह काम चोरी करता था, उतनी ही ज्यादा उसकी तारीफ क्यों होती थी? कितना अजीब है। चुप रहो, चुप रहो। अचानक प्रशिक्षक हुआन अस्थायी मंच पर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीर प्रशिक्षण भाव गायब हो गया था और उसकी जगह एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। कल आप एक वन्य मिशन में भाग लेंगे। आज शायद आखिरी दिन है जब मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं। इसके बाद का सामरिक प्रशिक्षण अन्य प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाएगा। आज रात कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। आराम करें और 1 महीने की कड़ी ट्रेनिंग का शानदार अंत करें। प्रशिक्षक हुआन के बोलने के बाद उन्होंने पीछे की पंक्ति में बैठे एक नए रंगरूप की ओर इशारा करते हुए कहा, चिंताओ, तुम्हारा समूह 22वां, सबसे पहले आओ और सबके लिए कुछ प्रदर्शन करो। प्रशिक्षक, क्या आप मुझे निशाना बना रहे हैं? तुम्हें निशाना बनाना, इसमें क्या बुराई है? प्रशिक्षण के दौरान हर दिन तान लॉन्ग के अलावा तुम सबसे शरारती हो। ठीक है। 22वां समूह धीरे-धीरे मंच पर आया। समूह के नेता चेन दापाओ ने अपना फोन निकाला और एक लयबद्ध संगीत बजाया। फिर उन छहों ने धीरे-धीरे अपने हाथ ऊपर उठाए और उन्हें लहराने लगे, साथ ही अपनी कमर भी मटका रहे थे। वे सचमुच ध्यान आकर्षित करने वाले थे। चौक में मौजूद कई लोग जोर से हंस पड़े। ये ध्यान खींचने वाले लोग कहां से आ गए? भाई दापाओ से यही उम्मीद थी। हमारे इलाके में अभी सबसे मजेदार वही है, कभी हारा नहीं। जियांग येचेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उन्होंने भी अपने पिछले जीवन में हाथ हिलाने का ही काम किया था और उन्हें थोड़ा सा भावुकता का अनुभव हुआ। हाथ हिलाकर अभिवादन करने वाले समूह के बाद या तो नृत्य करना था या गाना गाना था। खुले मैदान में सुनने या देखने लायक कुछ खास नहीं था, प्रस्तुतियां बहुत ही भद्दी थी। ये सीधे तौर पर पैसे खर्च करके मशहूर हस्तियों को लाइव प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करने से बिल्कुल अलग था। जियांग येचेन को ये दिन प्रतिदिन उबाऊ लगने लगा। अगला समूह, जियांग येचेन, अब आपके समूह की प्रस्तुति देने की बारी है। इससे जियांग येचेन चौकन्ना हो गया। उसने दाएं-बाएं देखा, लेकिन उसे सु लिन्यू या अन्य लोग कहीं नहीं दिखे। प्रशिक्षक जी, हम शुरू कर रहे हैं। हर कोई उस छोटे से मंच की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया, जिस पर एक मेज और 2 कुर्सियां रखी थी। रोगी संख्या 3, युवा मास्टर जियांग, कृपया परामर्श कक्ष संख्या 1 में जाएं। सु लिन्यू ने ताली बजाई। गहरे बैंगनी रंग के महंगे सूट में सजे जियांग फैंग अपने दाहिने हाथ में मेडिकल रिकॉर्ड पकड़े हुए बड़ी शान से मंच पर दाखिल हुए। उन्होंने खुद को बहुत आकर्षक समझते हुए एक चक्कर भी लगाया। लापरवाही से मेडिकल रिकॉर्ड को हवा में उछाला और एक शानदार अंदाज में पोंछ दिया। नीचे बैठे दर्शक जियांग फैंग की उत्कृष्ट पोशाक को देखकर तुरंत मंत्रमुग्ध हो गए और खुशी से तालियां बजाने लगे। अरे वाह, यंग मास्टर जियांग, आप तो इसे कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले रहे हैं। आपने तो पोशाकें भी तैयार कर ली। हे भगवान, क्षमता में भी बलवान, हर पहलू में बलवान, लोग ऐसे में कैसे जिएंगे? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चौक में मौजूद सभी समूह भरे बिना नहीं रह सके। जियांग येचेन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई जब वह सुन रहा था। उसे मानना पड़ा, ये वाकई अच्छा था। वह लगातार छोटी सी मंच की ओर देखता रहा। यदि आपका मेडिकल रिकॉर्ड हो गया है, तो कृपया दोबारा कतार में लगें। इसी क्षण सफेद लैब कोट पहने तान लॉन्ग ने उन्हें याद दिलाने के लिए बोलना शुरू किया। जियांग फैंग का चेहरा सख्त हो गया। उसने धीरे से जमीन से मेडिकल रिकॉर्ड उठाया और तान लॉन्ग को सौंप दिया। आप यंग मास्टर जियांग हैं ना? अगली बार अपना असली नाम दर्ज करवाएं। यंग मास्टर जियांग मेरा असली नाम है। मुझे लगता है कि आपका असली नाम डॉक्टर तांग है ना? जियांग फैंग ने तान लॉन्ग की छाती पर लगे नाम टैग की ओर इशारा किया। तान लॉन्ग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने कॉल बटन दबाया और कहा, नर्स, अभी अगले नंबरों पर कॉल मत कीजिए। मेरे पास एक गंभीर मामला है। बताओ, क्या बीमारी है? मुझे बताओ, इसका इलाज कैसे करें? मुझे नहीं पता कि आपको क्या बीमारी है। मैं इसका इलाज कैसे कर सकता हूं? जियांग फैंग की आंखें ठंडी पड़ गईं। वह खड़ा हुआ और तान लॉन्ग की थोड़ी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। बीमारी चाहे जो भी हो, मुझे इसे ठीक करने के लिए 3 मिनट का समय दो।
अध्याय 149 क्या तुम मुझे मार डालोगे? क्या तुम्हें इतनी ताकत है? मुंह खोलो। हम बस सामान्य सर्दी जुकाम है, टॉन्सिलाइटिस है। मैं तुम्हें कुछ दवाइयां लिख देता हूं, तुम जाकर ले आना। क्या टॉन्सिलाइटिस? मेरी अनुमति के बिना सूजन पैदा करने की हिम्मत कैसे की? तुमने हद पार कर दी। जैसे ही जियांग फैंग ने ये कहा, दर्शकों में हंसी की लहर दौड़ गई। मुझे पहले लगता था कि जियांग फैंग सिर्फ एक सख्त मिजाज सीईओ हैं, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि वह बहुत मजाकिया भी हो सकते हैं। ये देखने में बहुत ही लगता है, लेकिन ये बहुत मजेदार है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हास्य के मामले में उच्च मानदंड रखने वाले जियांग येचेन भी इससे प्रभावित हुए। एक बेवकूफ सीईओ जो मूर्खतापूर्ण हरकतें कर रहा है, उसमें वाकई हास्य की सहज समझ है। प्रदर्शन जारी रहा और दर्शकों की हंसी लगातार गूंजती रही। आसपास की टीमों के लोग भी इकट्ठा हो गए। वे छोटे से मंच के चारों ओर खड़े होकर देख रहे थे और बहुत ही संक्रामक हंसी हंस रहे थे। टीमों के टैलेंट शो की तुलना में, जिनमें सभी गायन, नृत्य और अमूर्त प्रदर्शन शामिल थे, ये सिर्फ एक साधारण प्रस्तुति थी। कई प्रशिक्षकों ने भी बड़ी दिलचस्पी से देखते हुए सिर हिलाया। सीईओ जियांग द्वारा तानयुआंग को मानसिक अस्पताल भेजे जाने के साथ ही कार्यक्रम समाप्त हो गया। इसके बाद सुलेनी मुस्कुराते हुए मंच पर आई और बोली, आप सभी को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया, तो कृपया हमें वोट देना न भूलें। उसने अपना फोन ऊपर उठाया और तानयुआंग और अन्य दो लोगों के साथ चुपकर अभिवादन करने के बाद वह छोटे मंच से नीचे उतर गई। मुझे पहले समूह के लिए ही वोट देना होगा। यह न केवल मजेदार था, बल्कि सेट और वेशभूषा भी बहुत अच्छी तरह से तैयार की गई थी। वे इसके हकदार हैं। हाँ, हमारी पूरी टीम ने बस गाना गाया और वो भी बहुत बुरा। बहुत उबाऊ था। मैं भी तुम्हारी टीम को ही वोट दूंगा। और लोकप्रियता सर्वेक्षण के अनुसार दबंग सीईओ जियांग ही विजेता होंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सभी ने अपने फोन उठाए, वोटिंग पेज पर गए और तुरंत जियांग फैंग को लोकप्रियता चार्ट में शीर्ष पर पहुंचा दिया। जियांग फैंग, जो अभी मंच से उतरे थे, रैंकिंग पेज को देखकर थोड़ा हैरान रह गए। ताली बजाओ, ताली बजाओ। चू शिनचेन ने अपना कंधा थपथपाते हुए और अपना परिधान उतारते हुए कहा, जीतने के कई तरीके हैं और यह उनमें से एक है। जियांग फैंग की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई और वह काफी देर तक रैंकिंग को घूरता रहा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि दूसरों को खुशी देना भी एक बहुत ही संतोषजनक काम हो सकता है। जियांग फैंग की आंखों में व्याप्त शीतलता धीरे-धीरे कम हो गई। भाई ये चेन, क्या हम कमाल के नहीं थे? उनके बगल में सुलिन एक छोटी बच्ची की तरह प्रशंसा की प्रतीक्षा करते हुए जियांग येचेन के पास दौड़कर गई। जियांग येचेन ने सिर हिलाया, अपने बेहद मुलायम बालों को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अद्भुत। सुलिन तुरंत खुशी से मुस्कुरा उठी, मानो उन दो शब्दों ने उसके द्वारा किए गए हर काम को सार्थक बना दिया हो। वो उसके बगल में बैठी थी, अपनी छुट्टी को हाथों में टिकाए हुए, कभी-कभी उसकी ओर देखती थी। प्रतिभा प्रदर्शन का भी समापन हो गया। प्रशिक्षक हुआन राहत की झलक के साथ मंच पर आए। आज की पार्टी समाप्त हो गई है। प्रशिक्षक आप सभी को मार्शल आर्ट के मार्ग पर सुगम और समृद्ध यात्रा की शुभकामनाएं देते हैं। आपको छुट्टी दी जाती है। अच्छी तरह आराम करें और कल के वन मिशन के लिए तैयार हो जाएं। प्रशिक्षक हुआन सीधे खड़े हुए और नए रंगरूटों को सलाम किया। टीम के सभी सदस्यों ने तुरंत अपनी पिछली सुस्ती को त्याग दिया, सीधे खड़े हो गए और सलामी का जवाब दिया। इंस्ट्रक्टर हुआन, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। 22वें समूह की चेन दापाव ने चिल्लाकर कहा। प्रशिक्षक हुआन ने हंसते हुए कहा, बस ध्यान रखना कि तुम कोई गड़बड़ न करो, बच्चे। सबकी हंसी के बीच पार्टी समाप्त हो गई। जियांग फैंग। जब ज्यादातर लोग चले गए, तो प्रशिक्षक हुआन ने अचानक जियांग फैंग को आवाज दी, जो जाने ही वाला था। बाद वाला व्यक्ति थोड़ी देर रुका, फिर मुड़ा और बोला, प्रशिक्षक हुआन, क्या बात है? मुख्य प्रशिक्षक आपसे मिलना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके कार्यालय में आएं। ये सुनकर जियांग फैंग की भौहें तन गईं और वह मन ही मन इसका कारण जानता था। वो एक पल के लिए हिचकिचाया, सिर हिलाया और प्रशिक्षक हुआन के पीछे-पीछे सैनिक क्षेत्र के प्रशासनिक भवन में चला गया। मुख्य प्रशिक्षक जियांग फैंग यहाँ हैं। कार्यालय के अंदर मौजूद झोयू ने थोड़ा ऊपर देखा और अपनी आंखों से इशारा किया। प्रशिक्षक हुआन बाहर चले गए और कार्यालय का दरवाजा बंद कर दिया। जियांग फैंग, कल आपके समूह का मिशन पूर्वी महान दरार घाटी में जाकर वहां सक्रिय सभी लोगों को खत्म करना है। झोयू ने मिशन दस्तावेज को मेज पर रखा और गंभीर भाव से कहा, झो परिवार के मुख्य कबीले ने मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस का उपयोग करके 3 शिखर 8वें दर्जे के याओ जानवरों को नियंत्रित किया है। वे जानवरों की लहर का इस्तेमाल करके जियांग येचेन को घेर लेंगे। और सुरक्षा के लिहाज से पूर्वी ग्रेट रिफ्ट वैली में एक छोटा सा खंडहर भी है। जब एक निश्चित संख्या में सर्प मानवों को मार दिया जाता है, तो खंडहर खुल जाएगा। इससे भयंकर आपदा के कारण का भी पता चल सकता है और हम संदेह से मुक्त हो सकते हैं। बर्बाद करना। जियांग फैंग तब रह गया, तुम्हें पता होना चाहिए कि एक बार खंडहर खुल जाए तो कितना खतरनाक होता है। ये किसी भयानक लहर से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। झोयू ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा, यह एक छोटा सा खंडहर है जिसका खतरा स्तर भी है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने एक डिस्क कंट्रोलर निकाला और धीरे से कहा, ये राक्षसी लहर को नियंत्रित करने का ट्रिगर है। जब जियांग येचेन और उसकी टीम नाग लोगों को मार रही हो, तब आप इसे दबाते रहें, राक्षसी लहर तुरंत सक्रिय हो जाएगी। जियांग फैंग की निगाहें नीचे की ओर झुक गईं और वह उस डिस्क को घूरने लगा, जो प्रकाश में सफेद चमक रही थी। उसने उसे तुरंत नहीं उठाया। झोयू ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा, खड़ी हुई, उसके पास गई और उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, यही हमारा एकमात्र मौका है। जैसे ही जियांग येचेन की मृत्यु होगी, आप जियांग परिवार के उत्तराधिकारी बन जाएंगे और आपको कोई नहीं रोक सकेगा। क्या यही तुम्हारा सपना नहीं था? क्या तुम बीच में ही हार मान लेना चाहते हो? तुम्हारे पिता क्या सोचेंगे? जियांग फैंग की आंखें चौड़ी हो गईं, वह काफी देर तक चुप रहे, फिर उनका हाथ थोड़ा कांपने लगा और उन्होंने उसे उठाकर डेस्क से डिस्क उठा ली। झोयू के होठों पर मुस्कान आ गई, बहुत बढ़िया। हमारे साझा लक्ष्य के लिए जियांग फैंग को कोई गलती नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हम सभी बिना दफन स्थान के मर जाएंगे। जियांग फैंग ने डिस्क को कसकर पकड़ा, कुछ देर हिचकिचाया और फिर पूछा, समूह के अन्य सदस्यों की सुरक्षा का क्या होगा? आप क्या करेंगे? झोयू मुस्कुराया, आप निश्चिंत रह सकते हैं। मैंने आपके सभी मिशन ब्रेसलेट में 8वें दर्जे का टेलीपोर्टेशन ताबीज लगा दिया है। जैसे ही आपको चोट लगेगी, ब्रेसलेट आपको तुरंत पूर्वी ग्रेट रिफ्ट वैली से बाहर टेलीपोर्ट कर देगा। लेकिन जियांग येचेन के मिशन ब्रेसलेट में यह नहीं है। हालांकि जियांग फैंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा, तुम भूल गए, जियांग येचेन एक स्थानिक मार्शल आर्टिस्ट है, वह स्थानिक शटल का उपयोग कर सकता है। झोयू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, मैंने पूर्वी ग्रेट रिफ्ट वैली में आसपास के क्षेत्र को सील करने के लिए पहले ही एक संरचना स्थापित कर ली है। मिशन ब्रेसलेट के माध्यम से टेलीपोर्टेशन के अलावा अन्य सभी तरीके प्रभावी हैं। भले ही जियांग येचेन स्थानिक नाकाबंदी को तोड़ दे, पूर्वी महान दरार घाटी 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है। क्या वह स्थानिक शटल द्वारा बच निकल सकता है? पूरी चीन में एक स्थानिक मार्शल आर्टिस्ट की स्थानिक शटल का सबसे दूर का रिकॉर्ड केवल 100 किलोमीटर था और इसे सक्रिय करने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत होती थी। अंतरिक्ष शटल पर भरोसा करके पूर्वी ग्रेट रिफ्ट वैली से निकलना बिल्कुल असंभव है। जियांग येचेन का अंत निश्चित है। ये सुनकर जियांग फैंग को एक अजीब सी चिंता महसूस हुई। 3 8वें दर्जे के याओ बीस्ट और एक छोटा सा खंडहर, इस स्तर के खतरे से 8वें दर्जे के मार्शल सम्राट के लिए भी बचना मुश्किल होगा। इसके अलावा जियांग येचेन केवल 7वें स्तर पर है, जिससे एक अपरिहार्य मृत्युदंड बन जाता है। लेकिन उसे हिचकिचाहट क्यों हो रही थी? जब तक जियांग येचेन को हटा दिया जाता, तब तक उसे आखिरकार वह उत्तराधिकारी का दर्जा मिल जाता जो वह हमेशा से चाहता था। उनके पिता भी बहुत प्रसन्न होंगे। जियांग फैंग ने कुछ देर तक संघर्ष किया, फिर झोयू की ओर देखा और कहा, मैं समझ गया। झोयू ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, एक बार जब आप जियांग परिवार के उत्तराधिकारी बन जाएंगे, तो हमारे दोनों परिवारों को और अधिक बातचीत करने और अपने संबंधों को गहरा करने की आवश्यकता होगी। उसने मुस्कुराते हुए जियांग फैंग के हाथ में मौजूद डिस्क पर एक नजर डाली। जब तक जियांग फैंग इस पर जोर देता रहेगा, जियांग परिवार के उत्तराधिकारी की हत्या का अपराध कुछ होता रहेगा, तब उसे इसका लाभ मिलेगा। अध्याय 150 8वां क्षेत्र चौथा स्तर, मुझे मार्शल गॉड बनने में केवल 1 महीना लगेगा। अगले दिन सुबह दिन मेजबान को 8वें क्षेत्र के चौथे चरण तक पहुंचने के लिए बधाई। सिस्टम की आवाज सुनकर जियांग येचेन ने धीरे-धीरे अपनी धुंधली आंखें खोली, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। 1 महीने में 4 चरणों की उन्नति करने वाला 8वें स्तर का मार्शल सम्राट, ये गति सचमुच स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। जियांग परिवार के 8वें स्तर के मार्शल सम्राट के बुजुर्गों को एक चरण की सफलता प्राप्त करने में गई, यहाँ तक कि 1 दर्जन साल भी लग गए। अगर उन्हें पता चलता कि उसने 1 महीने में 4 चरण पार कर लिए हैं, तो वे शायद ईर्ष्या से मर जाते। इसके अलावा अपने कैस बॉडी, वॉट स्क्रिप्चर, वॉर रियल मिरर और अन्य उच्च स्तरीय उपकरणों के साथ उसकी स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली 8वें क्षेत्र की शक्ति वास्तव में एक मार्शल गॉड के बराबर थी। सेकंड सिस्टम बेहद मनोरंजक था। जियांग येचेन ने अनुमान लगाया कि 1 महीने से कुछ अधिक समय तक आराम करने से वह मार्शल गॉड के स्तर तक पहुंच जाएगा। एक योद्धा देवता। पूरे एशिया में केवल 5 ही मार्शल गॉड थे और यह मार्शल दाव का वो क्षेत्र था जिसे अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट हासिल करने का सपना देखते थे। इस दुनिया में जहां मार्शल दाव का सम्मान किया जाता था, वहां उनका दर्जा और प्रतिष्ठा अत्यंत उच्च थी। उनके हर शब्द और कार्य का संभावित रूप से एशिया की पूरी संरचना पर प्रभाव पड़ सकता था। अपने पिछले जीवन में उसे ऐसा लगता था कि एक मार्शल गॉड से बहुत दूर है और वह केवल अपने पिता की महिमा का आनंद ले सकता था, क्योंकि उसे एक मार्शल गॉड का पुत्र कहा जाता था, लेकिन उसमें मार्शल गॉड की योग्यता नहीं थी। अब मार्शल गॉड रीम उसकी पहुंच में था, एक ऐसा रीम जिसे प्राप्त करने के लिए अनगिनत मार्शल दाव प्रतिभाओं ने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया था, वह केवल 1 महीने की ढिलाई में उसे प्राप्त कर सकता था।
जियांग येचेन को मन ही मन खुशी महसूस हुई और उसने आंख भरते हुए कहा, धोखेबाजों के साथ जीवन वास्तव में आरामदायक होता है। खुशमिजाज होकर वह उठा, नहाया और अपनी सैन्य वर्दी पहन ली। दरवाजा खोलकर बैठक कक्ष में प्रवेश करते ही उनका स्वागत एक मनमोहक सुगंध ने किया। उसने कार्टून वाला एप्रन पहने सुलिन्यू को डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए देखा, जो उसकी जागने और खाना खाने का इंतजार कर रही थी। जियांग येचेन के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए, उनकी अपार शक्ति की तुलना में इस दृश्य ने उन्हें और भी अविश्वसनीय रूप से खुश कर दिया। उनके पिछले जीवन की तमाम कठिनाइयों ने उन पर उतना गहरा प्रभाव नहीं छोड़ा जितना इस रोजमर्रा के जीवन ने। भाई येचेन, जल्दी आओ और भोजन करो, हम अपने वनवास मिशन को ग्रहण करने के लिए एकत्रित होने वाले हैं। ठीक है। जैसे ही जियांग येचेन खाने की मेज पर बैठे, सुलिन्यू ने तुरंत उन्हें उनके पसंदीदा व्यंजन परोसे, यहाँ तक कि यह भी सुनिश्चित किया कि उनके बगल में रखा दूध सही तापमान पर हो। ऐसा लगा मानो वैवाहिक जीवन का अनुभव पहले से ही कर रहे हों। भोजन के बाद जियांग येचेन और सुलिन्यू अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण मैदान में गए। प्रत्येक दस्ते की टीम लीडर कृपया मंच पर आकर अपने वन्य मिशन ग्रहण करें। मिशन की कठिनाई आपकी टीम की ताकत पर निर्भर करेगी, इसलिए कोई भी स्थिति असंभव नहीं होगी। पोडियम पर मुख्य प्रशिक्षक झोंग ने सावधान मुद्रा में खड़े होकर समझाया। स्क्वाड 1 टीम लीडर कृपया मंच पर आएं। जियांग येचेन उनके साथ मंच पर आए। झोंग ने उन्हें 5 मिशन ब्रेसलेट दिए और जाते समय उनके होठों पर एक धूर्त मुस्कान थी। अपनी प्रबल आध्यात्मिक चेतना के साथ जियांग येचेन ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। उसने अपना सिर झुकाया और 5 मिशन ब्रेसलेट पर नजर डाली। अंतरिक्ष के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होने के कारण उसने तुरंत देखा कि उनमें से 4 में स्थानिक उतार-चढ़ाव मौजूद थे। हालांकि उनके खुद के मिशन ब्रेसलेट में यह बात नहीं थी। जियांग येचेन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम काफी अच्छा खेलते हो। मैं देखना चाहूंगा कि आप क्या सुखद आश्चर्य उत्पन्न कर सकते हैं। उसका चेहरा शांत था, वह झोंग की छल कपट भरी चालों से बिल्कुल भी नहीं डरता था। असीम शक्ति के सामने कोई भी योजना महज एक चाल थी। भाई येचेन, हमारा मिशन क्या है? सुलिन्यू ने पूछा। जियांग येचेन ने कंगन बाकी 4 लोगों को सौंप दिए। पूर्वी महान दरार घाटी में जाओ और दरार में सक्रिय सर्प लोगों को खत्म करो। मिशन की अवधि 3 दिन है। यह मुश्किल नहीं है, सबसे उच्च श्रेणी के सर्प लोग केवल 6 स्तर के होते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अधिकतम केवल 6 स्तर का। तान लॉन्ग के होंठ हल्के से फड़क उठे और उसने चू शिनचेन की ओर देखा। दूसरे ने भी बेबसी भरी मुस्कान दी। ऐसा लगता था कि वे इस तरह के दिखावटी आत्मप्रशंसा के आदी हो चुके थे। तो चलिए अब चलते हैं, सुलिन्यू ने पूरे जोश के साथ कहा। जियांग येचेन मुस्कुराया, उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की हर दिन इतनी अधिक ओरिजिन चीजें भरी क्यों रहती है। हालांकि उन्हें लगा कि यह मिशन इतना आसान नहीं था। अपने पिछले जीवन में शववाहक शिविर में 1 वर्ष की इंटर्नशिप के बाद प्रशिक्षुओं के अगले बैच के एक नए रंगरूप ने उसे बताया कि पूर्वी महान दरार घाटी के भीतर एक बी रैंक का खतरनाक खंडहर मौजूद है। ऐसा कहा जाता था कि उसके अंदर एक नाग स्त्री कैद थी, जो एक ही नजर से लोगों को पत्थर में बदल सकती थी। ये कुछ हद तक प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं की मेडुसा से मिलती जुलती थी। लेकिन खंडहरों को सक्रिय कैसे किया जाए, ये बात उस नए रंगरूप को भी नहीं पता थी। उस समय तो उसने सिर्फ मनोरंजन के लिए सुना और जांच पड़ताल करने की जहमत नहीं उठाई। जियांग येचेन ने एक पल के लिए विचार किया, उनकी निगाहें कुछ देर तक जियांग फैंग पर टिकी रहीं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। जियांग येचेन ने पूर्वी ग्रेट रिफ्ट वैली में सीधे टेलीपोर्ट करने के लिए अपनी स्थानिक क्षमता का उपयोग नहीं किया, बल्कि सैन्य वाहन से यात्रा करना चुना। वो मिशन को शीघ्रता से पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उसे अपना समय लेने की प्रक्रिया का आनंद आ रहा था। सैन्य वाहन पूर्व दिशा की ओर बढ़ा, बंद गोभी रेगिस्तान को पार किया और ग्रेट रिफ्ट वैली की उपस्थिति कस्बे में रुक गया। हालांकि अब 20 अक्सर सीमा पर दिखाई देते थे, फिर भी इसे यहाँ के लोगों के बीच जीवन की उम्मीद खत्म नहीं हुई थी। आप शहर में रात भर आराम कर सकते हैं और कल मिशन को अंजाम दे सकते हैं। रात के समय ग्रेट रिफ्ट वैली बहुत ही भयावह हो जाती है। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन हाल ही में ग्रेट रिफ्ट वैली में याओ 20 की सक्रियता में काफी वृद्धि हुई है। सुरक्षा सर्वोपरि है। सैन्य वाहन चला रहे अधिकारी ने आकाश की ओर देखा और उन्हें याद दिलाया। कोई बात नहीं, हमारी टीम बहुत मजबूत है, तान लॉन्ग ने आत्मविश्वास से कहा। हम जितनी जल्दी मिशन पूरा करेंगे, उतनी जल्दी वापस जा सकेंगे। चू शिनचेन को भी स्वाभाविक रूप से कोई डर नहीं था। सुलिन्यू ने जियांग येचेन की ओर देखा। भाई येचेन, आप क्या सोचते हैं? जियांग येचेन ने आंख भरते हुए कहा, युवा लोग इतने स्थिर नहीं होते। इतनी जल्दबाजी क्यों? हम इतने लंबे समय से हुआडोन में हैं और हमने यहाँ की स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं का अनुभव नहीं किया है। ये बहुत दुख की बात होगी। इस मिशन में अभी 2 दिन बाकी हैं, कोई जल्दी नहीं है। पहले एक दिन खेलते हैं। हम सुलिन्यू और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और अंत में असहाय भाव प्रदर्शित किए। ये जियांग येचेन की आलस करने की अनोखी शैली थी। यार, हम यहाँ एक मिशन को अंजाम देने आए हैं, इसका क्या मतलब है? जियांग फैंग ने ठंडे लहजे में कहा। तो आप अकेले चले जाइए, हम रहने के लिए कोई जगह ढूंढ लेंगे। तुम जियांग फैंग क्षण भर के लिए अवाक रह गया, फिर उसने ठंडी सांस छोड़ी और घमंडी अंदाज में बोला। ठीक है, येचेन टीम लीडर है, चलो उसकी बात सुनते हैं। चू शिनचेन ने मामले को सुलझाते हुए जियांग फैंग को अपनी ओर खींच लिया। बात वाला व्यक्ति आश्वस्त नहीं हुआ और उसने आगे कुछ नहीं कहा। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। ठीक उसी समय जब वह अधिकारी से पूछने ही वाला था कि उन्हें रहने के लिए जगह कहाँ मिल सकती है, सिस्टम की आवाज गूंज उठी। दिन सुस्ती का विकल्प सक्रिय हो गया। विकल्प 1 एक अनिवार्य वन्य मिशन का सामना करते हुए आप अपनी टीम के सदस्यों की पसंद सुनते हैं और इसे यथाशीघ्र पूरा करते हैं। पुरस्कार, दक्षता भाई का खिताब। विकल्प 2 जंगल में किसी मिशन का सामना करते हुए आप बस आलस करते हैं और उसे पूरा नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। इनाम, कम दर्जे का आलस्य उपहार पैक। विकल्प 3 एक अनिवार्य वन्य मिशन का सामना करते हुए आपको लगता है कि इसे पूरा करने में जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में जीवन का आनंद लेना बेहतर है। खुशी सबसे महत्वपूर्ण है। पुरस्कार, एडवांस स्लैकिंग गिफ्ट पैक। दिन, मेजबान को बधाई हो, उन्होंने एक शानदार विकल्प चुना है। इनाम, एडवांस स्लैकिंग गिफ्ट पैक। क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? अध्याय 101